सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे, वॉइस अभी आ रही होगी, एक बार जल्दी से कंफर्म करिए सभी लोग। जल्दी से कंफर्म करो एक बार, सारी चीज़ें प्रॉपर है। हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आईबी एग्ज़ाम के लिए मेरे लिए एंड ऑल्सो फॉर द सीरीज 2025। तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं टॉप 100 जो जीके के क्वेश्चन हैं उनको। ओके, करें स्टार्ट, किया जाए स्टार्ट, जल्दी बताओ। एग्ज़ाम बिल्कुल आईबी असिस्टेंट के लिए भी हेल्पफुल है। हेल्पफुल बस करते ना, हेल्पफुल। अरे पढ़ लो भैया, सबके लिए हेल्पफुल है। अलग से पढ़ाएंगे क्या? जब तक थंबनेल में लिखा ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। क्यों? हेल्पफुल है कि नहीं है बताओ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? गारंटी चाहिए हर चीज़ की। चलो भैया, आपको महाराष्ट्र सोलापुर से सुन रहे हैं? अच्छा, पता है तो करो इसी बात पे पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा हल्की स्टार्ट लेंगे और उसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चंस एंड उसके बाद ख़त्म, बस छुट्टी ख़त्म और क्या। पढ़ो फिर। पहला क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर इज बोरोड फ्रॉम? फ्रांस, जापान, कनाडा या फिर यूके? बताओ कहाँ से लिया है। चलो तो भाई फ्रांस से हमने क्या क्या लिया। अब जल्दी करना है ऐसा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी। और मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि आईबी एग्ज़ाम के लिए और वो सीडीएस के लिए भी हेल्पफुल रहेगी टोटली। परसों सुबह दैट इज़ 12 बजे, सुबह 9 बजे नहा धो के बैठ जाना। बस मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? 200 क्वेश्चन करवाएंगे, करके चले ना, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है? परसों यानी 12 बजे, सुबह 9 बजे। समझ आई बात? चलो हाँ, करंट अफेयर भी होगा परसों सुबह 12 बजे एकदम। एंड एकदम मैं बता रहा हूँ 200 क्वेश्चन करवाऊँगा, फिर बता रहा हूँ, फिर बता ही रहा हूँ, फिर ध्यान सुन लेना। फ्रांस से क्या लिया है? तो फ्रांस से लिया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये टर्म्स आए थे सामने निकल के। जापान से अगर बात करेंगे तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एंड कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से लिया है रेजिडुअरी पावर दैट वेस्ट्स इन सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन with a strong center and appointment of governor in states by center, C से सेंटर कनाडा। यूके से क्या लिया है? यूके से लिया है मार्शल लॉ या फिर मिलिट्री रूल, जो भी आप बोलना चाहें। किस आर्टिकल के तहत आता है ज़रा बताओ? मिलिट्री रूल सस्पेंड के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रोरोगेटिव राइट्स ली है, बाई कैमरलिज्म लिया है, द्विसदनीय विधानमंडल लिया है, सिंगल सिटीजनशिप दैट इज एकल नागरिकता ली है, ठीक? और क्या लिया है? और अंग्रेजीपन पे गर्व करना लिया है। हु असैसिनेटेड किंग बृहद्रथ ऑफ दी और भी तो तुमसे पूछ लें। अपना फेवरेट कंट्री तो छूट ही गया। क्या लिया है यहाँ से? रशिया से। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? जल्दी बताओ। और आयरलैंड से क्या लिया है? USA से क्या लिया है? तो रशिया से अगर बात करेंगे तो जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, जस्टिस कितने तरीके का दिया हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, ज़रा बताइए तो। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया है। ऑस्ट्रेलिया से कैसे याद करते हैं? STRA और L। S से है ज्वाइंट सिटिंग, S से सिटिंग है। ट्रा से ट्रेड एंड कॉमर्स है। क्या है? ट्रेड एंड कॉमर्स।
ट्रेड एंड कॉमर्स, और एल से लिस्ट है कौन सी, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसपे कि यूनियन स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं और दोनों ने बना दिया तो किसका प्रिवेल करेगा। आयरलैंड से देखो, आयरलैंड से कैसे याद करना है, रेड याद रखना, RED। आर से एक तो राज्यसभा में जो नॉमिनेशंस वगैरह होते हैं वो, ई से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एंड डी से तो आपको पता ही है DPSP। USA से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, किस आर्टिकल में दिया हुआ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस ली है, और क्या लिया है, और हमने इम्पीचमेंट लिया है प्रेसिडेंट का, प्लस रिमूवल ऑफ जजेस लिया है, जजेस का हो प्रेसिडेंट का हो, इन सब का जो रिमूवल है वो हमने USA से बोरो किया है। ओके, जुडिशियल रिव्यू अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 137 और ये जो पूछा जस्टिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, 3 तरह की है, लिबर्टी, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रैटर्निटी, सिर्फ फ्रैटर्निटी। 2, हु असैसिनेटेड किंग बृहद्रथ ऑफ द मौर्यन एम्पायर, अभी हल्के हल्के क्वेश्चन हैं, करो जल्दी से। मौर्य साम्राज्य के राजा बृहद्रथ की हत्या किसने करी थी, वशिष्ठा ने करी थी, कुजुल कटफिसेस ने करी थी, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर कनिष्का ने। तो भैया बृहद्रथ की हत्या करी थी पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने कि शुंग वंश की स्थापना करी थी। बृहद्रथ वॉज द लास्ट मॉडर्न एम्पायर रूलर। मौर्यन एम्पायर की अगर बात करें तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया कैसे, धनानंदा को हरा के, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द धनानंदा नंदा डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज महापद्मानंद। इसी के टाइम पे अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इंडिया में इन्वेजन किया था। कौन सा साल था जरा बताओ, अलेक्जेंडर ने कब इन्वेजन किया था, जब ये मगध का रूलर हुआ करता था, जहाँ पर पोरस को मतलब डिफीट किया था अलेक्जेंडर ने, ऐसा माना जाता है। और इसको बैटल ऑफ हिडास्पीस बोलते हैं, बिकॉज ये हिडास्पीस रिवर, जो कि कोई और रिवर नहीं बल्कि कौन सी रिवर है जरा बताओ, जिसका और नाम व्याथ भी है, वितास्ता भी है, कौन सी रिवर है, उसके बैंक्स में हराया था अलेक्जेंडर ने पोरस को। कुजुल कटफिशस की बात करेंगे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कुशान एम्पायर एंड कनिष्क वॉज द थर्ड एंड द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कुशान डायनेस्टी। ओके, झेलम 327 BC बिल्कुल सही है। झेलम में अगर हम डैम्स की बात करें तो अब डैम्स में क्या क्या डैम्स को याद कर सकते हैं, तो झेलम हमने ऐसे याद करते हैं कि ये करंट क्यों मार रहा है भाई, हम ऐसे याद करते हैं कि झेलम में किशन ने बुलबुल को झेल दिया, मतलब ढकेल दिया, धक्का दे दिया, तो किशन गंगा, तुलबुल और उरी, ठीक, क्लियर। और झेलम को ही हम के वितास्ता के नाम से जानते हैं। झेलम निकलती कहाँ से है, वेरीनाग से निकलती है। इंडस की सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है। कनिष्क की अगर बात करेंगे तो इनसे एक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है जिसका नाम है राबाटक इंस्क्रिप्शन, जो कि कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है अफगानिस्तान में। कनिष्क ने 4th बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी, 4थी बौद्ध संघ की थी, उसको होस्ट किया था इन द ईयर 72 AD, 72 ईस्वी में। और जब ये थ्रोन पे बैठे थे 78 AD में, तो वहाँ से शक संवत की शुरुआत हुई थी, साकारा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। कुशान वाले जो थे उनकी जो पहली कैपिटल थी दैट वाज पुरुषपुरा, जो कि आज पेशावर है। और बाद में इनकी जो दूसरी कैपिटल थी दैट वाज मथुरा। मथुरा फॉर्म ऑफ आर्ट जो है वो इन्हें कुशान एम्पायर वालों ने डेवलप करी थी, ठीक। इन्हीं के टाइम पे सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स और लार्जेस्ट होल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो है चला था इन्हीं के टाइम पे। फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स एंड द गोल्ड कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये आपको बताना है, बताइए। और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी सतलज और लार्जेस्ट है चेनाब। और फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन्स है, कॉइन्स एट्रीब्यूटेड टू किंग्स, वो इंडो ग्रीक्स ने स्टार्ट किए थे ना। यू कैन रिलेट है मिलिंद पन्हो, मियांडर, याद है आपको मियांडर कि मिलिंद पन्हो, जहाँ पे मियांडर और नागसेन के बीच में डायलॉग है, किसने लिखी है, किसी को नहीं पता है किसने लिखी है, ठीक है। तो उसका राइटर आपसे नहीं पूछेगा कभी। कौन सा सही है इसमें से, अगेन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। स्टैट्यूटरी बॉडीज आर स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा सही है इसमें से, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज आर स्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। एग्जाम्पल के तौर पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ले लो, ठीक है। देन आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ले लो, आप
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC ले लो। क्या आप यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को भी ले सकते हैं? बताइए जल्दी से। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, येस। तो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, बोथ एन बी आर ट्रू। ये भी देखना है करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है। अब जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज 102nd अमेंडमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था ना। आर्टिकल नंबर 338B में ये मैंशनड है। आर्टिकल 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, नेशनल 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है। दोनों को बाइफरकेट किया गया था 89th अमेंडमेंट से, जहाँ पर पहले ये दोनों एक ही साथ हुआ करते थे। 65th अमेंडमेंट ने इनको ऑफिसर से कमीशन बनाया, 89th ने इनको बाइफरकेट कर दिया था, ठीक है। और नॉन स्टैट्यूटरी क्या होती है, या फिर जिनको कि हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव के रेजोल्यूशन से क्रिएट की जाती हैं, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट की जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो यहाँ पर किसको, नीति आयोग को। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो यहाँ पे CBI को। CVC भी पहले हुआ करता था एग्जीक्यूटिव भी, लेकिन 2003 में स्टैट्यूटरी बन गया था ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 का सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? और एक क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। NHRC के जो चेयरमैन हैं उसकी रिटायरमेंट क्या एज और क्या टेन्योर कितना होता है, ये आपको बताना कमेंट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब दिख रही हूँ, क्या दिख रही है भाई? चलो, तो केरला, मिजोरम, छत्तीसगढ़ 65 और 6 गलत है, गलत है। हर चीज़ में 65 6 मार दो बस सही हो जाएगा, नहीं क्यों? हर चीज़ में 65 और 6 का रूल लगाते रहते हो। बिल्कुल 3 एंड किस एज तक? चलो भाई, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो केरला इसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, कितना है 1084। सेक्स रेशियो पे भी मैंने वीडियो भी डाली थी, आई होप आपने देखी होगी। और लोवेस्ट किसका है? लोवेस्ट हरियाणा का, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं, दिक्कत ये बात है। 879 है हरियाणा का। मिज़ोरम की अगर बात करेंगे तो इसका रफली 998 है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो इसका 956, और उड़ीसा की बात करेंगे तो 979। तो यहाँ पर पूछा है इनमें से लोवेस्ट किसका है, तो केरला तो हो ही नहीं सकता, ऑब्वियस बात, क्योंकि उसका हाईएस्ट है। तो आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, और ओवरऑल अगर सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो कितना है इंडिया का? 943 है। 2001 में 933 था। चाइल्ड सेक्स रेशियो मतलब 0 to 6 ईयर्स की बात करेंगे तो 927 था 2001 में, और अभी वो 914 हो चुका है। ठीक है, कहीं कहीं 919 भी हो सकता है वो, ठीक है, कहीं कहीं 919 भी लिखा होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि एक प्रोविजनल सेंसस भी आता है पहले, तो 914 या 919 हो सकता है, दोनों ध्यान रखना। अगला है 5th, हड़प्पन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज IBC वॉज एक्सकेवेटेड बाई। तो किसने एक्सकेवेट किया था उसको? बहादुर, दयाराम साहनी, NG मजूमदार, जॉन मार्शल, या फिर RD राखलदास बनर्जी। तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजो को एक्सकेवेट किया था, और दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा को। बात करें जॉन मार्शल को, तो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। हड़प्पा यू शुड नो कि रावी रिवर के बैंक्स पे है। यहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, तो ग्रैनरीज की अगर बात करेंगे तो 6 ग्रैनरीज इन ईच रो मिलती हैं, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर 6 ग्रैनरीज इन ईच रो देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है, और सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म में मोस्टली वही जो अनाज वगैरह उसी को पीसा जाता होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें अनाज के एविडेंस मिलते हैं। अनाज से याद आया कि बारले के जो एविडेंस है वो हमें किस IBC साइट से देखने को मिले? कहाँ पे? 2 सेट ऑफ फरोज देखने को मिले, दैट मीन्स प्लॉड फील्ड, जुता हुआ खेत देखने को मिला वहाँ से। जल्दी से बताइए। मोहनजो में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बाथ, डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू, और बियर्डेड मैन का यहाँ पर वो स्टेटाइट का बना हुआ यहाँ पर मिला, और साथ ही साथ उनकी हाइट भी आपको पता होना चाहिए। जैसे डांसिंग गर्ल का जो स्टैच्यू मिला ब्रॉन्ज का बना हुआ, उसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, और जो बियर्डेड मैन का स्टैच्यू है वो 17.5 सेंटीमीटर, क्योंकि पिछले बार IB में पूछा था ये डांसिंग गर्ल वाले का, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को,
ठीक है। मोहनजो आपको पता होगा इंडस रिवर के बैंक्स पे है। ओके, सेट ऑफ फरोज़ की अगर बात करेंगे तो जो कालीबंगान है, जो राजस्थान में पड़ती है, कालीबंगान ब्लैक बैंगल्स जहाँ पर देखने को मिले, तो यहीं पे प्लॉट फील्ड और ये 2 सेट ऑफ फरोज़ हमें देखने को मिले। और यहीं पे हमें फायर अल्टर भी देखने को मिला। फायर अल्टर का मतलब है कि आग की वेदी देखने को मिली। और फायर अल्टर सिर्फ यहाँ से तो देखने को मिला नहीं, एक और साइट थी, ज़रा कमेंट में बताइए वो कौन सी साइट थी जहाँ पर हमें डॉक यार्ड जो शिप्स थे वो डॉक करते थे और वो एंशियंट पोर्ट भी था। दैट वाज लोथल। लोथल में बरियल सिस्टम कैसा था? डबल बरियल था, यानी कि ट्विन बरियल जिसको बोलते हैं। हड़प्पा में कैसा था? हड़प्पा में कॉफिन बरियल था, कॉफ़ी पी के लोग यहाँ पर बरी किए जाते थे, नहीं तो कॉफिन होता था कफन, उसमें जो है इनको बरी किया जाता था। एक क्वेश्चन बस आप बता देंगे कि जाइंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम, जाइंट वाटर रिजर्वायर कहाँ पे देखने को मिलता है? और ओल्डेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट इन इंडिया अगर मैं बात करूँ तो कौन सी है? और ध्यान रखना है जो कोट दीजी वगैरह हैं ये सब मोहनजो के पास में पड़ती हैं। काउंसिल ऑफ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। The President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the Cabinet. The Council of Ministers must have members from both the houses of the Parliament. Okay. Giant water reservoir कहाँ पर? धौला, वीरा, खादिया बेट आइलैंड में ये देखने को मिलेगा। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। बाकी सारी जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं। ये वेस्टर्न टाउन जो होता था वो हायर होता था, सीटाडेल कहलाता है, जिसको एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे रूलिंग क्लास रहता है। और यहाँ पर कॉमन लोग लोअर टाउन। ओल्डेस्ट है भिराना हरियाणा में। और राखीगढ़ी भी कहाँ है? लार्जेस्ट है वो इंडिया में, वो भी हरियाणा में है, ठीक है। और सिटी विदाउट सीटाडेल कौन सी है? वो है आपकी चनहुदड़ो, जो कि कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। चलो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। अच्छा, बिल्कुल सही है। कैसे पता हमें? हमें ऐसे पता, आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 3 यही बोलता है। हाउस ऑफ पीपल लिखा हुआ है बस यहाँ पे। ओके, इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन या सेंसर मोशन को पास किया जाता है। आई होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल वर्स्ड विथ डिफरेंस बिटवीन सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि ये भी पिछले आईबी में क्वेश्चन बन चुका है सेंसर और नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। तो सेंसर मोशन जो है एक मिनिस्टर या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ एंटायर के खिलाफ लाया जा सकता है, एक के खिलाफ नहीं। इसको लाने के लिए यहाँ पे कोई सच मेंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कितने नंबर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए। यहाँ पर 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए तभी आ सकता है, ठीक। एंड देन अगर ये पास हो गया तो मस्ट रिज़ाइन, यहाँ पे रिज़ाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ नीड नॉट रिज़ाइन, ठीक है, नीड नॉट रिज़ाइन। और क्योंकि यहाँ पर 50 लोगों के अप्रूवल से लाया गया तो यहाँ पर रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेंसर मोशन में रीज़न बताने की ज़रूरत होती है। 20% नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसको कि ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट ऑफ 2003, उसमें बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 15% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, जो दिल्ली के केस में 10% है, ओवरऑल यूनियन के केस में और सारे स्टेट्स के केस में 15% है, एक्सेप्ट इन दिल्ली जहाँ पर वो 10% है। यू कैन रिकॉल हेयर आर्टिकल नंबर 269A एंड 269AB। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर, गया ले The President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. Yes, this particular provision was added through which constitutional amendment? Tell me fast. Council of Ministers must have members from both the houses of the parliament. ऐसा कब हुआ भाई? ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका, 1 और 3 हो जाएगा। तो रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, ये 44th अमेंडमेंट ने बोला था 1978 ने, जिसने कि पहली बार कैबिनेट वर्ड को डिफाइन किया था, मेंशन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे पहले नहीं था। ये क्यों लाया गया था प्रोविजन को? बिकॉज हमें पता है 3 बार भारत में इमरजेंसी आई है, 1962 में, 1971 में और 1975 में, ठीक है। 25 जून संविधान हत्या दिवस रिकॉल कर सकते हो यहाँ पे। तो 1975 में जो आई थी वो इंदिरा गांधी लाई थी, और उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? जल्दी से बताओ भैया, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। तो इनसे क्या बोला,
इंदिरा गांधी ने कि लगा दी, बिना कैबिनेट से पूछे, बिना कैबिनेट का अप्रूवल लिए इंदिरा गांधी ने। और फिर आपको पता है वो ये जो इमरजेंसी लगी थी, ये तो वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगी थी, ठीक है। आपको पता है 3 ग्राउंड्स होते हैं इमरजेंसी लगाने के, ये तो वॉर, ये तो एक्सटर्नल एग्रेशन जिसको कि एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था पहले, जो कि इंटरनल इमरजेंसी होती है। ये होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी और ये होती है इंटरनल इमरजेंसी। और इसी वर्ड को रिप्लेस करके आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया, किस अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से। और 44th अमेंडमेंट नहीं बोला कि सुनो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा आपको 2 महीने के अंदर नहीं, प्रेसिडेंट ने अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी है तो विद इन 1 मंथ आपको अप्रूवल लेना होगा पार्लियामेंट से, एंड दैट टू विद दी स्पेशल मेजॉरिटी। और अगर रिवोक करना है तो प्रेसिडेंट खुद से रिवोक कर सकता है, नो डाउट। और अगर लोकसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया सिंपल मेजॉरिटी से तो हटाना ही पड़ेगा इमरजेंसी को। लोकसभा का टेन्योर इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, एट अ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम बढ़ाया जा सकता है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी अगर ये वंस अप्रूव हो गई तो कितने टाइम तक कंटिन्यू होती है। जैसे ठप्पा लग गया पार्लियामेंट का स्पेशल मेजोरिटी से, तो कितने टाइम तक रहेगी इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, एंड यू शुड नो कि 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में स्टेट इमरजेंसी नहीं है, उसको बोल देते हैं स्टेट इमरजेंसी, वो प्रेसिडेंट रूल है। और उसका ग्राउंड क्या है? 356 में लिखा हुआ और 365 में लिखा हुआ है। तो अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाए 356, और 365 में क्या है कि अगर स्टेट डायरेक्शन फॉलो करना बंद कर दे सेंटर के, तो क्योंकि आर्टिकल नंबर 355 में सेंटर को ड्यूटी दी गई है कि स्टेट को तुम्हें चलाना अच्छे से, तुम्हारे छोटे भाई की तरह वो। और 360 में आपको पता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, जो आज तक नहीं लगा है। प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा है और वो भी कितनी बार लगा है, आप बताएंगे। कौन सी डायनेस्टी है जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर इनका टाइम पीरियड भी बताना है। बिल्कुल सही सभी का। तो खिलजी डायनेस्टी नहीं है, ये आंसर होगा मामलुक डायनेस्टी। तो इसको हम इस तरह से याद करते हैं कि भाई सख्त सा लौंडा है कोई, ठीक है। और एस से हो जाता है आपका स्लेव, के से हो जाता है खिलजी डायनेस्टी, टी से हो जाता है तुगलक, यहाँ से हो जाता है सैयद, और लो से हो जाता है लोधी। मणिपुर में लगा है सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल और 11 बार लगा है, बिल्कुल बात सही है। पहली बार पंजाब में लगा था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं लगा है प्रेसिडेंट रूल, ये चीज़ ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया। तो इनकी बात करें, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब देखो यार, ये जो दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक है, मैं बता दूं, जो भी अगर IB के एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो, जो कि जा ही रहोगे तभी ये लेक्चर देख रहे हो, तो बेटा अच्छे से इसको स्लेव डायनेस्टी को कर लेना, बहुत अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आपको धरा मिलेगा फॉर श्योर, ठीक। तो स्लेव डायनेस्टी की अगर टेन्योर की बात करेंगे तो 1206 से लेके 1290 तक था ये। खिलजी की बात करेंगे तो 1290 से लेके 1320 तक था। तुगलक की बात करेंगे तो 1320 से लेके 1413 कहीं मिलेगा, तो कहीं 1414 मिलेगा। 1414 से लेके 1451 तक है सैयद, और लोधी 1451 से लेके 1526, 1526। अब जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो तुम फिर जाओ दिल्ली सल्तनत को लेक्चर के बाद, क्लास खत्म होने के बाद अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते हैं, ठीक है। स्लेव में पहले कौन आया था? आंखें बंद करो, कुतुबुद्दीन ऐबक आया था 1206 से लेके 1210। इसको लाख बख्श बोलते हैं, ईयर ऑफ लैक्स। ये पोलो खेलते तो ये मरा था, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, और कुव्वतुल इस्लाम यहाँ पे क्या बोलते हैं मैं दिल्ली में बनवाया था, और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। लेकिन उसको कंप्लीट किया था अगले रूलर इल्तुतमिश ने, जो इसका दामाद था, स्लेव भी था, यानी कि आपका ये क्या बोलते हैं, स्लेव था मतलब गुलाम था, और ठीक है गुलाम था। और ये जरा बताओ ये किस पर्टिकुलर डायनेस्टी से, मतलब ये ट्राइब से आते थे? ध्यान रखना, यहाँ पे ट्राइब लिख रहा हूँ, इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे सब के सब, ठीक है, इलबारी ट्राइब। खैर फिर आंखें बंद कर लो। तो इल्तुतमिश 1210 से लेके 1236 तक रूल करता है। सिल्वर टंका लाता है, कॉपर जीतल लाता है, और इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। इक्ता सिस्टम, चहलगानी सिस्टम, ठीक है, चहलगानी सिस्टम को बुलाता है। ग्रुप ऑफ 40 स्लेव। इक्ता मतलब काइंड ऑफ लैंड रेवेन्यू टाइप था, कि सोल्जर्स मेंटेन करो और लैंड का तुम्हें राइट दे देंगे, उस तरह का था, ठीक है। कुतुब मीनार का इसने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था, और सबसे पहले तो उसने काम किया था कि लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया था, बिकॉज पहले इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की वही हुआ करती थी, लाहौर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना आती है 1236 से 1240, यानी 4 साल के लिए सिर्फ, और शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री में। लेकिन उसको फिर वो क्या है ना कि वो जो क्या बोलते हैं, अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया
अल्तुनिया ने भटिंडा के फोर्ट में, जो गवर्नर ऑफ एक तरह से रूलर था भटिंडा का, उसने भटिंडा फोर्ट में इनको बंद कर लिया, कैद कर लिया। दोनों की शादी हो गई, दोनों वापस आ रहे थे, दोनों की मतलब डेथ हो गई फिर, ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि किसको रिकॉल कर सकते हैं, कौन सा क्रॉनिकलर था इसके टाइम पे जिसने, इल्तुतमिश के टाइम पे, जिसने बताया था कि रज़िया ज़्यादा एबल थी इल्तुतमिश के लड़कों से। देन ये जो बीच का टाइम पीरियड चलता है 1240 से लेकर 1266 1266 तक, थोड़ा सा इंडिसाइसिव था, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल टाइप था। बलबन आता है, चहलगानी ख़त्म करता है, इक्ता नहीं ख़त्म करता है, इक्ता खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ख़त्म करता है, ध्यान रखना। तो 12 वो ठीक है, और दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करता है, सजदा पैबोस शुरू करता है, यानी हमारे सामने झुको, हमारे फीट को किस करो, पैबोस करो। देन इसने क्या किया था, इसने पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन लाया था, नवरोज़ फेस्टिवल स्टार्ट किया था, तुगरील बेग की कैंची बनवाई थी, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था तो वो मान नहीं रहा था डायरेक्शन, ठीक है, तो उसको मरवाया था तुगरील बेग को। और बस, और नवरोज़ तो फेस्टिवल स्टार्ट किया था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कैकुबाद था, वो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खिलजी आती। खिलजी के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो अलाउद्दीन खिलजी है, तो उसके बारे में सारी चीज़ें आप रिकॉल करो। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या रिकॉल कर सकते हो, 3 तरह के टैक्स लगाए थे उसने, घरई चरई और घरई तो था जो हाउस टैक्स था, चरई जो था आपका पेस्टल टैक्स था, और जजिया। देन अगर बात करेंगे, इसने मार्केट रिफॉर्म्स लाया था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। 3 तरह की मार्केट बनाई थी, एक तो कपड़े के लिए सराय आदिल, एक अनाज के लिए, ठीक है, उसको देख रेख करता था शहनाई मंडी करके ऑफिसर था, शहना मतलब ऑफिसर, और एक होता था स्लेव मार्केट। इसने क्या किया था, दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, चेहरा मतलब हुलिया ऑफ दी सोल्जर्स, ओके। एंड इसी ने इकदा सिस्टम को ख़त्म करने का काम किया था। इसका कोड पोएट था आमिर खुसरो, जिसको इसने टाइटल दिया था तूते हिंद का। इसका मिलिट्री कमांडर मलिक काफूर था, जिसने कि साउथ इंडिया में एक्सपीडिशन किए थे, जहाँ पर इसने होयसाल ऑफ हालेबीडू या द्वार समुद्रम भी जिसको बोलते हैं हालेबीडू को, और यादव ऑफ देवगिरी को, ककातिया वारंगल को, और पांडे ऑफ मदुरई को हराया था। उसको 1000 दिनारी के नाम से जानते थे। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें, इसने अलाई दरवाज़ा जो एंट्रेंस है किसका, कुतुब मीनार का, उसको बनाने का काम किया था। हौस खास बनवाया था इसने। सीरी फोर्ट का निर्माण किया था, और जो सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली है दैट इज़ सीरी, उसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसने 1296 से लेकर 1316 तक रूल किया था। इसके बाद इसका बेटा था ओमर था, ठीक है, ओमर को मार दिया था किसने, इसके बड़े बेटे ने, उसका नाम बताइए जल्दी से। और फाइनली ये खिलजी डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी के बाद। तुगलक आती है। तुगलक में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो MBT मोहम्मद बिन तुगलक से बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, दीवाने को ही एक नया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। उसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते थे, क्यों, क्योंकि उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी, फेल्ड। उसने कैपिटल शिफ्ट किया दिल्ली टू दौलताबाद या देवगिरी, फेल्ड। उसने कराची खुरासान एक्सपेडिशन स्टार्ट किया, फेल्ड, ठीक है। उसने जो लो पोस्ट पे बैठे हुए थे, जैसे गार्डनर होते थे, 2 गार्डनर थे, लाडा पीरा, वाइन डिस्लर था, इन सबको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया, जिसके बारे में ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी किताब तारीख फिरोज शाही में बताया भी है, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक आया था, उसने जो है मेनली तो एग्रीकल्चर के लिए काम किया, डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए, टैंक्स वगैरह बनाए, ये सारे काम उसने किए। और उसने जो है एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव दैट इज़ दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात शुरू करा था फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद जो थे, फिर तुगलक क्या था, तुगलक के टाइम पे वो आया था, तैमूर आया था। तैमूर ने आक्रमण किया था इस टाइम पे, ठीक है। तैमूर ने आक्रमण किया था, और महमूद शाह तुगलक उस टाइम पे रूलर था। कौन था, महमूद शाह उस टाइम पे रूलर था। अगर बात करें चंगेज़ खान की, ठीक है, चंगेज़ खान की, तो वो आया था किसके टाइम पे, चंगेज़ खान जो है इल्तुतमिश के टाइम पे। वो आया नहीं था, लेकिन इल्तुतमिश का वो कंटेम्प्रेरी था, उसी टाइम इंडिया पे घूम रहा था। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के टाइम पे तैमूर आया था, और उसी के डिसेंडेंट टाइप थे सैयद, जिनको यहाँ छोड़ गया था ये, इन्होंने रूल किया। फाउंडर कौन था इनका, फाउंडर था खिज़्र खान, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड देन आपको पता है लोधी आते हैं, जो डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर बहलोल लोधी फाउंडर था। सिकंदर लोधी गुलरुखी करके पोएम्स इसने बनाई थी, और गज़े सिकंदरी करके इसने यार्ड वो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्टार्ट करी थी। लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने हरा के लोधी डायनेस्टी को ख़त्म किया, पूरी दिल्ली सल्तनत को ख़त्म किया, और हमारे इस क्वेश्चन को ख़त्म किया। आगे बढ़ो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेजर्ट रिवर्स विच फ्लो फॉर सम डिस्टेंस एंड आर लॉस्ट इन द डेजर्ट। भाई डेजर्ट में ख़त्म हो जाती हैं जाके, कौन सी हैं, बताओ जल्दी से। तो एक तो हम जानते ही हैं वो, लेकिन है नहीं, लूनी, वो तो है नहीं इसमें, तो फिर कौन सी है, धालेश्वरी। धालेश्वरी तो यार बांग्लादेश में है, क्यों भैया, धालेश्वरी तो बांग्लादेश में। आंसर होगा रुपेन, ठीक है, रुपेन ऑप्शन नंबर 3 आपकी लूनी है, रुपेन है, ये सब डेजर्ट में ख़त्म हो जाती हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो, पॉलिटी से ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से। खिज़्र खान,
ओपिनियन बिल्कुल सही है सर। इससे आईबी हो जाएगा क्लियर, प्लीज़ बता दीजिए। मैं क्या बोलूँ। 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज़। अर्बन लोकल बॉडीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल इसने क्या स्टेटस दिया 73rd अमेंडमेंट ने। बिल्कुल गलत बात है, 74th ने दिया था वो। 73rd ने रूरल लोकल बॉडीज़ को दिया था, जिनको हम पंचायत बोलते हैं। ये क्या है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। म्यूनिसिपैलिटी कितने तरह की होती हैं ज़रा बताना है तो कमेंट में। और कौन सा आर्टिकल है, कौन सा शेड्यूल है। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ जो 1996 का एक्ट है, एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू द ट्राइबल एरियाज़ ऑफ दी 12 स्टेट। नहीं, जो 5th शेड्यूल्ड एरियाज़ है ना, वहाँ पर एक्सटेंड करता है पंचायत के प्रोविजंस को पेशा, एक्ट ऑफ 1996। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो ये तो गया। द नेशनल पंचायती राज डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 24th अप्रैल एवरी ईयर। ये भी बात सही है, मतलब यही बात सही है बस। तो तीसरा सही हो जाएगा 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही लागू किया गया था इसको, जो ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 73rd वाला 1992 में, उसको। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन, हिंदी में दिखाना भूल जाता हूँ मैं। 73rd और 74th। 73rd ने क्या किया था, पार्ट नंबर 9 लाया था। 74th ने पार्ट नंबर 9A लाया था। इसने शेड्यूल नंबर 11 लाया था, इसने शेड्यूल नंबर 12 लाया था। शेड्यूल नंबर 11 में 29 फंक्शनल मैटर्स हैं, इसमें कितने 18 फंक्शनल मैटर्स हैं। ये पंचायत तो ये म्यूनसिपैलिटी की बात करता है। पार्ट नंबर 9 की बात करेंगे 243 से लेकर 243O के बीच में, जिसमें एक एक आर्टिकल रटा हुआ होना चाहिए। और यहाँ बात करेंगे 243P, यानी उसके आगे से लेकर 243ZG तक है। ठीक है, फिर ZG तक है, फिर ZH से लेके ZT तक कोऑपरेटिव सोसाइटी है पार्ट नंबर 9B में, जिसको कि किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ये आप बताएंगे। देन म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करेंगे तो वो 3 तरह की होती है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है बड़े शहर के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है छोटे के लिए, और नगर पंचायत होती है ट्रांजिशनल एरिया के लिए, फ्रॉम रूरल टू अर्बन। पंचायत भी हमारा 3 टियर होता है, बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे वी नो। ये होता है ग्राम पंचायत सबसे विलेज लेवल पे, पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पे, और आपका जिला परिषद एकदम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, इंटरमीडिएट पंचायत स्टैब्लिश करना कहाँ मैंडेटरी नहीं है, जहाँ पे 2 मिलियन यानी 20 लाख से पॉपुलेशन अगर कम है तो। अशोक मेहता कमेटी ने बोला था नहीं 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 नहीं, 2 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू करो, लेकिन बलवंत राय ने क्या बोला था। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी थी, अशोक मेहता 1977 में बनी थी, और LM सिंघवी ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को लेके किसने बात कही थी, LM सिंघवी जो कमेटी थी उसने बात की थी। ठीक है, थुंगॉन कमेटी भी बनी थी पंचायती राज को लेके ही। अकबर abolished जजिया द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स इन 1564. The mansabdari system, a grading of civil and military officials, was introduced by Shah Jahan. Aurangzeb was the last of the prominent Mughal emperors, and his reign marked the beginning of the decline of the Mughal Empire. तो अकबर ने जजिया को एबॉलिश किया, जो कि टैक्स था मुस्लिम्स पे। बिल्कुल सही बात है। मनसबदारी सिस्टम, अ ग्रेडिंग ऑफ सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां। नो नो नो, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, मनसबदारी की अगर बात करें तो ये 1571 में आया था, 1571 में। हम याद कैसे रखते हैं इसको, फैट मैन से याद करते हैं, अपनी फेमस किताब फैट मैन से। तो फैट से है फतेहपुर सीकरी। कब बनवाया था अकबर ने, 1570 में। और मनसबदारी कब लाया था, 1571 में। मनसब का मतलब होता है रैंक, तो रैंक किस बेसिस पे अलॉट की जाती थी, तो जट होते थे। जट का मतलब है पैदल सेना जो होती थी। ठीक, और सवार होते थे आपके जो घुड़सवार होते थे, तो इसके बेसिस पे आपकी रैंक अलॉट होती थी। रैंक आपकी 10 से लेके 10,000 तक गई है। ठीक है, जो हायर मनसब होती थी वो रिजर्व्ड होती थी, जो कि रूलर्स के बेटे वगैरह होते थे। जैसे अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर वगैरह था। ठीक है, तो उनके लिए सब रिजर्व्ड होती थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो लेकिन अकबर के टाइम पे 7,000 तक ही गया था, 7,000 तक। ठीक है, और फिर बाद में 10,000 तक भी गया है। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द प्रोमिनेंट मुगल एम्परर्स एंड हिज रेन मार्क द बिगिनिंग ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। बिल्कुल, औरंगजेब एक नंबर का पगलैट आदमी था। ये 25-26 साल तक अपनी कैपिटल सिटी दिल्ली गया ही नहीं। जब गया यहाँ पे गया, बस यहीं का होके रह गया, क्योंकि ये वापस कभी जा नहीं पाया। ये तंग हो चुका था मराठा से।
ठीक है। एक छत्रसाल की भी स्टोरी है, उसको लेके मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा तो उसमें सुनना, ठीक है। और आई थिंक सीडीएस वाले जानते होंगे क्योंकि यूपीएससी में सीडीएस में क्वेश्चन पूछ चुका है। छत्रसाल बुंदेला, यहाँ पर बुंदेलखंड है ना, आपको पता होगा, यूपी एमपी के बॉर्डर में ये जो पन्ना वन्ना आसपास रीजन है, पन्ना महोबा ये इधर के आसपास, तो बुंदेलखंड का जो रीजन है, यहाँ से जो है एक रूलर थे छत्रसाल, वो गए थे छत्रपति शिवाजी से, ठीक है। उन्होंने मोटिवेट किया छत्रसाल को कि भाई लड़ो, चाहे भले जितनी छोटी सेना हो, लेकिन अपने स्वराज के लिए लड़ो। ये वापस गए और इन्होंने औरंगजेब की नाक पे दम कर लिया। फिर औरंगजेब ने क्या बोला, औरंगजेब ने बोला भाई माफ़ कर दो यार, मनसब ले लो 500 की, लेकिन थोड़ा सा रहम करो, वैसे ही मराठा जीने नहीं दे रहे, अब तुम भी वहाँ पर वो किए हो, ठीक है। तो 1707 में फाइनली मर गया, और जैसे मरा वैसे ही इस एम्पायर का, मुगल एम्पायर का पूरा सत्यानाश हो गया, ठीक है। तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3। औरंगज़ेब की अगर बात करेंगे तो जो इसकी वाइफ थी, ठीक है, तो उसके याद में इसके बेटे ने कुछ बनवाया था औरंगाबाद में, उसका वो बता सकते हैं आप? उसका नाम, लड़के का नाम तो प्रिंस आजम शाह था, बनवाया क्या था जिसको कि हम सेकंड ताज के नाम से भी जानते हैं? औरंगज़ेब मतलब वो औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद पहले हुआ करता था, अभी वो संभाजी नगर हो चुका है। बताइए चला जल्दी से, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? बीबी का मकबरा, ठीक है, उसका नाम बीबी का मकबरा है। पूरी ताज की तरह ही लगता है वो, फेक ताजमहल नहीं है। राबिया दुरानी, यस, राबिया दुरानी उसकी वाइफ का नाम था। चलो, INC was formed in 1885 with A.O. Hume as the first president. The Muslim League was founded in 1906 and proposed the idea of the separate electorate for Muslims with the Lucknow Pact. The All India Kisan Sabha was established in Lucknow in 1936 to address the issues of the peasantry. The Ghadar Party was an international political movement funded by Punjabi Indians in the United States and Canada with the aim of liberating India from British rule. IB में जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को बताया था कि एक स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जिसमें जो कि बड़ा आसान होता है, उसको पकड़ना होता है, जो कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है। लेकिन आप वो तभी पकड़ पाओगे अगर आप फुल्ली अवेयर हो। अगर आप अवेयर नहीं हो तो चूक जाओगे और फिर आप बस पढ़ते ही रहोगे, आपका टाइम जाता रहेगा। जैसे कि INC 1885 में बनता है, और ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि पूरा स्टेटमेंट गलत नहीं होता, जो होता है वो आधा सही होगा। जैसे कि INC वॉज फॉर्म्ड इन 1885, AO ह्यूम, हाँ बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, पूरा पढ़ो। 1885 AO ह्यूम एज फर्स्ट प्रेसिडेंट, 1885 में बनी थी, सही है। AO ह्यूम ने बनाई थी, सही है, लेकिन AO ह्यूम उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं था, वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। तो पहला वाला गलत हो गया, और पहला वाला गलत हो गया तो आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बहुत ही आसान से फैक्ट है ये। आपको पता है, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई नहीं है तो नहीं है, AO ह्यूम तो पहला प्रेसिडेंट नहीं था। समझ रहे हैं आप? अगर जैसे कि यहाँ पर 1 to 4, तो 1 to 4 का मतलब है तीसरा वाला भी गलत होना चाहिए। सॉरी 2 3 4, तो 2 3 4 ना, तो फिर कोई गलत नहीं 1 के अलावा। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां बनाते हैं। आपको पता है क्यों बनाते हैं? 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है, 1905 में, रिकॉल करो, बंगाल पार्टीशन जुलाई 1905 में अनाउंस होता है, अक्टूबर में इन्फोर्स होता है। करजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में डिवाइड किया था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी था, बांग्ला बोलते थे, और वेस्ट बंगाल में हिंदी और मोस्टली हिंदूज थे। तो हिंदू मुस्लिम लाइन की डिवाइड पे किया था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से हमें डिवीजन करना पड़ रहा है। ये डिवीजन ख़त्म किया गया था 1911 में। लॉर्ड हार्डिंगे जब उस समय वॉइसरॉय हुआ करता था, तो उसने दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया था। एंड डू यू नो, उसी टाइम पे जो मुंबई का जो फेमस गेटवे ऑफ इंडिया है वो तभी बना था, ठीक है, क्योंकि दरबार जो कोरोनेशन हो रहा था, किसका कोरोनेशन के लिए दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, तीसरा वाला 1911 में, जहाँ पर ये अनाउंस किया गया था कि बंगाल के पार्टीशन को एन्यूल किया जाता है और अब से इंडिया की कैपिटल कैलकाटा नहीं दिल्ली होगी। तो 1912 में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी भारत की। और इसी चीज़ से नाखुश होकर लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ साइन किया 1916 में। 1916 में लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस जब हुआ था, वहाँ पे लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस एक मायने से और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट को वापस कांग्रेस में लिया गया था, क्योंकि 1907 में स्प्लिट हो गया था कांग्रेस का, और उसके बाद फिर से इनको एक्सट्रीमिस्ट को अंदर लिया गया था। किंग जॉर्ज 5, बिल्कुल सही है, किंग जॉर्ज 5 का, इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है बनाया गया था। इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? इंडिया गेट बनाया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो थर्ड एंग्लो अफगान वॉर था, उसमें जिन लोगों ने शहादत दी है भारतीय सोल्जर्स ने, उनका नाम लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। तो दूसरा वाला सही है, बाकी तो सब सही हैं फिर, ओके।
और लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस को प्रिसाइड किसने किया था, सूरत को किसने प्रिसाइड किया था, ये बताएंगे। लखनऊ में क्या था, कांग्रेस लीग ने, मुस्लिम लीग ने ज्वाइंट डिमांड रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने। ऑल इंडिया किसान सभा वॉज स्टैब्लिश्ड इन लखनऊ इन 1936। किसने बनाया था इसको, ऑल इंडिया किसान सभा को, एस से नाम शुरू होता है उनका। तीसरा भी सही है, किसने बनाया था, सहजानंद सरस्वती। एंड पहला कौन सा सेशन था कांग्रेस का जो गांव में हुआ था, विलेज में हुआ था, वो महाराष्ट्र का एक गांव है, बताइए कब हुआ था वो सेशन। गदर पार्टी वॉज एन इंटरनेशनल पॉलिटिकल मूवमेंट फंडेड बाई पंजाबी इंडियंस इन द यूएस। बिल्कुल, गदर पार्टी 1913 में 1913 में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद बरकतुल्ला, ये सब फाउंड किए थे 1913 में। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। इससे एसोसिएटेड एक इंसिडेंट है जो आपको पता होना चाहिए, और वो इंसिडेंट है कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जो 1914 में हुआ था। जो एक शिप का नाम था कोमागाटा मारू, जो हांगकांग या सिंगापुर से सेल करी थी कनाडा वैंकूवर तक, ठीक है, इसको लेके ये था। फैज़पुर में सेशन हुआ था, फैज़पुर में 1937 में, 1937 में, और 1938 और 39 के सेशन तो आपको पता ही है। 1938 का हरिपुरा में हुआ था, और 1939 का फिर आपका त्रिपुरी में हुआ था, जिसके बाद रिज़ाइन कर दिया था किसने, बोस जी ने, क्योंकि दोनों में वही प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। उसके बाद उन्होंने खुद की पार्टी 1939 में बना ली थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो विद इन दी कांग्रेस ही फॉर्म हुई थी, आपको ध्यान रखना है। उन्होंने एक टाइगर लीजन करके एक पार्टी बनाई थी, वो आपको बताना है उन्होंने कब बनाई थी। इंडिया लीजन, ठीक है, टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन उन्होंने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने। कब बनाई थी, 1942 1942 में। कहाँ बनाई थी, बर्लिन जर्मनी में, याद रहेगा। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन 1942 बर्लिन जर्मनी, ओके। फॉरवर्ड ब्लॉक समझ गया, 1939। एक और कोई कमेटी बनाई थी, बताओ जरा वो कमेटी कौन सी थी। तो 1938 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, NPC, जिसके पहले चेयरमैन नेहरू थे। दिल्ली चलो, जय हिंद, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, ये नेताजी के स्लोगन्स थे। 23 जनवरी जिस दिन पराक्रम दिवस मनाते हैं, उस दिन उनका जन्म हुआ था 1897 में, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देन विजयनगर एम्पायर वॉज स्टैब्लिश बाई हरिहर एंड बुक्काराया वन। कृष्णदेवराय द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर बिलोंग टू द तुलुवा डायनेस्टी, एंड द बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द चोला एम्पायर। तो आपको बताना कौन सा सही है। तो विजयनगर एम्पायर वॉज स्टैब्लिश बाई हरिहर एंड बुक्का, बिल्कुल सही है, 1336 1336 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कृष्णा रिवर के बैंक्स पे एक इसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे ही इसकी जो कैपिटल है वो हम्पी लोकेटेड है, जो कि एंशियंट गॉडेस पंपा देवी के नाम से है। कॉलिन मैकेंजी ने इसके जो रिमेन्स हैं उनको सबसे पहले डिस्कवर किया था, विजयनगर के जो रूइंस हैं उनको। विजयनगर वाले जो है नरपति के नाम से जाने जाते थे, बहमानी अश्वपति के नाम से जाने जाते थे। अब तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि हम आराम से बनाएंगे, ठीक है, बनाने में जितना टाइम लगाएंगे उतने टाइम में तुम्हें इतना तो कि हम बोल रहे हैं बहमानी, तो ऐसे ये बहमानी क्या होता है, तो बहमानी क्या होता है ना, तो छोड़ दो फिर, क्योंकि फिर अगर ये नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है ना। बहमानी इसके ऊपर जो आपको पता होगा। और यहाँ पर जो रूलर्स थे उड़ीसा के, उनको गजपति के नाम से जानते हैं। इनके जो और लेकिन ये खुद को बुलाते थे हिंदू सुरातन के नाम से, ठीक है, हिंदू सुरातन। लेकिन इनके जो कंटेम्प्रेरीज थे इनको कर्नाटक साम्राज्यमऊ के नाम से जानते थे, कर्नाटक साम्राज्यमऊ के नाम से जानते थे। यहाँ पर संगम सबसे पहले डायनेस्टी थी जिससे बिलोंग करते थे हरिहर और बुक्का। संगम के बाद सुलु आती है, देन तुलु आती है, देन अराईवीडू आती है। KDR तुलु से थे और सबसे पावरफुल रूलर थे ना सिर्फ तुलु के बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर के। द बैटल ऑफ तालिकोटा लेड टू द डिक्लाइन ऑफ चोला एम्पायर। अच्छा, बात यहाँ और ये है विजयनगर की, और यहाँ जो आगे चोला, हट जाओ यहाँ से, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1। तालिकोटा बात करेंगे तो 1565 में 1565 बैटल ऑफ राक्कसी और तंगड़ी, ये हुआ था 1565 में बैटल। 1556 में कौन सा बैटल हुआ था, हिस्ट्री में ज़रा बताइए तो। और ये किसके बीच में हुआ था, तो ये जो हैं विजयनगर एम्पायर विजयनगर एम्पायर और जो डेक्कन सल्तनत थे। अगर ऑप्शन में आएगा बहमानी सल्तनत और आएगा डेक्कन सल्तनत, जो कि UPSC CDS में आ चुका है, तो उत्तर मारोगे डेक्कन सल्तनत। डेक्कन में कौन सा, बैग मतलब बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, जहाँ पर अली रामा राय रूलर थे, अली रामा राय, ठीक है, तुलुव डायनेस्टी के, और इनको हराया था। और मेन जो ये तो पपेट रूलर थे, मेन जो थे जिनका दिमाग चल रहा था वो थे सदाशिव राया। राया का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, ओके। ये हिंदी में रहा, आपको कमेंट बताना है कि
अमर नायक कौन होते थे इनके टाइम पे, और केडीआर के बुक्स और टाइटल भी बताइए जल्दी से। तो अमर नायक की अगर बात करेंगे तो इनका कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर होते थे, मिलिट्री कमांडर। ठीक है। अयंगर सिस्टम अगर पूछ लेगा क्या होता है अयंगर, तो जो विलेज कमेटी बनती थी उसको हम बोलते हैं अयंगर सिस्टम। केडीआर इनकी जो बुक्स हैं, एक तो है अमुक्त माल्यदा जो तेलुगु में है, अमुक्त माल्यदा, और जाम्बावती कल्याणम, जाम्बावती कल्याणम। और इनके जो टाइटल हैं वो क्या हैं, आंध्र भोज और यवन राज प्रिय। यवन का मतलब होता है ग्रीक, यवन राज प्रिय यानी लवर ऑफ ग्रीक, मतलब लव्ड बाय ग्रीक्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके। और 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। अकबर की फोर्सेस, जब वो अकबर 13 साल का था, लेड बाई बैरम खान और हिमू, दैट इज़ हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में। ठीक है, ध्यान ये रखना है, इन लोगों ने हीरिया कैनाल बनाया हीरिया कैनाल बनवाया, हजारा रामा टेम्पल बनवाया, हजार रामा टेम्पल। विरूपाक्ष जो भगवान शिव जी के अवतार थे, जिनके नाम पे ये विजयनगर एम्पायर वाले रूल किया करते थे, विरूपाक्ष टेम्पल ये बनवाया। 2 विरूपाक्ष हैं, एक तो पट्टाडक्कल में जो क्वीन लोक महादेवी ने बनाया था, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर की वाइफ थी वो। और विरूपाक्ष की अगर बात करेंगे तो इसको लक्कन दंडेशा ने बनवाया था। ठीक है, लक्कन दंडेशा ने बनवाया था। और इसमें एक गोपुरम देखने को मिलेगा जिसको केडीआर ने बनवाया था। गोपुरम आपको पता होना चाहिए, टॉल गेटवे होता है साउथ इंडिया, दैट इज़ द्रविड़ जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होता है वहीं पे हमें देखने को मिलता है। गोपुरम जो कि टॉल गेटवे होते हैं, सिर्फ साउथ इंडिया में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। और विट्ठल स्वामी टेम्पल जो हो गया, विट्ठल टेम्पल। विट्ठल कौन होते हैं, भगवान विष्णु को विट्ठल के नाम से जाना जाता है यहाँ पर महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में। देन अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रैवलर्स कौन आए थे, तो ट्रैवलर आया था आपका, एक तो केडीआर के टाइम पे 2 आए थे ट्रैवलर, उनका नाम बताना है। देन देवराया फर्स्ट के टाइम पे आया था, देवराया 2 के टाइम पे आया था एक, और क्या बोलते हैं, क्या नाम था उनका, अच्युत देवराय, उनके टाइम पे आया था, अच्युत देवराया। केडीआर के टाइम पे कौन आया था, 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर आए थे, दुअर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस। अच्छा, भकोसा कोई जानता है तुम्हें से कोई, भकोसा क्या होता है, क्यों? और देवराय 1 के टाइम पे इटली से आया था कौन, मेलोनी, निकोलो दी कॉन्टी। देवराय 2 के टाइम पे अब्दुल रज़ाक पर्शिया से, जिसने कि बताया था फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर के बारे में, 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन के बारे में। अच्युत देवराय के टाइम पे आया था फरनाओ नुनीज। ठीक है, फरनाओ नुनीज आया था। क्लियर इतनी चीज़ यहाँ तक? इंडियन मोमोज क्या चीज़, मैंने कुछ पूछा ना तुम लोगों से, मेलोनी बारबोसा नहीं बताएगा तुम लोगों को, बकोसा दिस आर माई फेवरेट। मुझे पता है, वो दाल वाल का बनता है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन, तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर डैश में शामिल है। पर्सनल टैक्स, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट करेंट ट्रांसफर्स, या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बताओ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की अगर बात करेंगे तो ये हम कब यूज़ में लाते हैं, तो हम तब यूज़ में लाते हैं जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना होता है। तो मार्केट प्राइस से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसका बना हुआ होता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का बना हुआ होता है। ख़त्म हो गई बात। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन, तो किस में इंक्लूड होते हैं, किस में इंक्लूड होते हैं, हाँ, पर्सनल टैक्स में, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, नेट करेंट ट्रांसफर्स में, या फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में। टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पर्सनल टैक्स, पर्सनल डिस्पोजेबल। अब डिस्पोजेबल का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझ लो। देखो, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में अंतर ये होता है कि जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिसको कि हम प्रयोज्य आय के नाम से जानते हैं, इसमें आपका टैक्स इंक्लूडेड नहीं होता है। मतलब कि पर्सनल इनकम से जब हम टैक्स को घटा देते हैं, तो जब हमारे पास जो पैसा बचता है खर्च करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसका जो सही आंसर होगा दैट वुड बी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा।
आगे बढ़ें। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को लेके आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सर एंड मैडम, कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे ग्रॉस से, मैंने आपको कुछ फॉर्मूले सिखाए थे इकोनॉमिक्स में कि आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रीसिएशन घटा देना है, आप नेट पे पहुंच जाओगे। फिर और मैंने क्या आपको सिखाया था कि अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक में आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दोगे, आप नेशनल में पहुंच जाओगे। कैसे? जैसे कि एनडीपी मुझे चाहिए तो मैं जीडीपी में डेप्रीसिएशन घटा दूंगा। मुझे मान लो कि जीएनपी चाहिए तो मैं जीडीपी में, क्योंकि मुझे नेशनल चाहिए डोमेस्टिक से, डोमेस्टिक का नेशनल होना है, तो मैं एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दूंगा। एज सिंपल एज दैट। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट चाहिए मार्केट प्राइस से तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दूंगा। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स? पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गोदावरी, तापी, कृष्णा या नर्मदा? तो हमें पता है कि हमारा पूरा इंडिया का जो रिवर सिस्टम है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिमालयन और पेनिनसुलर। पेनिनसुलर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो ईस्ट फ्लोइंग जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, ये सब है। यहाँ पे एक छोटी सी, ये तो मेन इंपॉर्टेंट वाली हो गई, एक यहाँ पर वैगई भी है, यहाँ पर पेन्नर भी है, यानी कृष्णा और कावेरी के पीछे पेन्नर है, कावेरी के नीचे वैगई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी है, तापी नहीं है, कृष्णा है, नर्मदा नहीं है, तो ए एंड सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्योंकि नर्मदा और तापी कुछ इस तरह से फ्लो होती हैं, वेस्ट में रिफ्ट वैली में फ्लो होती हैं। यहाँ पर है विंध्या, यहाँ पर है सतपुरा माउंटेन रेंज जो कि ब्लॉक माउंटेन रेंज इसके प्रकार है। ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है? अपलिफ्टिंग से बनता है। अपलिफ्टिंग, जो अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्स्ट, और जो पार्ट गिर जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेबन। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन अक्रॉस वर्ल्ड आर जैसे कि वॉस्जस माउंटेन इन फ्रांस, ठीक है, हर्ज माउंटेन इन जर्मनी, ये एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन्स के। ओके। देन अगर बात करेंगे कॉकासस जो माउंटेन है यूरोप और एशिया के बीच में, वो कैसे हैं? फोल्ड हैं, ब्लॉक हैं, कैसे हैं बताइए। नर्मदा का ओरिजिन कहाँ से होता है? अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है क्योंकि इससे मल्टीपल रिवर्स निकलती हैं, और एक सेंट्रल डोम या पीक से जहाँ पर सेंट्रल बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं उसको हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। एक सेंट्रल डिप्रेशन में आके लेक में बहुत सारी रिवर्स अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपीटल ट्रेलिस बोलते हैं इसको, जहाँ पर रिवर पैरेलल फ्लो कर रही है और उनको सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जो है राइट एंगल पे ज्वाइन करती है 90 डिग्री में परपेंडिकुलर, तो उसको ट्रेलिस बोलते हैं। और रिजेंबल द ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की शाखा की तरह दिखती हैं अगर पूरा अगर बेसिन दिखता है तो उसको हम बोलते हैं डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है। तापी बैतूल प्लेटे से निकलती है, गोदावरी आपके त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है वहाँ से, जिसको कि हम महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और अगर बात करेंगे कृष्णा की, तो कृष्णा भी महाराष्ट्र के जो सह्याद्री है दैट इज़ वेस्टर्न घाट है वहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर करके जगह पड़ती है वहाँ से। ठीक है। तो दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती हैं और दोनों ही आपकी वेस्टर्न घाट से निकलती हैं। 8 शेड्यूल, और यहाँ पर पढ़ने के तौर भी हम चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, लाइक गोदावरी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज याद करें तो गोदावरी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो मैंने इसकी ट्रिब्यूटरीज कैसे याद करवाई है? MS याद करवाया है, PPP याद करवाया है, और परपहुआ पर्सन क्यों? MS सुब्बलक्ष्मी या फिर MS स्वामीनाथन, PPP और क्या बताया था? वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है। तो मंजीरा, सबरी, पेनगंगा, प्राणहिता, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती। ठीक है। कृष्णा की अगर बात करेंगे तो भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, तो भीम, तू से तुंगभद्रा, माल से मालप्रभा, घाट से घाटप्रभा, मौसी से मूसी रिवर। ठीक है। एंड मूसी रिवर के बैंक्स पे कौन सी सिटी लोकेटेड है यही बता दो। चलो आगे बढ़ो। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। Sanskrit is the liturgical language of Hinduism, Buddhism and Jainism and is one of the languages included in the 8th schedule. ठीक। एंड तीसरा स्टेटमेंट है कि कोंकणी स्पोकन इन वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया वॉज एडेड टू द 8th schedule in the 71st amendment of the Constitution. जल्दी से बताओ। पहला सही है। 14 लैंग्वेजेस थी इनिशियली 8th शेड्यूल में, अभी 22 हो चुकी हैं बिकॉज अमेंडमेंट से हमने ऐड करी हैं। जैसे कि 21st अमेंडमेंट से हमने सिंधी को जोड़ा है, देन 71st अमेंडमेंट से हमने KNM दैट इज़ कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को जोड़ा है,
92nd अमेंडमेंट से अगर बात करेंगे तो हमने BDSM को जोड़ा, दैट इज़ बोडो, डोंगरी, संथली और मैथिली को जोड़ा है। ठीक, तो ये हमने टोटल 4, 3, 7, 1, 8 लैंग्वेजेस जोड़ी हैं। संस्कृत इज तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोंकणी वहीं बोलते हैं, ये कोंकण रीजन है, सदर्न महाराष्ट्र, गोवा वाला। संस्कृत इज़ द लिटर्जिकल लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म एंड यस, आपकी ये 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है संस्कृत। भोजपुरी है कि नहीं है बता दीजिए, इस भोजपुरी इज अ पार्ट ऑफ 8th और शेड्यूल और नॉट। हिंदी में ये है। एंड वंस अ लेजेंड सेड व्हाट, कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में कहा है, पहली अनुसूची में जोड़ा चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विच लेजेंड सेड दिस स्टेटमेंट। हाइट ऑफ द डांसिंग गर्ल अभी डिस्कस कर रहे थे, हाइट कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में है नहीं, तो 11 सेंटीमीटर मानेंगे। और उसकी मैंने आपको बताई थी, जो बियर्डेड मैन थे अपने मोदी जी, ये तो मेलोनी जी हो गई डांसिंग गर्ल, वो मोदी जी की थी 17.5 मीटर। ठीक है, हाँ, कौन से लेजेंड थे वो, तेजू भैया थे हमारे, तेजू भैया। और जिन्होंने पूछा था वो अभी जनसुराज में आ गए बीजेपी छोड़ के। चलो भाई, तो चारा द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन एज सांगपो। ठीक है, 20 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको स्कोर बताना होगा अपना। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो एंड इट्स अपर रीचेस इन तिब्बत। गोदावरी रिवर इज ऑफन रेफर्ड टू एज Ganges of the south. The Krishna river has the second largest river basin in India after the Ganges, and the Indus river originates from the Tibetan plateau near Lake Mansarovar. सांगपो या यार्लिंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, निकलती कहाँ से है, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमा युंगदुंग या फिर अंगसी ग्लेशियर इसको बोलते हैं। ठीक है, चेमा युंगदुंग या अंगसी ग्लेशियर। और सांगपो यार्लिंग सांगपो लेक मानसरोवर के पास से निकलती है, देन नामचा बरवा से यू टर्न मारती है, देन इंडिया में सियांग और देन दिहांग के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में, देन असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, देन धुबरी असम से साउथवर्ड टर्न मारती है, एंटर करती है बांग्लादेश में जहाँ जमुना के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बनाती है, उसका नाम आपको बताना है। और रामचा बर्मा आपको पता है कि चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहा है आफ्टर 3 गॉर्जेस डैम, मतलब 3 गॉर्जेस पहले अभी हुआ करता था, लेकिन अभी ये बनेगा आपका। ओके, सो फर्स्ट वन, टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वन, ठीक है, सही है। ठीक है, और इंडस का वहाँ पे क्या नाम होता है तिब्बत में, ज़रा बताइए तो, इंडस का क्या नाम होता है। गोदावरी इज़ ऑफन रेफर टू एज गैंजेस ऑफ द साउथ, ट्रू, गोदावरी को गैंजेस ऑफ द साउथ के नाम से जानते हैं। कृष्णा रिवर हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया आफ्टर द गैंजेस, कृष्णा रिवर का सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन है आफ्टर द गैंजेस, नो भैया नो, गोदावरी का है। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन द तिब्बतन प्लेटो नियर लेक मानसरोवर, ये भी आपका सही है। तो 1, 2 एंड एक सेकेंड, करेक्ट पूछा ना इसमें, तो इसमें तो 1, 2, 4 आना चाहिए भैया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज सांगपो एंड इट्स अपर रीचेस इन तिब्बत, ये तो सही है, सांगपो या यार्लिंग सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या दिक्कत भैया, क्या दिक्कत है सज्जन को, 1, 2, 4 करो इसको जरा सा, बहुत हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो लोड मत लेना कि सर ये अपने आप से ऑप्शन बना दिए, हाँ अपने आप से बनाएंगे, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1, 2, 4 सही है और 3 गलत है क्या, ठीक है, 3 गलत है आपका, मार्क्स टू ऑल मिलेगा इसमें। तो इंडस पे आते हैं, ये हिंदी में रहा कुछ, हिंदी में यार भूल जाता हूँ बार बार दिखाना। तो इंडस हमें पता है, इंडस कहाँ से निकलती है, इंडस निकलती है लेक मानसरोवर से। ठीक है, और यहाँ पे जो ग्लेशियर पड़ता है उसका नाम है क्या 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 किया, बोखारचू, और इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, इसका नाम होता है सिंगी खम्बान, दैट इज़ लायंस माउथ। यहाँ से नीचे से एक और नदी निकलती है इंडस की ट्रिब्यूटरी, उसका नाम बताना तो, लायंस माउथ। देन ये देमचौक इंडिया से ले में जो पड़ता है लद्दाख में, वहाँ से एंटर करती है। ले इज़ दी ओनली सिटी, मेजर सिटी लोकेटेड इन बैंक्स। देन ये फिर इस तरह से अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है। यहीं से निकलती सतलज, जो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसको कि कहाँ से निकलती है, राकस लेक, राकस ताल से निकलती है, जहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है तिब्बत में, तिब्बत में सतलज को जाना जाता है लांगचेन खम्बान के नाम से, लांगचेन खम्बान। ओके, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, एंड शतुद्री के नाम से भी जानी जाती है।
मूविंग ऑन टुवर्ड्स द 18th नंबर का क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पीएम ऑफ इंडिया मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा. ओके. President of India has the power to grant pardon, reprieve, respite or remission of punishment under Article number 73 of the Constitution. No, no, no. 73 नहीं, 72 होगा. ठीक है, तो दूसरा वाला गलत. ठीक है. The Vice President of India is the ex officio chairman of the Lok Sabha. No, no, no. Again wrong. लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होगा. ठीक है. तो तीसरा, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. यस. और अगर चौथा सही है तो पहले को भी होना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि पीएम जो है लोकसभा का ही मेंबर होना चाहिए, राज्यसभा का. और यहाँ लिखा भी नहीं, लिखा है कि लोकसभा या राज्यसभा. सही है. ठीक है. क्योंकि जैसे अभी मोदी जी हैं लोकसभा के हैं, लेकिन इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे. इंदिरा गांधी राज्यसभा से थी. ठीक है. और आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज 5 अगर आप देखें तो इसमें वही लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है बिना किसी हाउस का मेंबर हुए बिना मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, मैक्सिमम 6 महीने तक. यानी कि 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी किसी ना किसी हाउस की, नहीं तो आपके फिर मिनिस्टरशिप भी हाथ से चली जाएगी. क्लियर है आपको सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है. और ये वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किस आर्टिकल में? 64 और 89 में. और अभी करंट में कौन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ज़रा बताइए. कल बने हैं नए वाइस प्रेसिडेंट आपके. तो ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन. ठीक है. चीज़ें आप खुद से अगर सोच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अगर मैं सोचना चाहूँ तो आर्टिकल नंबर 78 में इनकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं, 78 में इनकी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं. 72 इसकी बात कर लेते हैं, जो ये लिखा हुआ है ना पार्डन और ये सब, तो इसकी बात कर लेते हैं. आर्टिकल 72 में अगर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है तो गवर्नर का पार्डनिंग पावर ज़रा बताइए किस आर्टिकल में है. तो इसमें सबसे पहले आता है पार्डन, देन आता है कम्यूट, देन आता है रिमिशन, देन आता है रेस्पाइट. ठीक है. एंड देन आता है रेप्राइव. जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, कंप्लीटली एब्सॉल्व कर देता है प्रेसिडेंट. फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ पनिशमेंट चेंज हो जाती है. जैसे कि अगर डेथ सेंटेंस था तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा. रेमिशन में एक्सटेंट चेंज होता है, फॉर्म नहीं. इसमें भी एक्सटेंट चेंज होता है लेकिन ड्यू टू हेल्थ कंडीशंस. इसमें टेम्पररी होल्ड लगाया जाता है. 72 जिस तरह उसमें प्रेसिडेंट को मिली हुई है उसी तरह से गवर्नर को मिली हुई है. अंतर क्या है दोनों के पार्डनिंग पावर में? गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता है कभी भी, और ना ही मार्शल लॉ के तहत सेंटेंस किया गया कोई भी जो सजा है उसको वो पार्डन कर सकता है गवर्नर. ठीक. यहाँ पर आप ऑर्डिनेंस पावर को भी रिकॉल कर सकते हैं. जैसे कि ऑर्डिनेंस पावर अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो 1, 2, 3 में है और गवर्नर की 2, 1, 3 में है ना. चलो. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर हु हेल्प्ड किंग अशोक एक्वायर द थ्रोन. निम्नलिखित में से वह मंत्री कौन था जिसने राजा अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में मदद करी थी? कौन था कौन था कौन था? सुषमा था, भद्रयुद्ध था, ओशन था, महासागर, राधा गुप्ता था. तो सुषमा कौन था? बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा था और छोटा बेटा था उसमें से अशोक. तो अशोक को गद्दी नहीं मिल पा रही थी तो राधा गुप्ता की हेल्प से अशोक ने अपने भाइयों को मारा और थ्रोन पे बैठा. और जब कलिंग इसने एक्वायर कर लिया तब शांति का ज्ञान पढ़ाने लगा सबको कि नहीं 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 नहीं, नहीं हमें तो शांति, हमें तो जो है बेरी घोषा को हटा के बाबू घोषा लाना है. धम्म घोषा लाना है कि भाई कॉन्केस्ट थ्रू वॉर को हटा के कॉन्केस्ट थ्रू हार्ट लेके आना है. क्योंकि इसको पता चल गया था अब एक्वायर करने के लिए बचा ही क्या है, तो कायदे से शांति से जीवन यापन करते हैं. फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. क्योंकि अगर इतने ही धम्म घोषक थे तो वापस कर देते जिसको कलिंग में हराए थे, और अगर इतना ही हृदय परिवर्तन हो गया था तो वापस कर देते उसको जिसको हराए थे. तो कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 provides for the constitution of wards committees. 12th schedule of the constitution lists the powers, authority and responsibility of the municipalities. Urban local government in India include municipal corporation, municipal council and nagar panchayat depending on the size of the population. तीनों ही सही है. ठीक है. वार्ड कमेटी की बात करते हैं, 12th शेड्यूल में लिखा हुआ है इसके बारे में. और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में अभी मैंने बताया था लार्ज सिटीज़ के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, छोटी के लिए काउंसिल था, ट्रांजिशनल के लिए नगर पंचायत था. तो आंसर इज 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 4. ओके. अब बड़ा बता दो जल्दी से तुम कि कितना तुमने सही किया, फिर आगे बढ़ते हैं.
18, राजदीप, अपर्णा 17, होली वर्स 14, विक्रांत 10, रमनदीप 16, दीपन विता प्रमणिक 17, 14 मनीष आदिश 15, प्रांजल 18, मोहम्मद बसीत 15। ओके चलो अगले 20 में देखो कितना स्कोर करते हो, ठीक है। बस अगले 20 में देखो, अगले 20 में देखो, अगली 20 में देखो, ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। ऐसे ही जीवन भी कट जाता है। बचपन में इच्छाएं होती हैं, जवानी की कुछ इच्छाएं होती हैं, अधेड़ उम्र की कुछ इच्छाएं होती हैं, बुढ़ापे की कुछ इच्छाएं, ख़त्म जीवन ख़त्म। ऐसे ही बस जीवन कट जाता है, ऐसे ही हमारी क्लास कट जाती है। काटते रहो बस, क्या ही रखा है ज़िंदगी में। उलम्बाना इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। उलम्बाना कभी सुना है तुमने हिंदुइज्म में? नहीं तुमने कभी सुना है सिखिज्म में? किसका होगा? बुद्धिज़्म का। उलम्बाना। लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन इंडिया एज पर 2011 का सेंसस इज अराउंड, कितनी है? मेल्स की पूछ रहा है, तो मेल्स की है 82%, फीमेल्स की लगभग 65.46%, और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 74.04% है इंडिया की लिटरेसी रेट, जिसमें कि हाईएस्ट है केरला की 94%, बिहार की है सबसे लोवेस्ट 61.46%। ये स्टेट की बात हो गई। यूटी की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की सबसे हाईएस्ट है, और सबसे लोवेस्ट है दादरा नगर हवेली की। दमन एंड दीव मत लगा देना, 2019 में मर्ज हुआ था, 2011 में जब सेंसस हुआ था तो दोनों अलग अलग थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। टिहरी अच्छा एक क्वेश्चन तुम बताओ जरा। नहीं तुम बता ही दो, आज तुम बता दो। अर्बन में कितनी लिटरेसी रेट है, रूरल में कितनी लिटरेसी रेट है? तो अर्बन में ध्यान रखिए हो 84.11% और रूरल में ध्यान रखिए हो 67.7% के समथिंग, ठीक है। तो ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। आप अगर भूले आप गए, मैं बता रहा हूँ गए, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। टिहरी डैम लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर इन उत्तराखंड इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। इज इट द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? यस, ठीक है। एंड हाईएस्ट अगर मैं ग्रेविटी डैम की अगर बात करूँगा, गुरुत्वीय बांध की, तो वो कौन सा है? ककरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन, तापी गुजरात में। बिल्कुल सही है, ककरा पार, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। ककरा पार गुजरात। खाखरा की याद आ गई यार, इतने टाइम में खाखरा खाता हूँ डेली चाय के साथ, मज़े आ जाते हैं एकदम। और चाय में अभी जो चाय बन नहीं रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, तुम लोग की आवाज़ आई भट 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 भट, मम्मी अदरक कूट रही हैं। अब सोचो खाखरा की याद आ रही, चाय बन रही, चाय मैं पी नहीं पाऊँ, खाखरा खा नहीं पाऊँगा। कितना बलिदान दे रहा हूँ, सेक्रीफाइस दे रहा हूँ। ऐसे बलिदान आपको भी देने पड़ेंगे, तभी है जो है IB में सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा आपका। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 2। पहला कौन सा था? तारापुर में, महाराष्ट्र में, 1969 में था ये, तारापुर में, ठीक है। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में है। कुंडनकुलम कहाँ है? कुंडनकुलम और कलपक्कम दोनों कहाँ हैं? दोनों तमिलनाडु में, ठीक है। यहाँ से आप रिकॉल करो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को। नरोरा कहाँ पर है? यूपी में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। चलो अगला है 24th, गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। पढ़िए और आंसर दीजिए। आज अंदर से दुख आ रहा है अच्छे से। ये क्या होता है? अच्छा नहीं जानते हो क्या? मैंने भी अभी हाल ही में खाना शुरू किया है। मैं अभी कहीं गया था तो वहाँ से मैं उठा के लाया था कुछ खा करे। मैंने भी पहले कभी खाया नहीं था। गुजरात के पापड़ टाइप होते हैं, अच्छे लगते हैं काफ़ी। मेथी वाला लेना, मज़ा आ जाएगा खा के मेथी वाला। द पैक्ट प्रपोज्ड अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस द एग्रीमेंट रीच्ड इन द फर्स्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक। तो वहाँ पर CDM अनाउंस करने की बात गई थी। CDM को ऑथराइज़ कर दिया गया था कि CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च होगा। लॉन्च हुआ, गांधी जी ने मार्च शुरू किया। 12 मार्च 1930 की डेट है, जहाँ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी, जो साबरमती अहमदाबाद से लेकर डांडी नवसारी तक का मार्च निकाला। 241 मील डिस्टेंस कवर करते हुए 78 लोगों के साथ गांधी जी ने मार्च निकाला। ऐसे नहीं गांधी जी ने कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था या फिर कोई वार्निंग इशू नहीं करी थी, दिया था इरविन को। इरविन हल्के में ले रहा था गांधी जी को, क्या ठीक है चलो यार, ठीक है चलो यार, उसने बोला। गांधी जी ने फिर अल्टीमेटम दिया अपनी 11 डिमांड पेश करके कि इरविन बेटा सुधर जाओ, 11 डिमांड है हमारी, मान लो।
इरविन फिर भी मानने को तैयार नहीं। जब गांधी जी ने ये कर दिया CDM, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वहाँ लंदन में हुई 1930 में और कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तब इरविन पे प्रेशर है और तब इरविन ने गांधी जी के साथ पैक्ट साइन किया, ठीक है। और पैक्ट में क्या था, द पैक्ट प्रपोज अनदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यस, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी 1931 में, टू डिस्कस एग्रीमेंट रीच्ड इन द फर्स्ट, ठीक है। द INC वॉज टू विथड्रॉ द CDM इमीडिएटली एंड इफेक्टिवली इन ऑल रिस्पेक्ट, बिल्कुल CDM में ये लोग को विथड्रॉ करना था, मतलब गांधी जी एग्री करे, ठीक है हम सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे और आपकी CDM जो चल रही है उसको हम सस्पेंड भी कर देंगे। Boycott of British goods would be also be done forthwith. The government will not condone breach of the existing law and relating to the salt administration would the salt law be amended, ठीक है। और चौथे की अगर बात करें तो द गवर्नमेंट विल नॉट कंडोन ब्रीच ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू द सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन वुड दी एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। तो मुझे लगा दोनों, ठीक है, ये चौथा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, चौथा वाला स्टेटमेंट है जो तीसरे वाले में घुस चुका है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और अगर दो राय नहीं है तो तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वुड वो हट जाएगा। और इरविन ने क्या एग्री किया, इरविन ने एग्री ये किया जो गांधी जी ने डिमांड रखी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो वॉयलेंस के दोषी नहीं है, हिंसा के दोषी नहीं, उनको तुरंत रिलीज़ किया जाए, जो प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को नहीं बेची गई है वो लौटाई जाए, और सॉल्ट मैन्युफैक्चर फॉर दी पर्सनल कंजम्पशन का राइट दिया जाए लोगों को। और एक और था डिमांड जो कि आपको पता होगा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की फांसी को टाला जाए, जो कि नहीं इरविन माना, और गांधी जी पे एलिगेशन लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, लेकिन खैर वो डिस्प्यूटेड टॉपिक है। तो 1 2 3 क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 25th पे आते हैं। भगवद गीता इज पार्ट ऑफ द महाभारत एंड इज अ डायलॉग बिटवीन कृष्ण एंड अर्जुन। शंकराचार्य इज एसोसिएटेड विद द अद्वैत वेदांत स्कूल ऑफ Hindu philosophy. Rigved is the oldest of the Veds and contain hymns dedicated to various deities. The Natya Shastra attributed to sage Bharat is an ancient Indian treatise on the performing arts and is closely related to the expression of Hindu spirituality. इनमें से कौन सा कथन सही है? भगवद गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत एंड इज अ डायलॉग बिटवीन दी कृष्ण एंड अर्जुन। अच्छा, बिल्कुल बात सही है। शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी दी थी, ये भी सही है। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास एंड कंटेन्स हाइम्स, बिल्कुल 1028 हाइम्स हैं इसमें। और कितने मंडल हैं जरा बताइए। नाट्य शास्त्र एट्रीब्यूटेड टू सेज भरत, बिल्कुल भरत मुनि ने लिखा था इसको। इसे पूरा पढ़ना, स्टेटमेंट में बता रहा हूँ पूरा पढ़ना है, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि वो बाद में जाके कुछ ना कुछ गलत कर देता है। इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू स्पिरिचुअलिटी। कुछ ऐसा फैक्ट, कोई डेटा नहीं है, तो कुछ गलत भी नहीं है। 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। इसको हम नाट्य शास्त्र को 5वें वेद, दैट इज़ 5th वेद के नाम से भी जानते हैं। और टोटल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, जो कि ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेदिक एज हम बोलते हैं अर्ली वैदिक एज को, जो 1500 से लेकर 1000 BC तक था। और जो आयरन एज था, जो लेटर वैदिक एज था, वो 1000 से लेकर 600 BC तक था। ठीक है, 10 अगर हम बात करें जो 10 मंडल थे, तो 10 मंडल में पहले तो ये आप देखो, ये फिलॉसफी हम देखते हैं तो अद्वैत, ये क्या है सर? केवल अद्वैत। केवल अद्वैत का मतलब है सिर्फ अद्वैत, केवल लगाओ चाहे ना लगाओ, क्यों? क्योंकि अलग अलग तरह के अद्वैत थे। शुद्ध अद्वैत था, ओके, शुद्ध अद्वैत था, विशिष्ट अद्वैत था, द्वैत अद्वैत था। तो जो सिर्फ अद्वैत था तो इसीलिए उसको मैं लगा दिया केवल अद्वैत। शंकराचार्य, शुद्ध अद्वैत आप देख सकते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। देन विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत अद्वैत निम्बकाचार्य, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्वैत माधवाचार्य, ये ध्यान रखना है। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ था ऋग्वेद के। 9वें मंडल में भगवान सोम के बारे में, जो एनर्जी ड्रिंक प्रोड्यूस किया करते थे। 10th में पुरुषा शुक्ता की हाइम दी हुई है उसमें, ठीक है। चलो, गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था ये आपको बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर कुछ आपको कथन दिए हैं, आपको उनको कंसिडर करना और आंसर बताना है। सर क्या है सर? ये क्या है भाई? सर सच में बहुत अजीब फीलिंग्स आ रही हैं शमालवी। अच्छा, विश्वामित्र बिल्कुल सही है। निंजा, यस। राजा, प्रियंका ठाकुर बिल्कुल सही है। चलो, तो जुडिशियल डिसीजंस आर बाउंड बाय प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ वेर एज क्वासी जुडिशियल डिसीजंस आर जनरल नॉट। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि जो भी पहले जुडिशियल डिसीजन दिए गए हैं, दे आर बाउंड बाय प्रेसिडेंट इन कॉमन लॉ।
यानी कि पहले अगर जुडिशरी ने कोई यहाँ पर ऑर्डर या डिक्री पास किया है तो हमें पता है आर्टिकल नंबर 129 के तहत वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। तो वही है कि वो उसको कंसिडर किया जाएगा फर्दर केस को सुनाने में, उसको एक लॉ की तरह माना जाएगा। लेकिन क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजंस को बिल्कुल नहीं। क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं जो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज़ देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फाइनेंस कमीशन इज़ अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, यानी जो जुडिशियल बॉडी नहीं है, जो जुडिशियल बॉडी नहीं है, यानी जो जुडिशरी नहीं है, यानी वो कोर्ट नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना हाई कोर्ट है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो क्या है वो कोई भी हो सकती है, वो ट्रिब्यूनल, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उसने कोई इस तरह का डिसीजन दिया है, कुछ ऐसा सुनाया है जो जुडिशरी काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वाज़ी जुडिशियल। जुडिशियल डिसीजन में क्रिएट न्यू लॉज, नए लॉ बना सकते हैं बिल्कुल। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गोलकनाथ केस में पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, तो नहीं कर सकती। बाद में पार्लियामेंट लॉ लाया कि नहीं कर सकती है, 24th अमेंडमेंट 1971, ठीक है। तो मतलब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोल देता है और फिर एक तरह का लॉ बन जाता है। बट क्वाज़ी जुडिशियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग लॉ। ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी आर ट्रू। टर्म सेकुलर वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, तो किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट से सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था? तो वी ऑल नो द हिस्ट्री ऑफ प्रीएम्बल की अगर बात करें तो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको बोरो किया गया है। इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, तो पहला कॉम्पोनेंट है इसका सोर्स ऑफ पावर बताता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर ये अपने नेचर के बारे में बताता है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देन इस अपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है, दैट इज़ 26 नवंबर 1949। अब बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भैया, प्रीएम्बल जो है हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस में से सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन केशवानंद भारती केस केबीसी में 1973 में बोला नहीं, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड। इसलिए 1976 में हमारे पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट पास किया, 42nd अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और उसने 3 वर्ड्स को जोड़ा और 3 वर्ड्स थे ISS, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर। इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2। तब से सिर्फ आज तक कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है प्रीएम्बल में, सिर्फ एक ही बार हुआ है और इस चीज़ को LIC केस में भी रिफॉर्म किया था। एंड ऑल्सो रिमेंबर, प्रीएम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन पावर टू द गवर्नमेंट, और वो नॉन जस्टिसेबल है। प्रीएम्बल जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके बाद प्रीएम्बल बना था हमारा, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से वो डिराइव हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नहीं है, उससे डिराइव हुआ है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया था। 22 जनवरी 1947 को उसको ठप्पा मिला था, अप्रूवल मिला था। किसने प्रेजेंट किया था ये आपको बताना है। बता, व्हाट शुड बी द सेफ स्कोर फॉर द SIO? सेफ स्कोर का तो उतना मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप मेरे से पढ़ो तो जी के में तो दिक्कत नहीं होगी। और परसों वाली करंट अफेयर की क्लास कर लेना आप, ठीक है। और बाकी ई बुक तो मैंने आपको दी थी IBA के लिए करंट अफेयर्स की। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट एंड एसोसिएटेड रिलीजन्स आर करेक्टली मैच्ड। अरण्यका, तो जो हर्मिट्स परफॉर्म करना होता है, हर्मिट्स को जो जंगल में रहते हैं, अरण्यका सही है। जन्म सखी, अगम सूत्र जैनिज्म में होते हैं, त्रिपिताका बुद्धिज्म में होता है, यानी 1 2 सही होगा, 3 4 गलत होगा। बात अगर करें त्रिपिताका की, तो कौन कौन से पिताका हैं? पहली बात तो इनको पाली कैनन्स बोलते हैं, सूत्र पिताका, विनय पिताका, अभिधम्म पिताका और दजी पिताका, अभिधम्म पिताका, ठीक है। त्रिपिताका पाली कैनन सही है। देन सूत्र पिताका में क्या दिए हुए हैं? भगवान बुद्ध के सरमन्स दिए हुए हैं। विनय की अगर बात करें, विनय पिताका में तो रूल्स एंड कोड्स दिए हुए मंक्स और नन्स के लिए। और इसमें क्या है? इसमें फिलॉसफी दी हुई है बुद्धिज्म की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और जातक टेल्स आपको पता होना चाहिए, भगवान बुद्ध की प्रीवियस बर्थ से एसोसिएटेड हैं। और ये जो तीनों हैं ये सब पाली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं, जो कि अभी एक क्लासिकल लैंग्वेज ही बन चुकी है। पाली, प्राकृत, मराठी, ये सब है ना। Which of the following were the aspects of the Green Revolution? Using HYV seeds, mechanization of agriculture, use of chemical fertilizer and pesticide, irrigation. चारों ही थे। ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें, टर्म किसने दिया? जल्दी से बताओ। फादर किसको बोलते हैं? कितने फेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया गया?
तो टर्म विलियम गॉड ने दिया। और एक चीज़, जैसे पिछली बार ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया था तो फिर मल्टीपल शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था। तो जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होगा 16 से, 16, 17, 18 को है। पिछली बार आई थिंक 2 दिन था, इस बार 3 दिन है क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा तो फॉर्म वगैरह भी ज़्यादा है। तो जो भी 16 को जो भी रुझान आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे रुझान, ठीक है। और बाकी आप मुझे रुझान दे सकते हैं इस नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे 88 40 28 67 35 8840286735 पे। ओके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, विलियम गॉड ने टर्म दिया था। फादर अगर बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉ को बोलते हैं, जिनको 1970 में पीस के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और MS स्वामीनाथन जी हो गए, ठीक है, जिनको इनको वर्ल्ड में बोलते हैं, इनको इंडिया में बोलते हैं। फेजेस 2 फेज़ में आया था। इंडिया की बात कर रहा हूँ, वैसे इंटरनेशनली तो ये सबसे पहले मैक्सिको और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आया था। देन इंडोनेशिया में इसकी IR दैट इज़ इंटरनेशनल राइस 8 वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में ये एक HYV सीड ही आप बोल सकते हैं, ठीक है, हाई यील्ड वैरायटी वाली सीड। फेज़ 2 है, एक तो मिड 1960s है और एक मिड 1970s है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पहला फेज़ है, ये दूसरा फेज़ है। पहले फेज़ में ये जो एफ्लुएंट स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, यहाँ तक लिमिटेड था। देन धीरे धीरे ये बाकी स्टेट में भी सेकेंड फेज़ में पहुँचा। ओके, और ये आपको ध्यान रखना है इसके नेगेटिव्स क्या थे। व्हाट वर दी नेगेटिव्स ऑफ दी ग्रीन रेवोल्यूशन। तो नेगेटिव ये थे कि एक तो सॉयल हेल्थ ख़राब हो गई थी, बहुत अल्कलाइन हो गई थी सॉयल, ठीक। ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो भी बहुत नीचे जा रहा था, ठीक है, सॉयल ख़राब होती, ग्राउंड वाटर लेवल। और जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस है बिटवीन दी स्मॉल एंड मार्जिनल, फिर हम बोल सकते हैं जो अमीर फार्मर है और जो गरीब फार्मर है उसके बीच में डिस्पैरिटी है, डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्पैरिटी बिटवीन फार्मर्स, वो बहुत बढ़ चुकी थी। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर था वो बहुत नीचे जा चुका था और जो अमीर थे वो और अमीर हो गए थे, ठीक है। ना सिर्फ फार्मर के बीच में बल्कि रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ गई। आप देख लो पंजाब के किसान और उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी और बिहार के किसान, ठीक। चलो भाई, iPhone 17 Pro में क्या क्या बदला। अच्छा, ब्लॉक एवरीथिंग, फ्रांस में भारी प्रोटेस्ट, सड़कों पर लोग। औद्योगिक नीति संकल्प, तो इसमें क्या है, IPR 1956। अभी मैंने एक लेक्चर डाला है पूरा, ठीक है, ये IB का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अभी लेक्चर डाला है 2 दिन पहले, 1-2 दिन पहले। IPR पे पूरा वो लेक्चर देख लो, आई थिंक 15-20 मिनट का होगा। IPR से क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, पूरा सब कुछ हो जाएगा। तो रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं, नहीं पता है तो वो लेक्चर देख लेना जाके, अभी डाला है, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो हमारे SSC पे PDF पड़ी हुई है, जहाँ पर इस लेक्चर की भी PDF मिलेगी आपको, तो वहाँ पर पूरी PDF पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। तो IPR सबसे पहले 1948 में आया था, जहाँ पर 4 ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया था। देन सेकंड IPR आया था जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं 1956 में, विच कोलाइडेड विद दी और विच ओवरलैप्ड विद दी सेकंड 5-year प्लान ऑफ 1956। एंड इसमें 3 स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। राउरकेला को, राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में, किसकी हेल्प से, जर्मनी की हेल्प से। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, UK की हेल्प से। और भिलाई छत्तीसगढ़ में, रशिया की हेल्प से, ठीक है। 1959 में इनको स्टैब्लिश किया गया था। दैन 1964 में, 1964 में चौथा स्टील प्लांट बोकारो में सेटअप किया गया था। वो सेकंड 5-year प्लान के तहत नहीं था, वो भी रशिया की हेल्प से किया था हम लोगों ने, ठीक है। दिस रेजोल्यूशन फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ सेकंड 5-year प्लान, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। यस, दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 2 कैटेगरीज ओनली। 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई नहीं किया था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 शेड्यूल्स में इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया था, शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, ठीक है। 17 इंडस्ट्रीज़ थी, इसमें 12 थी और इसमें रिमेनिंग, इसमें कोई नंबर नहीं था, इसमें जो बच गई वो सारी इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट और प्राइवेट, और सिर्फ प्राइवेट, ठीक। लाइसेंस राज यहाँ से एकदम वेल स्टैब्लिश हो गया। लाइसेंस राज जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी,
जो अभी तक की सबसे लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें जाके ख़त्म हुआ। यहाँ से प्राइवेट LPG रिफॉर्म्स है, जिसके बाद प्राइवेटाइजेशन को पुश मिला। बिकॉज यहाँ क्या था, अभी 1948 जो पहली वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी से लेकर 1990 तक पब्लिक 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 यानी गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन था। देन 1991 में एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन ख़त्म होता है, लाइसेंस राज खत्म होता है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी खेलने का मौका दिया जाता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ इंडिया में। 31st डैश राष्ट्रकूट चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called as Hiranyagarbh, literally the golden womb. दंतिदुर्ग राजेंद्र नागभट्ट या फिर राजा। तो हमें पता है राष्ट्रकूट चीफ कौन है, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट की कैपिटल क्या थी, जरा जल्दी से बता, कैपिटल क्या थी इनकी। और नागभट्ट की अगर बात करेंगे तो जो गुर्जर प्रतिहार हैं उनसे ये बिलोंग करते हैं, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारा से। राजेंद्र चोला ये चोल डिनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिन्होंने गंगईकोंडा चोलापुरम का टाइटल लिया था। इसने सुपर चैट किया क्या, परसों एग्ज़ाम है, अभी सेंटर चेंज कोलकाता टू बोकारो। ये ईस्ट में बहुत परेशान कर रहे हैं बंगाल और झारखंड के स्टूडेंट्स को, ठीक है। मान्य खेत इसकी जो है कैपिटल थी। किसको हराया था दंतिदुर्ग ने, चालुक्य रूलर थे कीर्तिवर्मन II, इनको हराया था, ठीक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से आप रिकॉल करिए सर चालुक्यास के बारे में। ये चालुक्यास है। चालुक्यास हम 3 तरह के पढ़ते हैं, एक तो अर्ली चालुक्यास जिनको कि चालुक्यास ऑफ बादामी बोलते हैं, देन लेटर चालुक्यास जिनको चालुक्यास ऑफ कल्याणी बोलते हैं, और ईस्टर्न चालुक्यास, ये जो ईस्टर्न चालुक्यास हैं, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्यास जिनको कि चालुक्य ऑफ वेंगी बोलते हैं, ठीक है, वेंगी चालुक्यास। तो ये 3 चालुक्यास थे। यहाँ पे जो सबसे पावरफुल थे उनके बारे में पता होना चाहिए, पुलाकेशिन II। पुलाकेशिन जो सेकंड थे, उन्होंने पहले की तो नर्मदा रिवर के बैंक्स पे हर्षवर्धन को हराया था और दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया था। देन उसके बाद उन्होंने पल्लव डायनेस्टी के रूलर किसको हराया था, महेंद्र वर्मन I को हराया था। देन महेंद्र वर्मन I के बेटे नरसिम्हा वर्मन I ने हराया था किसको, पुलकेशिन II को, और टाइटल लिया था किसका, वातापी कोंडा का, दैट इज कॉन्करर ऑफ वातापी। ओके, पुलाकेशिन II इन्हीं लोगों के टाइम पे सेकंड चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग आया था इंडिया में, जिसने कि CU की किताब लिखी थी, जिसने कि नागार्जुन को क्या बोला था, उसने नागार्जुन को बोला था ही इज़ वन ऑफ द 4 लाइट्स ऑफ एशिया, ठीक है, और उनको हम आइंस्टाइन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और पहला चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था, वो किसके टाइम पीरियड पे आया था वो बताना है, और हर्षवर्धन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें आपको पता है वो रिकॉल करिए। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, बताइए जल्दी से पढ़ के। बड़ा भूख लग रही है मुझे, खाखरे वाली, पानी पी के काम चलाना पड़ रहा है। फाहीन आया था और वो चंद्रगुप्त II के टाइम पे आया था, बिल्कुल सही बात, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, ओके, सो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, इट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रोथ होती है, बात बिल्कुल सही है। इट इज़ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल ऑर्गेनिज्म स्पर्म्स fertilizes a female organism's egg outside the female body. No. If it is a mode of reproduction in which a male organism sperm fertilizes a female organism's eggs. No. फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो जाएगा भाई, अगर होता ही नहीं है तो, ठीक। पार्थेनोजेनेसिस कहाँ पे होता है, जैसे कि जो आंट्स हो गई, जो बीज हो गई, वास्प हो गए, इन सब में होता है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बताओगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बनाना, ठीक। हिंदी में क्वेश्चन है ये 33। ये जो लिखा है ना, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन लिखा था IVF का। विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉन्यूमेंट एंड स्टेट इज करेक्ट। शेख चिली का टूम हरियाणा में,
चित्रदुर्ग फोर्ट कर्नाटक में, बताओ। रिकॉल करो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके डिफरेंट जो मोड्स होते हैं, जैसे कि आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है ना, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रीजनरेशन, इन सब को रिकॉल करो। देन आपको पता होना चाहिए ए सेक्सुअल में जेनेटिक सिमिलरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेक्सुअल वाले में। शेख चिली का टूम थानेसर हरियाणा में है, ठीक है, और चित्रदुर्ग फोर्ट आपका कर्नाटक में, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज फंडामेंटल ड्यूटीज और ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से मौलिक कर्तव्य कौन सा, ये आपको बताना है। एन इंडियन सिटीजन मस्ट डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये आपको बताना है किस पर्टिकुलर आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है। A parent or guardian must provide opportunities for education to one's child or ward between the age of 6 and 14 years. And an Indian citizen must value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. क्या सही आंसर है बताओ। तो इंडियन सिटीजन मस्ट डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, बिल्कुल सही है। अब फंडामेंटल ड्यूटी की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, तो आंखें बंद करेंगे सभी लोग। सरदार सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस से 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 के थ्रू यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया आर्टिकल 51A में, पार्ट नंबर 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। जिसमें सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने 8 रिकमेंडेशन दिए थे, जिसमें कि सिर्फ 5 ही गवर्नमेंट ने लिए थे। 3 रिकमेंडेशन जिनमें कि कुछ ऐसा था कि भाई जस्टिसिएबल होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी, उसको नहीं लिया। टैक्स भरना ड्यूटी होनी चाहिए, उसको भी नहीं लिया, तो इनको नहीं लिया गया। तो 5 सोरेन सिंह की 5 गवर्नमेंट अपने हिसाब से ड्यूटीज़ को ऐड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन दी लाइन्स ऑफ रशिया से इंस्पायर्ड थी। देन बाद में 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी 11वें नंबर की जोड़ी, जिसमें गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि अपने 6 to 14 ईयर्स के जो वार्ड हैं उनको बच्चों को एजुकेशन भी दो, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 51A सब क्लॉज ह्यूमनिज्म H में दिया हुआ है, ठीक है। ये सबसे आखिरी वाली है क्योंकि यही 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से जोड़ी गई थी, बाकी सब 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी। तो ये 51A है 11वें नंबर की, और इंडियन सिटीजन मस्ट वैल्यू प्रिजर्व कम रिच। तो इसमें हम फोर्ट याद करते हैं, फोर्ट मतलब किला, और किला है 51A सब क्लॉज F में। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर थर्ड, ओके। 35 तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ये आपकी सारी ड्यूटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला, to abide by the constitution, respect its ideal institution, national flag and anthem, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity, ठीक है। ये सब याद करवाया भैया। ये ए है, ए कैसे ऐसे याद करना है, एंथम, ठीक है। बी, बापू और भगत सिंह, उनके आइडियल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और सी में 3 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। ये सी है, सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी। डी से डिफेंड द कंट्री एंड अंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। और ई में क्या दिया हुआ है, ई में आपका, ई का मतलब है, ई में अगर बात करेंगे तो ई से हमने इक्वालिटी याद रखा था, और ई से 5 उंगलियाँ, यानी हारमोनी और कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है, और इक्वालिटी मतलब वो प्रैक्टिसेस छोड़नी है जो डेडिकेटरी डिग्निटी ऑफ वेमेन को। एफ से हमने फोर्ट याद किया था, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जी से क्या याद किया था, ग्रीनरी, तो ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और ये बताइए कि क्या ये फॉरेनर्स के लिए भी एप्लीकेबल होती हैं या नहीं होती। एच से ह्यूमनिज्म। आई से हो जाएगा आपका एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, हमने पढ़ा था, दैट इज़ वायलेंस। और जे से हो जाएगा आपका, 10वें नंबर की ड्यूटी है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स, मतलब जडेजा की तरह बनना है ना, जडेजा की तरह बनना है कि हर स्फीयर में आपको क्या करना है, हर स्फीयर में एक्सीलेंस की ओर भागना है, दैट इज़ बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, मतलब उस तरह से हम बस रिलेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो जे से जडेजा याद हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन करिए। बाराबती फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है, केरला, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो बाराबती फोर्ट आपको पता होना चाहिए, इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे जिनका नाम था अनंग भीमदेव द थर्ड, उन्होंने बनवाया था इसको 1229 AD में। पिछली बार IBSA में पूछा जा चुका है। 1229 ईस्वी में अनंग भीमदेव जो थे द थर्ड, उन्होंने बनवाया था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे ये। व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइन बाय द मुस्लिम लीग एंड द INC, अभी किया है हम लोगों ने 1916 में। किसने प्रिसाइड किया था इस सेशन को, अंबिका चरण मजूमदार ने। सूरत में जो स्प्लिट हुआ था उसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने, बोस ने नहीं, रास बिहारी घोष ने।
और वही फिर एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर साथ में आते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स का रियूनियन होता है, प्लस लखनऊ पैक्ट जो मुस्लिम लीग और आईएनसी ने जॉइंट डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने। ये जो बुक है एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ इज़ बेस्ड ऑन हुज बायोग्राफी, बताइए। तब तक मैं अपना थोड़ा सेटअप को मॉडिफाई करता हूँ। हो सकता है वॉइस जाए तो मुझे बता देना अगर वॉइस जाए तो, ठीक है। तो क्या है ना, पीठ काफ़ी दर्द करने लगती है, फिर बैठा नहीं जाता है। चलो, तो किसी को तगड़ी मिर्ची लगी है, ग्रेट। क्या हो गया? आई बेट यू नो दिस व्हाट। क्या भाई? चलो, तो एन एक्सटर्नल लाइफ किसकी है? मनोहर पर्रिकर की, ठीक है। अच्छा बताओ कि नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? रुको, नेल्सन मंडेला का बताओ, दलाई लामा का बताओ, बराक ओबामा का बताओ, ठीक है। एंड जो चलो, तो अगर बात करें नेल्सन मंडेला का क्या नाम है, मतलब उनकी ऑटोबायोग्राफी का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी है? दलाई लामा की है, ठीक है। एंड एन ऑटोबायोग्राफी किसकी है बताइए। और अगर बात करेंगे बिकमिंग, तो ये मिशेल ओबामा की है, ओके। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, ओके। एंड अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरव गांगुली। एंड आपको बताना है प्लेइंग इट माई वे किसकी है? प्लेइंग टू विन अलग है, वो है साइना नेहवाल की। और प्लेइंग इट माई वे किसकी है? सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पाइरोगैरा ये किस तरह का एल्गे है? रेड एल्गे है, ब्राउन एल्गे है, वाइट एल्गे तो होता ही नहीं है, ठीक है, या फिर ग्रीन एल्गे है, बताओ। चलो भाई, तो ये स्पाइरोगैरा जो है एक तरह का ग्रीन एल्गे है, चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 4, इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो ध्यान रखना है आपको, इसमें कौन सा होता है, याद करो ये क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन होता है। ग्रीन एल्गे की अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे इसमें क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, जिसको सुपर फूड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, वो आ जाएगा आपका। हिलोथ्रिक्स, उलवा, कारा, क्लैडोफोरा, ये सब आ जाता है। ब्राउन में कौन आता है? लैमिनेरिया, केल्प, सरगैसम, ठीक है, याद है सरगैसोसी। कहाँ है सरगैसोसी, बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। रेड एल्गे में कौन आता है? रेड एल्गे में जेलिडियम आता है। अच्छा, आपने एक जली का नाम सुना होगा, जली का नाम है क्या नाम था उसका? अगर जली, ठीक है। अगर जली जो है आपकी एक तरह की रेड एल्गे ही, ध्यान रखना, ठीक है। तो जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? आपके क्या बोलते हैं? रेड एल्गे के, ठीक है। इसको बोलते हैं रोडोफाई के, इसको बोलते हैं फाइयोफाई के, इसको बोलते हैं क्लोरोफाई के। याद रहेगा, क्लोरोफाई के, फाइयोफाई के, रोडोफाई के, भूलना नहीं है आपने ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू हर्ष चिन्ना मोघा मोर्चा। ये क्या है? इट वॉज एन एग्रारियन रिवोल्ट लॉन्च्ड इन जून 1946 by remodeling the canal outlets under the leadership of the Communist Party.
द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिक्रीज द सप्लाई ऑफ इरीगेशन वाटर टू फार्मर्स। दोनों ही सही हैं आपके, ठीक है। 1946 में हुआ था ये, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। हर्षल से आप हर्षवर्धन को रिकॉल करो, ठीक है, जिन्होंने कन्नौज पे रूल किया था। पहले उनकी कैपिटल जो पुष्यभूति डिनेस्टी से थे, जिनकी पहले थानेसर थी, देन बाद में कन्नौज या कन्नौज बन गई थी कैपिटल, है ना। और ह्यून सांग उनके कार्यकाल के टाइम पे आया था। 606 से लेकर 647 तक रूल किया था। बाण भट्ट ने उनकी ऑटोबायोग्राफी हर्षचरित्र लिखी थी। उन्होंने खुद रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा लिखी थी, ये आपको बताना चाहिए। डैश इज composed of unspecialized living cells with relatively thin cell walls, intercellular spaces present in soft parts of the plant। ये भी आपका PYQ है। स्क्लेरेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, कॉलेनकाइमा, कौन सा है बताओ इसमें। तो हमें पता है कि हमारे जो प्लांट टिश्यूज होते हैं, लेट मी राइट इट हेयर, कि जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो मेरिस्टेमेटिक और एक होते हैं परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो अगर बात करेंगे किसकी, मेरिस्टेमेटिक की, तो मेरिस्टेमेटिक भी 3 तरह का होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी। ठीक है। एपिकल इंटरकैलरी क्या करता है, ये दोनों ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और लेटरल किस में हेल्प करता है, ये भी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन ये क्या करते हैं, हाइट बढ़ाते हैं। लेटरल क्या करता है, गर्थ ऑफ स्टेम, विड्थ बढ़ाता है। और गर्थ यानी साइड में प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है। एपिकल की अगर बात करेंगे तो टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। टिप्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे, एक सेकंड रुकना, ठीक है। टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स में प्रेजेंट होता है एपिकल। ये क्या होता है, डिवाइडिंग सेल से बना हुआ होता है आपका, जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होता है। देन प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से जब सेल डिवाइड करना बंद कर देती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द परमानेंट वाला। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ध्यान रखना, दे लैक वैक्यूल्स, इनमें वैक्यूल नहीं होता है। एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है इनमें। परमानेंट अगर बात करेंगे तो इनको फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में अगर बात करेंगे तो इसमें आते हैं पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा की अगर बात करेंगे तो ये फूड का स्टोरेज करता है, थिन सेल वॉल होती है इसमें, ठीक है। इसी का पार्ट होता है एरनकाइमा, जो फ्लोट करने में, जो एयरी स्पेसेस प्रोवाइड करता है, जो फ्लोट करने में हेल्प करता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन इसके बाद अगर बात करेंगे कॉलेनकाइमा, तो कॉलेनकाइमा ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके बारे में ध्यान ये रखना होता है कि इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर में। यह स्क्लेरेनकाइमा जो है रिजिडिटी और टफनेस प्रोवाइड करता है। कॉम्प्लेक्स में आते हैं हमारे जाइलम और फ्लोएम, वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है। फ्लोएम आपका फूड का कंडक्शन करता है। जाइलम की अगर बात करेंगे तो इसमें जाइलम पैरेनकाइमा को छोड़ के सारे डेड होते हैं। और फ्लोएम में बात करेंगे, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारे लिविंग होते हैं। सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ये सब फ्लोएम के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल विद रिलेटिवली थिन सेल वॉल, इंटरसेलुलर स्पेस है, तभी तो एरनकाइमा बोलते हैं इसी को। जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस होती है उसी को एरनकाइमा बोलते हैं, और पैरेनकाइमा का पार्ट होता है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 ये क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल की भूसी, जो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की, उसमें होता है ये, ओके। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और कॉम्प्लेक्स में तो जाइलम फ्लोएम आते हैं। जाइलम कैसा होता है, जाइलम और फ्लोएम में जरा बताओ टू वे कौन होता है। यंग टर्क के नाम से किसको जानते हैं, यंग टर्क, चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, ठीक है, भगत सिंह वाले वो नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो 1900 एक ही साल रहे थे शायद, कब, आई थिंक 90 से 91 के बीच में, ऐसा कुछ था इनका टाइम पीरियड, ठीक है, चंद्रशेखर का। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की।
लोकमान्य के नाम से जानते हैं। मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर निकाले, मराठा इंग्लिश में, केसरी मराठी में। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला था वैलेंटाइन चिरोल ने इनको, ठीक है। इन्होंने गणपति शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करे 1890 में। इनकी अगर बात करेंगे, होम रूल लीग 1916 में, 1916 में होम रूल लीग का गठन किया जिसका हेडक्वार्टर पूना था। 1916 में अन्नी बेसेंट ने भी बनाई थी लेकिन उसका हेडक्वार्टर मद्रास में था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र के पूरे इलाके में था बट बॉम्बे सिटी में नहीं थे, ये ध्यान रखना, इनका जो होम रूल लीग था। बाकी तो हमने देख ही लिया है, और ये एक एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। चलो अगला करिए, बफरिंग एजेंट्स ऑफ सॉइल। विलगैक्स बोल रहे हैं रोड समथिंग रिलेटेड टू गीता, यस। एक्चुअल में ही रोड आर्कटिक होम टू वेदास, ठीक है। स्पीड अप करिए सर, बेटा रुक जाओ, तसल्ली ले जाओ, इंसान ही है। हाँ आंसर 1 और 2 होगा, कार्बोनेट और फॉस्फेट। आर्सेनेट जो होता है ये पोल्यूटेंट होता है। बताओ। दक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? 5, 8, 6 या 3? तो दक्कन का पठार 8 राज्यों में फैला हुआ है। कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिल, कर्नाटक एंड केरला, ठीक है। ये तो 6 ही हुए। और कहाँ कहाँ फैला हुआ है? डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो बताओ। डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है, एंड तमिल हो गया, ये पूरा वाला बेल्ट हो गया, केरला हो गया, कर्नाटक हो गया, ठीक है, गोवा होगा आपका, ठीक है, गोवा होगा, और एमपी जो आपका ये गुजरात वाला पोर्शन है, ठीक है, वो होगा उसमें कुछ। तो 8 स्टेट होंगे टोटल जहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू फैला हुआ है। और डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको कौन सी तरह की सॉइल देखने को मिलती है, कौन सी मिट्टी है? तो मिट्टी ध्यान रखना है यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, जिसको कि रेगर के नाम से जानते हैं, जो कॉटन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी बेस्ट सूटेबल होती है, ठीक है। एंड ये इम्परमेबल सॉइल होती है, यानी वाटर जल्दी से परकुलेट नहीं करता है। सेल्फ फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, नहीं जब ये ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और जब ये मॉइस्ट होती है तो काफ़ी स्टिकी हो जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा 8, 44। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू दी गोगोना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा सही है गोगोना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में? इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंडियन रूरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे सिंपल है और सबसे स्मॉल छोटा है। मणिपुर में ओरिजिनेट हुआ, गलत है। असम में ओरिजिनेट हुआ, बिहू फेस्टिवल होता है वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे स्टेट गलत है। ये आईबी का ही अगेन प्रीवियस ईयर है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेट में थोड़ा सा वो चेंज कर दे रहा है, ठीक है, करता है चेंज, तो दूसरा गलत होगा। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द म्यूजिकल कल्चर ऑफ द मैती कम्युनिटी, ये भी गलत होगा, बिकॉज मैती मतलब मणिपुरी, ठीक है, उसी कम्युनिटी की बात हो रही है, और क्योंकि मणिपुर में तो ओरिजिनेट किया ही नहीं है, तो आंसर यहाँ पर 1 2 4 गलत होगा, तो अपने आप ही 1 और 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 45 ये इंग्लिश या हिंदी में आप, ठीक है, इंग्लिश हिंदी क्या ही है। अब चालकोलिथिक कल्चरल साइट्स हैं, देन रिवर्स से मैच करवाना है आपको, करवाइए। तो अहर बानस गिलुंद कल्चर राजस्थान, 4 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ख़त्म। B3 कयाथा, कयाथा कल्चर, ये एमपी के रीजन में आपको देखने को मिलेगा। काली सिंध, काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है बताओ कमेंट में। सवालदा, ताप्ती और मालवा की अगर बात करेंगे तो मालवा आपका नर्मदा। तो 4 3 1 2 यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका है जब हड़प्पा का टाइम पीरियड चल रहा था तो चालकोलिथिक यहाँ पर चला। आप चालको मतलब कॉपर एज, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाई द ह्यूमंस, है ना। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कंट्री साइप्रस, और साइप्रस का जो भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी मोदी जी को मिला था, उसका नाम बताना है आपको। तो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर हो जाएगा ये,
ठीक है। आहार बानस गलिंद कल्चर, कयाथा मालवा कल्चर और ये जॉर्वे कल्चर है जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, जॉर्वे कल्चर। ठीक है, ये आपका जॉर्वे जो साइट है वो प्रवरा नदी, प्रवरा ध्यान रखना, प्रवरा नदी के बैंक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चंबल की ट्रिब्यूटरी, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें चंबल खुद, चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। चंबल की ट्रिब्यूटरी है काली सिंध, पार्वती, छिपरा, ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। चंबल किसके लिए जानी जाती है? गली इरोजन के लिए, जो रेवाइन क्रिएट करती है, जो बैडलैंड टोपोग्राफी क्रिएट करती है। निकलती कहाँ से? मऊ प्लेट्यू से निकलती है। मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड कैटेगरीज अंडर द चोला डायनेस्टी। चोल वंश के अंतर्गत भूमि श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। ब्रह्मदेव, देवदान, विलन वगैरह। तो ब्रह्मदेव जो ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट करी जाती थी उसको बोलते हैं। देन देवदान जो देवों को, दैट इज टेम्पल को लैंड डोनेट करी जाती है। विलन वगैरह अगर बात करें तो नॉन ब्राह्मण्स को। 3, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। और पल्ली छंदम वो होती थी जो जैन मंक्स को डोनेट करी जाती थी, पल्ली छंदम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2। चोलास के लैंड डोनेशन होते थे, चोला के टाइम पे टैक्स लगता था वेट्टी और कदमई। वेट्टी होता था आपका फोर्स लेबर के फॉर्म में, और ये लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में होता था। देन आपको बताना है आदि मई कौन होता था इनके टाइम पे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि वेल्लालर कौन होते थे? वेल्लालर होते थे जो बहुत जिनके पास ज़मीन होती थी, उनको वेल्लालर बोलते थे। याद कैसे रखेंगे? वो लोग वेल्ले घूमते थे क्योंकि उनको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं थी। आदिमई या कदई सियार जो होते थे ये मैनुअल वर्क किया करते थे, मैनुअल वर्क किया करते थे, एकदम लोवेस्ट लेवल पे थे आदिमई और कदई सियार। वेल्लालर कौन थे? रिच पेजेंट थे, अमीर किसान थे, रिच पेजेंट्स। ठीक है। उज़ावुर कौन थे? उज़ावुर ये कौन थे? ये लैंड ओनर्स हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उज़ावुर। ठीक है, काराकोरम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा सही है। पढ़िए और बताइए। काराकोरम माउंटेन रेंजेस ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज इट्स कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना। तो अगर आप काराकोरम की यहाँ पर पोजीशन देखेंगे तो इंडिया चाइना नहीं, पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है, तो पहला गलत हो जाएगा आपका। इट सर्व्स एज अ वाटरशेड। वाटरशेड का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन होगा यहाँ पर, और मतलब इट सर्व्स एज अ वाटरशेड मतलब डिवीजन फॉर द बेसिन्स ऑफ द इंडस एंड द यारकान रिवर। बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सही होगा। ठीक है, दूसरा सही होगा। देन यरकान, इफ नॉट रॉन्ग, ये आपकी चाइना में रिवर है। ठीक है, जहाँ पर ये मुस्लिम्स नहीं रहते हैं, जिनजियांग प्रोविजन, जहाँ पर यूगर ये मुस्लिम्स रहते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर बहती है यरकान। द बॉर्डर ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान अलॉन्ग विद अफगानिस्तान एंड ताजिकिस्तान ऑल कन्वर्ज विद इन दी काराकोरम सिस्टम। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा तीसरा यहाँ पर सही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो पुराना वाला, पिछला वाला था। यहाँ पर मैंने कुछ पूछा तो नहीं था, और एक चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, मूवेंदर कौन होते थे? हु वर मूवेंदर? जैसे हमने बताया आपको कि भाई आदिमई कदई सियार, ठीक है, लैंडलेस लेबरर हो गए, वेल्लालर, बहुत सारी इनके पास ज़मीन है। उज़ावुर अगर बात करेंगे तो ये एक तरह से उज़ावुर लैंड ओनर नहीं, लैंड ओनर तो आपको वेल्लालर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिखिएगा ऑर्डनरी जो प्लो मैन होते थे। ठीक है, जो हल वगैरह चलाते थे। ओ हल चलाए तूने। ठीक है, तो मूवेंदर होते थे जो 3 चीफ थे, चेरा, चोला, पांड्या, उनको 3 मूवेंदर बोला जाता था। ठीक है। 48 R.V. राघवन वॉज अ चेन्नई बेस्ड म्यूजिशियन हु प्लेस्ड मृदंगम। ये भी आपका PYQIB का। उस्ताद असद अली खान वॉज अ फेमस एक्टिव रुद्र वीणा प्लेयर एंड द मास्टर ऑफ वन ऑफ द 4 स्कूल्स ऑफ ध्रुपद, द खांडेर स्कूल। शिव कुमार शर्मा अ फेमस संतूर प्लेयर वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 2005। अच्छा, ये तो सही है। अब देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, पूरा स्टेटमेंट गलत नहीं है। यहाँ पर तक सही है, संतूर प्लेयर हैं, बिल्कुल सही है, थे, मतलब डेथ हो चुकी 2022 में। लेकिन पद्म विभूषण 2005 में नहीं, 2001 में मिला है। तीसरा गलत, गया। ठीक, 1 2 अपने आप से ही हो गया। चौथा टेस्ट करना है। TH विनायकरम इज़ एन इंडियन
परकशनिस्ट हु प्लेस घटम नोन एज गॉड ऑफ घटम। बिल्कुल सही है, हमें पता है इनको और किस नाम से जानते हैं, विक्कू विनायकरम के नाम से जानते हैं। TH विनायकरम हो गए, EM, ठीक है, ये जितना भी विनायकरम सर नेम आपको दिखेगा ये सब घटम से एसोसिएटेड हैं। घटम एक तरह से घड़े टाइप का होता है, उसको बजाया जाता है, और जब किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सरफेस को मार के उसको बजाया जाता है स्ट्राइक करके, तो उसको परकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1, 2 एंड 4। 49th क्वेश्चन है, अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया इज नोन एज। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित पानी को बहा देती है, उसे क्या कहते हैं? डेंडेटिक एरिया, कैशमेंट एरिया, वाटरशेड या ड्रेनेज बेसिन। तो कलेक्ट करती है, ठीक है, वाटर को कलेक्ट कर रही है, कैशमेंट एरिया बोलते हैं। काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है ड्रेनेज बेसिन से। अब अंतर क्या होता है समझो। जैसे कि अगर तुम देखो रिवर अगर निकलती है तो एक झरना है, वहाँ से आ रहा है उसका पानी। ऐसा तो है नहीं कि वहीं से पानी आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक लेक है, उससे कुछ पानी गिर रहा है, उससे कुछ पानी आ रहा है इसका, ठीक है, वहाँ से इसका कुछ इसका पानी आ रहा है। देन इसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ से एक झरना है, वहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे एक झरना है, वहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है, इस तरह से पानी आ रहा है, मिल रही, ठीक है। तो इस तरह से रिवर अपने वाटर को कलेक्ट कर रही है, इसको बोलते हैं कैशमेंट एरिया। ना व्हाट इज़ ड्रेनेज बेसिन? ये रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई, ये जो पूरा एरिया होता है दैट इज कॉल्ड एज ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। चलो भैया 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन पे आ चुके हैं, आधे उस पर। कंसिडर द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। It was a political organization founded by Indian nationalists to foster nationalism and obtain Japanese support for the Indian independence movement. बिल्कुल सही है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ओके ओके ओके, देखो दो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी अगर मैं बात करूँ। एक तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग थी वो तो क्या बोलते हैं, रास बिहारी बोस ने 1942 में बनाई थी 1942 में, और एक जो थी वो 1928 में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग थे इसमें, ठीक। तो इसमें वो भी पता होना चाहिए मतलब कौन से किसका। तो इट वाज ये फाउंडेड 1928 वाला तो सही होगा। ये 1928 में बोस जी ने ही बनाई थी, बोस नेहरू ये सब थे। 1942 में बनाई थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है, पहला वाला भी सही होगा, दोनों सही हैं, बोथ A1 and 2, ठीक है। अब आते हैं 51 पे, और अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है, करो जल्दी से। HRA को किसने फाउंड किया, कब फॉर्म हुई? 1924, कानपुर। अशफाकुल्ला, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। सत्यनारायण, परसों क्लास होगी इसकी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो राम प्रसाद बिस्मिल विल दी करेक्ट आंसर। 1924 में बनी थी HRA। 1925 में इन्होंने अंजाम दिया था काकोरी ट्रेन इंसिडेंट को, ठीक है, काकोरी ट्रेन रॉबरी को। देन इसके बाद इनमें से काफ़ी लोगों की अरेस्ट हो गई, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर एक बड़ा नाम था सचिन सान्याल जी का भी, ये भी मेन फाउंडर थे HRA के। इनमें से कुछ लोगों की अरेस्ट हुई, कुछ लोग भागे, कुछ लोगों की मतलब फांसी की सज़ा हो गई। उसके बाद ये लोग दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद, अगर आपने भगत सिंह जी की मूवी देखी होगी तो उसमें है सब ये दिखाया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु,
ये सब लोग फिर से ऑर्गेनाइज होते हैं और फिर से HSRA बनाते हैं अभी, है ना। भगत सिंह आपने उस मूवी में देखा होगा, बोलते हैं कि भाई अगर वो लोग नहीं रहे तो क्या हुआ भाई, ऐसे थोड़ी ना, उनका जो आइडिया है वो थोड़ी ना मर सकता है, लोगों को मारा जा सकता है लेकिन आइडिया को नहीं। तो HSRA 1928 में बनती है, 1928 में। कहाँ बनती है? फिरोज शाह कोटला में बनती है, और उसमें जो मेन फाउंडर थे वो चंद्रशेखर आज़ाद थे। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर इन्होंने थोड़ा सा इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन दिखा है। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन में जैसे कि इन्होंने 1928 में, अगर आपको याद हो तो, सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी गलती से। स्कॉट को मारना चाहते थे लेकिन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। स्कॉट ने एक्चुअल में लाठीचार्ज किया था लाला लाजपत राय पे, तो उनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी ने सॉन्डर्स की हत्या करी। देन 1929 1929 में इन लोगों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधानसभा में बॉम्ब फेंका। क्यों फेंका? टू मेक द डेफ हेयर, यानी कि जो बहरे हो गए अंग्रेज उनको, ताकि सुनाई पड़े कि हमारी डिमांड क्या है। क्या डिमांड थी? कि एक तो जो पब्लिक सेफ्टी बिल है, ठीक है, उसको वापस लिया जाए। मेनली तो पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें क्या, और ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और जो ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल था। पब्लिक सेफ्टी बिल में ये था कि किसी को भी डिपोर्ट किया जा सकता है इंडिया से, मतलब अगर कोई फॉरेनर आया इंडिया से और अगर अब अंग्रेजों को ऐसा लग रहा है कि ये तो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा है, तो फिर इसको डिपोर्ट किया जा सकता है। इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, और द दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ दूँ, दैट इज़ इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग। ठीक, तो यहाँ पर पहला जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ये 1761 में हुआ, जहाँ पर मराठास को अफगान फोर्सेस लेड बाई अहमद शाह अब्दाली ने हराया। नादिर शाह की लूट 1739 में हुई। इस समय मुगल रूलर कौन था? इस समय मुगल रूलर आपका था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। इम्पीचमेंट ऑफ वॉरेन हेस्टिंग कब होता है? 1789, ठीक है। एंड दीवानी ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, ये होता है 1765 में, 1765 में। कौन सी ट्रीटी होती है? इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है। इलाहाबाद की ट्रीटी होती है 1765 में। बैटल ऑफ बक्सर के तुरंत बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये ट्रीटी साइन कौन करता है? तो ये ट्रीटी एक्चुअल में जो क्लाइव है वो करता है, ठीक है। तो दीवानी और जो आपके फौजदारी हैं वो सब उनको काम अलग कर देता है। दो अलग अलग ट्रीटी साइन होती हैं, एक तो मुगल रूलर शाह आलम सेकंड से एक ट्रीटी, और एक शुजाउद्दौला से। मीर कासिम तो भाग ही गया था, ठीक है। अलग अलग ट्रीटी से वो साइन होते हैं, जिसको हम इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जानते हैं। और इसी में ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, दीवानी राइट्स ले लिए थे, ठीक है। मतलब एक तरह से दोनों ही राइट्स ले लिए थे। इसमें क्या था, दीवानी राइट्स में ये था कि रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे, आपको इतना दे देंगे, थोड़ा सा हिस्सा आपको दे देंगे। और फौजदारी में क्या था कि जो भी पुलिस वाले एक्शंस हैं वो हम परफॉर्म करेंगे आपके लिए, और उसके लिए आप हमें पे करोगे, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का प्रोविजन थे। तो अब यहाँ पर हमें ऑर्डर में लगाना है, तो 2 पहले आ जाएगा, देन 1, देन 4 एंड देन 3। सही है, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए। इसी को बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। जो डुअल गवर्नमेंट है बंगाल में वो इलाहाबाद ट्रीटी के बाद आई, जिसको 1765 में, जिसको वॉरेन हेस्टिंग ने ख़त्म किया था 1772 में। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने डुअल जो गवर्नमेंट है बंगाल में उसको ख़त्म करने का काम किया था। 53rd, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दैट इज MPI, कंस्ट्रक्टेड बाई द नीति आयोग, द एजुकेशन डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाई द पैरामीटर्स पर्टेनिंग टू। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे, ठीक है, MPI की, तो ये UNDP रिलीज़ करता है अगर हम ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें तो, ठीक है। लेकिन ये है नेशनल वाली, जिसको कि नीति आयोग रिलीज़ करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 ही डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि ग्लोबल जो हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकलती है उसमें भी 3 ही होती हैं। शी करके याद करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, 3 ही याद करते हैं हम। अब इसमें ये पूछा गया है कि एजुकेशन किसके तहत क्या आता है, तो हेल्थ में आता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस मोर्टेलिटी, मैटरनल हेल्थ। और स्कूलिंग में देखेंगे तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस आएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स और बैंक अकाउंट, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्कूल अटेंडेंस और ईयर ऑफ स्कूलिंग आएगा, लिटरेसी रेट नहीं आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 and 2 ओनली। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने डायमेंशंस हैं, तो एक 3 इसमें हैं, 2 5 और इसमें 7 होंगे, 3 3 6 और 7, 12 इंडिकेटर होते हैं। 3 डायमेंशन होते हैं, 12 इंडिकेटर होते हैं। लेकिन जो ग्लोबल वाला होता है उसमें 3 डायमेंशन होते हैं ये वाले, और 10 इंडिकेटर होते हैं।
इसमें से फॉल्स फ्रूट कौन सा है, इनमें से कूट फल या आभासी फल कौन सा है, पीच, बनाना, एप्पल या एप्रिकॉट। तो फॉल्स फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट होता क्या है? तो एक फ्रूट, ट्रू फ्रूट वो होता है जो ओवरी से बनता है। फ्रूट कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मेरी ड्राइंग तो आपको पता है माशाल्लाह है ही, तो थोड़ा सा, अरे यार ड्राइंग नहीं बनती यार मेरे से, थोड़ा सा, हाँ, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, ये ओवरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा फर्टिलाइजेशन सिखा रहा हूँ आपको बस, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है फिलामेंट, यहाँ पर होता है एंथर, यहाँ पर लगे होते हैं एंथर पे पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये रहा फिलामेंट, ये है एंथर, और ये हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, स्टेमेन, ठीक है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर का, ठीक है। स्टेमेन हो गया ये। देन ये क्या होगा, ये जो पॉलन ग्रेन है ये किसके पास जाएंगे, यहाँ पर होता है आपका, ध्यान रखना इस तरह से लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये होता है आपका स्टिग्मा, जो स्टिकी पार्ट होता है। ये होता है स्टाइल, और ये होता है पूरा ओवरी जिसमें ओव्यूल लगे होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों मिलके बनते हैं क्या, ये मिलके बनते हैं पिस्टल, तीनों मिलके बनता है पिस्टल, जिसको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ दी, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दी फ्लावर या प्लांट बोलते हैं। देन ये यहाँ से यहाँ जाएगा स्टिग्मा के पास, जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं, जो हवा, पानी, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। हवा से एनिमोफिली बोला जाता है, पानी से हाइड्रोफिली बोला जाता है, इंसेक्ट से एंटीमोफिली बोला जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ओवरी फ्रूट बन जाता है, ये ओव्यूल सीड बन जाते हैं, दिस इज़ अ ट्रू फ्रूट। लेकिन एप्पल जैसे है, ठीक है, जो, सॉरी ये बनाना लगा दिया मैंने, जो एप्पल है जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3, इसमें सिर्फ ओवरी नहीं है बल्कि जो थैलेमस वाला पार्ट होता है वो फ्रूट बनता है। थैलेमस, ओवरी अगर आप देखो कांटों के बीच में जो दिखता है दैट इज़ ओवरी। तो ओवरी फ्रूट ना बन के थैलेमस वाला जो पार्ट है वो बनता है, ठीक है। जैसे कि आपका अगर मैं बात करूँ तो जो कैशिव है, ठीक है, जो काजू है, वो भी आपका फॉल्स फ्रूट ही है। बात है ना बनाना की, तो ये मैंने आपको बताया था ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। पार्थेनोकार्पिक, अच्छा नहीं बताया था शायद, पार्थेनोजेनेसिस नहीं देखा था, तो ये पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक का मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो वो बनाना है आपका, हो गया। सीडलेस फ्रूट है ना, सीडलेस फ्रूट है, नहीं तो अगर फर्टिलाइजेशन होता तो सीड भी होता। RBI publishes figures for 4 alternative measures of money supply with M1, M2, M3, M4 in the context of which of the following is called as narrow money। तो ये मॉनेटरी इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ, ये हिंदी में है, सॉरी ये हिंदी में है, हिंदी में नहीं है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर M0, M1, M2, M3 और M4, ठीक है। तो M0 की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, तो करेंसी इन यूज़ प्लस डिपॉजिट्स विद RBI। अभी इसको मैं बताऊंगा, तो बस देखते जाओ यहाँ पे, ठीक है। 2 तरह की करेंसी इन यूज़ होती है, एक तो वो करेंसी जो लोगों के पास है और एक वो जो बैंक के पास है, ठीक है। तो इसमें हम लेते हैं करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक। शॉर्ट तरीका भी बता दूंगा याद करने का, आराम से याद हो जाएगा। डिपॉजिट विद RBI 2 तरह के होते हैं, एक तो बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। यहाँ पे लेना होता है मैं अदर डिपॉजिट विद RBI, अदर डिपॉजिट विद RBI। क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है। और यहाँ पर और क्या ले लेंगे हम, डिमांड डिपॉजिट ले लेंगे बैंक के। M2 में M1 उठा लो प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स उठा लो, ठीक है। M3 में अगर बात करेंगे तो M1 उठा लो प्लस टाइम या टर्म डिपॉजिट उठा लो। M4 में क्या है, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, तो ये है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक। और इसमें से जो M0 है, ठीक है, जो M0 है इसको हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी के नाम से जानते हैं, हाई पावर्ड मनी या रिजर्व मनी, ओके। M1 जो होता है ये नैरो मनी होता है, M3 जो होता है ये ब्रॉड मनी होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, कई बार M1 प्लस M2 को नैरो मनी लिख देता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट में आपको बताना है कि कौन ज़्यादा लिक्विड है,
पूछ रहा नैरो मनी क्या है, तो वही है M1 और M2 दोनों ही है, ठीक है। ये IB का अगेन प्रीवियस ईयर है और उसने M1 M2 दोनों को माना है नैरो मनी। ओके, आगे बढ़ जाएं अभी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्या मैंने पूछा था आपसे, हाँ दोनों में ज़्यादा लिक्विड कौन है, डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा लिक्विड है। करेवा के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दीज आर दी लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लेस्टोसीन पीरियड, दीज आर फाउंड अलॉन्ग विद द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, करेवाज आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन आलमंड एंड वॉलनट। तो करेक्ट कौन सा है बताओ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलो, तो करेवा क्या होते हैं, करेवा एक तरह के वही आपके प्लेस्टोसीन पीरियड के लेकिस्ट्रीन डिपॉजिट्स होते हैं एंड आपको कश्मीर हिमालयाज में देखने को मिलेंगे। दे आर फाउंड अलॉन्ग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल, ये भी सही है। करेवा आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन आलमंड एंड वॉलनट, तीनों सही है यहाँ पर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और करेक्ट, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, ठीक है। कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेंगे और बस चलिए आगे बढ़ते हैं। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से उधारकर्ता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, इट इज़ करेक्ट बिकॉज 3 लाख से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए अगर आपको माइक्रो फाइनेंस के लिए माइक्रो फाइनेंस के तहत लोन अवेल करना है तो। द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन बियॉन्ड अ लिमिट, यस 1 लाख से बियॉन्ड आप लोन नहीं ले सकते हैं, ये भी सही है। द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर अ कोलेट्रल, गलत है बिकॉज यहाँ पे कोलेट्रल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि तीसरा वाला गलत होगा, यानी बोरोवर कैन रिफ्यूज़ टू ऑफर अ कोलेट्रल। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NBFC इज़ नॉट करेक्ट, तो NBFCs के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ट्रू। NBFC कैन नॉट गिव लोन्स, रॉन्ग, लोन तो दे ही सकते हैं ना, भाई डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट इशू चेक्स डॉन इन देमसेल्व्स, ट्रू, ठीक। कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, तो लोन नहीं दे सकते हैं बिकॉज ये जो पेमेंट वाला सिस्टम होता है, पेमेंट जो सिस्टम होता है उसके पार्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और चेक इशू नहीं कर सकते हैं डॉन एंड देमसेल्फ बिकॉज ये पेमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। NBFC MFI की अगर बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो इनको 2011 में इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, मालेगाम कमेटी का नाम याद रखेंगे व्हेन इट कम्स टू NBFC MFI। और निकले रिक्वायरमेंट कितनी थी, अगर किसी NBFC को NBFC MFI का स्टेटस लेना है तो उसके लिए उसके कितने एसेट्स माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होने चाहिए। एंड डिमांड डिपॉजिट, आई होप यू नो कि भाई जो सेविंग और करेंट अकाउंट का जो पैसा होता है वो डिमांड डिपॉजिट होता है, लेकिन जो FD होती है, फिक्स डिपॉजिट, RD दैट इज़ रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब आता है टाइम या टर्म डिपॉजिट पे। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन, ये रहा हिंदी में सवाल आपका। टिंचर आयोडीन टिंचर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा इनमें से सही है। तो कौन सा सही है, टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन है, बिल्कुल, घाव में भरने काम आता है। अल्कोहल वाटर का मिक्सचर है, बिल्कुल, आयोडीन सल्यूट के तौर पे होता है यहाँ पर, और अल्कोहल वाटर का मिक्सचर होता है जो आपका सॉल्वेंट के तौर पे ऐड करता है। कंसंट्रेशन आयोडीन का बहुत कम होता है, बिल्कुल 4 से 6% ही आयोडीन होता है, तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाते हैं। 59 का आंसर होगा यहाँ पर C3। अगला है 60 नंबर एंड दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ करेक्ट। ओके, 75% 75 सबका सही है, 75% की रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए एंड देन 85% का मेंटेन करना होता है, ठीक है। तभी क्या स्पिन पे लगा लेते हैं मतलब, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल नंबर 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 11 ईयर्स, ठीक है। अगर अनुच्छेद 21 का के तहत बात करें तो उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी होती है सभी को, चिल्ड्रन को। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। तो पहला वाला कैसा होगा, ठीक है।
तो अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज ऑफ 11 ईयर, गलत है, 14 ईयर्स तक है, ठीक है, 14 ईयर्स तक। और इसको किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002 से। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ गॉट एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर तो है ही नहीं। एब्सोल्यूट पावर का मतलब हो गया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि हमें पता है कि आर फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड, दे आर क्वालिफाइड, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें। तो ऐसा नहीं कि कोई सीमा है ही नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि दे कैन बी, फंडामेंटल राइट कैन बी, दे आर नॉट परमानेंट, दे कैन बी सस्पेंडेड एमरजेंसी के टाइम पे। 358, 359 को रिकॉल कर सकते हो। 358 में आर्टिकल नंबर 19 के जो 6 राइट्स होते हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। 359 की अगर बात करेंगे तो उसमें बाकी राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन 2 आर्टिकल हैं जो कभी सस्पेंड हो ही नहीं सकते हैं। खैर सस्पेंशन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन लिमिट होती है। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइन मेंशन इन आर्टिकल नंबर 30, यस, आर्टिकल नंबर 30 में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक 2 तरह की माइनॉरिटीज़ दी हुई हैं। आर्टिकल नंबर 29 की अगर बात करें तो उसमें माइनॉरिटी नहीं बल्कि जो आर्टिकल नंबर 29 है, इट टॉक्स अबाउट एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी हर किसी को उसमें राइट मिला हुआ है। 29 की अगर बात करें, पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाई लॉ एनी कोर्ट अदर दैन द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट, गलत है। पार्लियामेंट एम्पावर कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत रिट इशू करती है, हाई कोर्ट 226 के तहत करती है, ओके, ठीक है, और कोई और कोर्ट भी कर सकती है जिसको अगर पार्लियामेंट क्या करे, ऑथोराइज कर दे तो, ठीक है। तो तीसरा वाला सही होगा, बाकी गलत होंगे, ओके। और 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, 20 और 21। ये रहा अंग्रेजी में, ये रहा हिंदी में। करो, टेम्परेचर इन्वर्जन पे क्वेश्चन है। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन? तो हमें पता है कि ट्रोपोस्फियर में जब ऊपर बढ़ते हैं तो टेम्परेचर घटता है, सिंपल, लेकिन अगर बढ़ जाए तो टेम्परेचर इन्वर्जन कहलाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। क्यों होता है? लॉन्ग विंटर नाइट एक फेवरेबल कंडीशन है, काम एंड स्टेबल वेदर होना चाहिए, काम कंडीशंस होनी चाहिए, काम वेदर होना चाहिए, शांत होनी चाहिए, विंड बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिक्सिंग ऑफ एयर हो जाएगी। किस मिक्सिंग की क्या मिक्सिंग हो जाएगी? तो जो ठंडी हवा होती है वो नीचे होती है, गर्म हवा उसके ऊपर लेटी हुई होती है, और बड़ी स्टेबल कंडीशन होती है ये। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इन्वर्जन फैसिलिटेट स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट पोल्स। पोल्स में नहीं है और हर जगह, गलत बात भाई। एक लॉन्ग विंटर नाइट इसके लिए कंडीशन है। लॉन्ग विंटर नाइट पोल से अच्छा और कहाँ ही मिलेगा तुमको भाई? ठंडे इलाकों में ही लॉन्ग विंटर नाइट मिलेगी ना, कि इक्वेटर पे मिलेगा? तीसरा तो सरासर गलत है, तीसरा गलत, और आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। एंड टेम्परेचर इन्वर्जन प्रमोट्स व्हाट? एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। क्या कंडीशन होनी चाहिए? लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, काम विंड्स होनी चाहिए, एंड क्लीन स्काई होना चाहिए। क्लीन स्काई मतलब होना चाहिए बादल नहीं होने चाहिए, नहीं बादल होगा तो जो हीट रात में एस्केप करती है वापस आ जाएगी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेन ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। When Humayun came to power in 1530, the newly conquered territories and administration were not consolidated. अच्छा, he also confronted the hostility of Afghans, mainly Sher Khan in Bihar at the one hand, and Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, on the other. And the Changthai system were inclined towards him, and the Indian nobles who had joined Babur's service supported Mughals at Humayun's succession. बताइए, तो हुमायूं के बारे में आपको काफ़ी बार आईबी के जो पीवाई की सीरीज़ करवाया था उसमें बता चुका हूँ कि हुमायूं 1530, हुमायूं वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द बाबर। जो बाबर ने तुगलमा टेक्निक लगाई थी, तुगलमा टेक्निक का यूज़ किया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, हराने के लिए किसको? हराने के लिए इब्राहिम लोदी को। तो उसमें राइट वाला जो तुगलमा है वो हुमायूं ही लीड कर रहा था, ओके, हुमायूं वॉज लीडिंग दैट। एंड 1530 में मतलब 4 बेटे थे बाबर के, अस्कर, हिंडल, कामरान और हुमायूं। इसमें से हुमायूं सबसे बड़ा था तो ये थ्रोन पे बैठा था, ठीक है। और 1530 से लेके 1540 तक रहा था, ये 1540 तक रहा था। और जो चांगथाई नोबल्स थे इसके इंक्लाइन नहीं थे, खिलाफ थे इसके, ठीक है, इसके खिलाफ थे, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो सपोर्ट किया था लेकिन बाद में इसके अगेंस्ट हो गए थे चांगथाई नोबल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 and 3, ठीक है। तो हुमायूं की अगर बात करेंगे तो 1539 में और 1540 में इसने 2 बैटल्स लड़े थे। इसमें बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बेलग्राम जिसको बोलते हैं, जहाँ पर शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया था।
शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं इन दीज टू बैटल, जिसके बाद ये ईरान चला गया था, भाग गया था। वहाँ की जो सफ़ाविद डायनेस्टी है वहाँ पर शरण ले ली थी इसने, और फिर वापस जब शेर शाह सूरी की डेथ हो गई तो उसके बाद कुछ टाइम बाद ये वापस लौटा 1555 में, और इसकी 1 साल तक रूल किया और डेथ हो गई इसकी लाइब्रेरी की स्टेज से गिरने की वजह से। देन इसका बेटा अकबर थ्रोन पे बैठता है। ठीक है, यहाँ पर आप शेर शाह सूरी को रिकॉल कर सकते हो, उसकी जीटी रोड को रिकॉल कर सकते हो। फरीद खान उसका ओरिजिनल नेम है, उसका जो सासाराम बिहार में उसकी कब्र बनी हुई है। और शेर शाह की अगर बात करेंगे तो जीटी रोड जो बनवाई थी उसमें सराई बनवाए थे। सराई क्या होते हैं? रेस्टिंग प्लेस होते हैं सराई। ठीक है, चलो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैग आर करेक्ट। कैग के बारे में कौन से यहाँ पर स्टेटमेंट या कथन सही है? ऑफिस ऑफ कैग हैड इट्स बिगिनिंग इन 1919। 1919 में ये ऑफिस शुरू हुआ था, ये आपका पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैग का ऑर्गेनाइजेशन है, हेड्स इज नोन एज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑफिस ऑफ कैग विद इट्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इज अ वास्ट ऑर्गेनाइजेशन बीइंग द सिंगल ऑडिट अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। And CAG was elected for the first time to the Board of Auditors of the UN with effect from July 1991. बताइए, क्या आंसर होगा? पहला वाला तो गलत होगा क्योंकि 1919 में तो शुरू नहीं हुआ ये। 1919 में तो शुरू नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, उससे शुरू हुआ था। किस आर्टिकल में? 148 में दिया हुआ है। ठीक है, सिंगल ऑडिट है, मतलब सिंगल मेंबर बॉडी है, ये आपका सही है। ठीक, देन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैग, ये बिल्कुल हमें पता है, इसको हेड बोलते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का। ये गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का। ये गाइड एंड फिलोसोफर होता है किस पार्लियामेंट्री कमेटी का? पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइड एंड फिलोसोफर होता है ये कैग। अभी कौन है कैग, जरा बताइए। ओके ठीक है, तो पहला गलत होगा, 2 3 सही होगा, तो 4 को गलत होना ही पड़ेगा। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जिसको मोंटेग्यू केल्फोर्ड फॉर रिफॉर्म्स नाम से जानते हैं, उसको आप रिकॉल करो। इसने क्या किया था? इसने सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया था। इंट्रोड्यूस तो मॉर्ले मिंटो ने किया था 1909 में, इसने एक्सटेंड किया था एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन इन सबको। और क्या किया था? प्रोविंसेस में डायरकी लेके आया था, बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेके आया था सेंटर में। इस सब को रिवर्स करने का काम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, जिससे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट लिया है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट यहीं से लिया है हमने। तो इसने क्या किया था? प्रोविंसेस से डायरकी को हटाया था, सेंटर में लेके आया था, और प्रोविंसेस में, सब में नहीं, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में क्या दिया था? बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया था। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहले अगर हम बात करें कैग कौन थे हमारे देश के? वी नरहरि राव थे। और अभी कौन है? अभी हैं संजय मूर्ति। क्या ये है? ठीक है, 64 है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष का इसमें से कौन सा नहीं लिखा है? सरिपुत्र करना नहीं लिखा है, बुद्ध चरित्र नहीं लिखा, सुंदर नंद नहीं लिखा है, मंजूश्री मूल कल्प नहीं लिखा है, वोल्टास एसी वाला मूर्ति। अच्छा, सबको पता है बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने, पता है कि नहीं पता है? लेकिन जो मंजूश्री मूल कल्प है, ये नहीं लिखा है इन्होंने। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इन्होंने नहीं लिखा है। ठीक, क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ और द चीफ बेनिफिट ऑफ बाइकैमलिज्म। तो इसमें से बाइकैमलिज्म का बेनिफिट क्या नहीं है, ये आपसे पूछा, बताइए। Second chamber check the first chamber and prevent the majoritarian rule. True. It checks the power of the executive. True. The second chamber can act as constitutional safeguard. It is true. It often acts as a check on democratic rule, particularly when their members are non-elected or directly elected. गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा इज द सेकेंड हाउस, इज द सेकेंड चैम्बर। ठीक है, ओके। और लोकसभा क्या है? लोअर चैम्बर। अगर हम बात करें फर्स्ट चैम्बर के नाम से इसको जानते हैं। तो पहली बात तो इसमें कोई नॉन इलेक्टेड ऐसे करके होता नहीं, सब इलेक्टेड है। ठीक है, और सब डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली कोई इलेक्टेड नहीं होता है। तो ये सब फर्जी का है कि इट ऑफन एक्ट्स एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल, पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड, क्योंकि इसमें सब इलेक्टेड ही होते हैं और भी डायरेक्टली। ठीक है, सेम आपका स्टेट के केस में भी होता है।
अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ, ये हिंदी में रहा आपका क्वेश्चन, कि कितने स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बाई कैमरल लेजिस्लेचर कितने राज्यों में है? तो कबूतम करके हम याद करते हैं, कबूतम। कर्नाटक, आंध्रा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। यहाँ पर है यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, तो यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट और अबॉलिश कौन करता है? पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी से करता है। इसका कॉम्पोजिशन आपको पता होना चाहिए, एलए पे डिपेंड करता है, यानी कि मैक्सिमम इसमें जो सीट हो सकती हैं वो 1/3 ऑफ एलए हो सकती हैं, 40 से कम नहीं और 1/3 ऑफ एलए से ज़्यादा नहीं। और इसमें कितने कहाँ से कितने क्या लोग आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 और 1/3, मतलब 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजेगी, 1/3 लोकल बॉडीज से आएंगे, 1/12 ग्रेजुएट्स, 1/12 टीचर्स एंड रिमेनिंग 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द फील्ड ऑफ लिसास प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल नंबर 169 को आप रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे। और बाकी तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 66 पे आते हैं। क्लाउड का फॉर्म लिखा हुआ है और क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है। क्लाउड का फॉर्म और क्लाउड की कैरेक्टरिस्टिक। सिरस है, क्यूमुलस है, निम्बोस्टेटस है, स्टेटस है, आसान है। सिरस को हम क्या बोलते हैं? सिरस में आइस पैलेट्स होते हैं, ठीक है, सिरस में आइस पार्टिकल्स होते हैं, तो चौथा होगा इसका। 4 क्यूमुलस फेयर वेदर क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, इनका बेस फ्लैट होता है और कॉलीफ्लावर शेप होते हैं ये, ठीक है। कैसे होता है? कॉलीफ्लावर होते हैं, मतलब कि जैसे गोभी टाइप होता है, ठीक है, कॉटन वूल शेप होते हैं। और निम्बोस्टेटस तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है, मैच ही करना है ना इसमें, हाँ, तो 3 हो जाएगा। देन उसके बाद निम्बो स्टेटस, बहुत स्टॉर्म लाते हैं भाई, निम्बो जिसमें है तो ये लो लेवल क्लाउड होता है जिसमें भी निम्बो अटैच्ड है। अब निम्बो मतलब निम्बस। निम्बस कैसा होता है? ये एक ग्रे कलर का क्लाउड होता है, ओपेक टू सनलाइट होता है, यानी कि सनलाइट को पास थ्रू नहीं होने देता। निम्बो का मतलब होता है रेन बियरिंग, बहुत भयंकर, जिसके साथ भी निम्बो वर्ड अटैच्ड है, ठीक है, तो बहुत भयंकर बारिश करके ही मानेगा वो, ठीक है। स्टेटस जो होते हैं वो स्टेटस क्या होते हैं? हाई फॉग, लो सीलिंग क्लाउड होते हैं, फॉग बहुत होता है और लो सीलिंग होता है, ऐसा स्टेटा दैट इज लेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये लो लेवल क्लाउड होते हैं स्टेटस, निम्बस लो लेवल क्लाउड होते हैं, क्यूमुलस मिड लेवल क्लाउड होते हैं, सिरस हाई लेवल क्लाउड होते हैं, ये फेदर शेप होते हैं। क्यूमुलस कॉटन वूल या फिर कॉलीफ्लावर शेप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की इसमें से कौन सा नहीं है? बताओ जल्दी से। तो सैडल पीक है, बिल्कुल है, ठीक है, सैडल पीक होगी। माउंट थुइलर भी है, लॉटसे नहीं है, लॉटसे 4th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, जो कि आपको तिब्बत में देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम बात करें नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है, देन यहाँ पर आ जाएगा कार निकोबार, मिडिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आ जाता है। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या है, बस जल्दी से बताओ। सैडल पीक है यहाँ पे, जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सैडल पीक। हाइट कितनी है इसकी? हाइट है 732 मीटर्स की। देन यहाँ जो ग्रेट निकोबार है, जो ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार में, यहाँ पर माउंट थुइलर है, ठीक है। देन माउंट, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक है जो मैंने ड्रॉ किया। दिस इज़ योर 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे एक है डंकन पैसेज, जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, जो अंडमान को निकोबार से अलग करेगा। दिस इज़ योर 10 डिग्री चैनल, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहीं पर आपका बैरन वॉल्केनो मिडिल और साउथ के बीच में, और यहाँ पे दैट इज़ नॉर्थ के ईस्ट साइड में आपको नारकोंडम, ये एक्टिव है और ये डॉर्मेंट वॉल्केनो है। साउथ अंडमान में ही आपको देखने को मिलेगा श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम आपको देखने को मिलेगा, श्री विजयपुरम, ठीक है, श्री विजयपुरम जो पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था, ठीक है। और सैडल पीक है फर्स्ट हाईएस्ट पीक, ये थुइलियर सेकंड हाईएस्ट पीक। देन माउंट दियावोलो यहाँ पे मिडिल अंडमान में 3rd हाईएस्ट पीक, और माउंट कोयोब है आपका साउथ अंडमान में 4th हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो लॉटसे नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और सैडल की हाइट कितनी है? दैट इज़ योर 732 मीटर। और लॉटसे की हाइट कितनी है? लॉटसे की है आपकी 8516 मीटर। 4th हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की आफ्टर माउंट एवरेस्ट, K2 एंड कंचनजंगा। Which of the following combinations correctly represents the genetic materials in prokaryotes and eukaryotes respectively? निम्नलिखित में से कौन संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के आनुवांशिक पदार्थों का सही प्रतिनिधित्व करता है? न्यूक्लियोइड एंड क्रोमैटिन, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन।
तो प्रोकैरियोट क्या होते हैं? प्रो होते हैं जिसमें कि हमें सेल ऑर्गेनल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, और क्या नहीं होगा, ठीक है। एक तो सेल ऑर्गेनली बहुत सारे प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या नहीं होता है? और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, तो न्यूक्लियस भी नहीं होता है। यू का मतलब होता है ट्रू कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, तो दैट मीन्स उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, ठीक है। समझ आ रही बात? प्रोकैरियोट होते हैं आपके बैक्टीरियल सेल, जिनमें कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक गोल्गी हो गया, लाइक ये सब नहीं होता है इनमें, ठीक है। क्या चीज़ कॉमन होती है प्रो और यू कैरियोट में? अगर पूछ ले तो क्या क्या चीज़ें कॉमन होती हैं प्रोकैरियोट और यू कैरियोट में? तो एक तो राइबोसोम होता है दोनों में, जिसकी डिस्कवरी जॉर्ज ई पैलेट ने करी थी, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन होगी, ऑब्वियस सी बात है, सेल के कंटेंट को अगर होल्ड करके रखना है तो सेल मेम्ब्रेन तो होगी, ये लिविंग होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, 50% प्रोटीन 50% लिमिट, और ये है कि इलास्टिक होती है, और ये आपकी सेमी परमेबल होती है, फिर सिलेक्टिवली परमेबल नेचर की होती है। अनलाइक सेल वॉल जो परमेबल होती है, और जो सेल वॉल अगर बात करेंगे तो प्लांट सेल में होती है सेलुलोज की बनी हुई, फंगस में चिटिन की बनी हुई, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, ठीक है। और क्या होता है? साइटोप्लाज्म कॉमन होगा आपका, लेकिन यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता प्रोकैरियोट में। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, कि न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोइड, तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं उसको, ठीक है। न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड होगा और क्रोमैटिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्रोमैटिन होगा यूकैरियोट में, और यहाँ होगा न्यूक्लियोइड, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 69, वाइट गोल्ड इज एन अलॉय ऑफ, सफ़ेद सोना किसका मिश्र धातु है? सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना में क्या होता है? सोने में हम सफ़ेद धातुएं मिला देते हैं, जैसे कि निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है। तो गोल्ड तो है ही कॉमन, टाइटेनियम में सब तो नहीं होगा, ठीक है। निकल और पैलेडियम होगा, ऑप्शन नंबर ए। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉइन्स स्ट्रक ड्यूरिंग 200 BCE एंड 300 BCE इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। और जरा आप ये बता दो, जो जर्मन सिल्वर होता है वो किसका अलॉय होता है? बता जल्दी से। तो इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट लेजेंड्स ऑन देयर कॉइन्स, कुशान्स मिंटेड लार्ज कॉइन्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स, large quantities of gold coins as well as copper coins of low denomination. Satavahanas issued coins of silver, copper, lead and protein. Absence of Nigama coins suggested the declining power and authority of the merchant guild. ऐसा नहीं है, ठीक है। निगामा कॉइन्स एक्चुअल में यही लोग ये यूज़ करते थे, लेकिन एज सच इस टाइम पीरियड पे इनका कोई डिक्लाइन नहीं हुआ था। निगामा कॉइन्स को मर्चेंट गिल्ड ही यूज़ करते थे, जो ट्रेड वगैरह करते थे, ठीक है। देन अगर बात करें जर्मन सिल्वर की, तो ये किसका अलॉय होता है? ये कॉपर होगा, निकल होगा, जिंक होगा। सोल्डर किसका अलॉय होता है? लेड और टिन का होता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका होता है? जिसमें कि आपका आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन, ये सब होता है उसमें, ठीक है। तो कार्बन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेट सर्कल इज़ नॉट करेक्ट? तो ग्रेट सर्कल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है, बताइए। ग्रेट सर्कल क्या होता है? ग्रेट सर्कल वो होता है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक। तो यू शुड नो कि ओनली इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, ओनली इक्वेटर इज वन लैटिट्यूड विच इज़ अ ग्रेट सर्कल एंड ऑल लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्कल्स। यानी सिर्फ एक ही लैटिट्यूड है, ठीक है, एंड वो इक्वेटर है जो ग्रेट सर्कल है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और सारे लॉन्गिट्यूड आपके ग्रेट सर्कल हैं। एवरी ग्रेट सर्कल डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, ट्रू। Every great circle is a circumference of the true. Every circle marks the longest travel routes, no shortest travel route. Shortest travel route को दिखाता है, वो longest को नहीं, ठीक है। 72. Which of the following statement is correct with reference to the normal lapse rate? ये रहा आपका हिंदी में सवाल। सामान्य ह्रास दर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Temperature is highest at ground level and decreases with increasing altitude. हाईएस्ट होता है ग्राउंड लेवल पे और डिक्रीज होता है लैप्स रेट में, यस। टेम्परेचर इज़ लोवेस्ट, नो 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 नो। तो लैप्स रेट होता कहाँ पे है? गिरावट की दर इसको बोलते हैं। ये होता है ट्रोपोस्फियर में, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम होता है, फिर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। प्लस यू शुड नो अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव लैप्स रेट। अगर टेम्परेचर ऊपर जाने में घटता है, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव लैप्स रेट, ठीक है। अगर बढ़ता है तो नेगेटिव, जैसे स्ट्रेटोस्फियर में नेगेटिव लैप्स रेट होगा। देन आएगी मेजोस्फियर, अगेन पॉजिटिव लैप्स रेट। देन आएगी थर्मोस्फियर, अगेन नेगेटिव लैप्स रेट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन बन चुका है आपके सीडीएस एग्जाम में। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ना व्हाट इज इंडियन फेडरलिज्म? तो ये थोड़ा सा डिटेल में हमको पता होना चाहिए कि जैसे
कि जब अम्बेडकर जी से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पूछा गया था कि आर्टिकल 1 में हमने मेंशन किया इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, वहाँ पर फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं लिखा है, तो वहाँ पर अम्बेडकर जी ने बोला, इसके दो कंक्लूजन्स दिए, कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्या। पहला तो ये है कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट, कोई ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो एंड दूसरा चीज़ ये है कि स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है, यानी कि स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो यूनियन से सिसीड कर सके, हट सकें, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और इंडिया में जो फेडरेशन है, आपको पता है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो क्वाज़ाई फेडरल किसने कमेंट किया था कि हमारा इंडिया में क्वाज़ाई फेडरल है, ठीक है। किसने बोला था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो क्वाज़ाई फेडरल किसने बोला था, केसी वियरे ने, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर किसने बोला था, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर या फिर फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आइवर जेनिंग्स ने बोला था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फेडरल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा यूनिटरी प्रोविजन है। तो कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, या पूछे नॉट, ये नहीं होगा, बिकॉज इंडियन फेडरलिज्म इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ पावर, नॉट द सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर पे बेस्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हिंदी में रहा सवाल आपका। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, कुछ प्रोविज़न लिख लेते हैं जो फेडरल प्रोविजंस हैं, और कुछ ऐसे प्रोविज़न जो यूनिटरी नेचर हैं, जो कैसे हैं यूनिटरी नेचर है। तो फेडरल प्रोविज़न की अगर बात करेंगे तो कौन से हो जाएंगे, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है। यूनिटरी में क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ पार्ट रिजिड है, कुछ पार्ट फ्लेक्सिबल है, तो रिजिड वाला फेडरल में, फ्लेक्सिबल वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया जरा बताओ तो जल्दी से, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, नॉमिनेशन ऑफ गवर्नर इन स्टेट्स बाय सेंटर, यूनिटरी फीचर है, मतलब वो फीचर जो स्टेट को पावर ना दे, उससे पावर खींच ले, दैट इज़ यूनिटरी। जो स्टेट में भी पावर को इक्वली डिवाइड करे, दैट इज़ फेडरल फीचर, ओके। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोलका पीएम इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से तोलका पीएम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। It is a treatise on grammar. It was composed between the 1st to 4th century AD. It was part of the Sangam corpus. It was composed by Panini. Now, तोलका पीएम हमें पता है कि 3 संगम हुए थे टोटल, 3 संगम हुए थे। थर्ड संगम एज को हम बोलते हैं 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक का जो टाइम पीरियड था। तो उसमें पहली तीसरी संगम मदुरई में हुई थी और दूसरी हुई थी कपाडपुरम में। ये जो कपाडपुरम में हुई थी, यहाँ पे तोलका PR ने इसको चेयरमैनशिप करी थी और वहाँ पर ये टेक्स्ट कंपोज हुआ था जो कि सर्वाइव कर पाया, तोलका पीएम। ये ग्रामर पे है। पनिनी ने अष्टधाई लिखी थी, ध्यान रखना। इट वॉज अ पार्ट ऑफ संगम कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी। 1st to 4th सेंचुरी AD नहीं, ठीक है, 3rd सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD, तो 3rd वाला सही होगा, बाकी आपके गलत है, ओके, बिकॉज ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा था तो फिर वो चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ संगम कॉर्पस, सही है, ठीक है। ग्रामर पे है, ये भी सही है आपका, ठीक है, ग्रामर पे है, ठीक है। संस्कृत में नहीं है, ये आपका तमिल लैंग्वेज में, ध्यान रखना, ठीक है। पनीर ने अष्टधाई लिखी थी फर्स्ट, ओके, ठीक है। यहाँ पे CE लिखा, C मतलब AD, ओके, वही मैं सोचूँ BC, तो ये 3rd सेंचुरी BC से वही था आपका 3rd सेंचुरी AD, तो 1st से 4th के बीच में आ जाएगा वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है प्रिंसली स्टेट के बारे में। तो आपको पता है जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1945 में बना था, 46 में आया था, तो उसमें प्रोविजन था कि भाई आप तो या तो इंडिया को ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान को, या फिर अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो जो ट्रैवनकोर के राजा थे पहले बड़े चौड़िया रहते हैं, अरे नहीं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे भैया, हमको जानते नहीं हो तुम लोग, ठीक है, आज़ाद पंछी तरह उड़ूंगा मैं तो। फिर इन पर कुछ अटैक हो गया, असैसिनेशन अटैम्प्ट, भैया हम तो इंडिया में मिलेंगे। स्टेट ऑफ ट्रावनकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट, नो, प्लेबिसाइट नहीं हुआ था, इनकी खुद की बुद्धि फिर गई थी जब इन पर
अटैक हुआ था, असैसिनेशन अटेम्प्ट तब, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है वोटिंग होना लोगों की, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे, ठीक। 76 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। स्टार्टिंग बताया था, याद करो, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में डिफरेंस। ये सिंगल मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, सिंगल मिनिस्टर और दी एंटायर काउंसिल कैन यू, ठीक है, जो भी हो यार, मतलब सिंगल मिनिस्टर फिर एंटायर, ठीक है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बिल्कुल बात सही है। सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर, ये हुई ना बात, गलत है, पढ़ा था हम लोगों ने। सिंगल मिनिस्टर या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जा सकता है, रीज़न बताने की ज़रूरत है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस में 50 मेंबर का अप्रूवल चाहिए लाने के लिए, तो उसमें रीज़न नहीं बताना है, यहाँ बताना है। ये अगर पास हो गया, गवर्नमेंट का ऐसा कोई मैंडेशन नहीं कि रिज़ाइन करी, लेकिन अगर NCM पास हो गया तो रिज़ाइन तो देना पड़ेगा, ठीक है। 77 पे आ जाओ। इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। इंडियन प्रेस फेल हो गई ये इसके अगेंस्ट पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लिटन लाया था ये 1878 में, इसके खिलाफ दबा के एकदम हुआ था प्रोटेस्ट वगैरह इंडियन प्रेस की तरफ से, ठीक है। लिटन लाया था, आपको पता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, आर्म्स एक्ट लाया था, ये लाया था सब, ठीक है। देन अगर बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वॉज, तो ये गलत है ना फिर, क्योंकि प्रोटेस्ट तो किया था इंडियन प्रेस ने। VPN 1878 वॉज इंट्रोड्यूस बाय लिटन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन, बिल्कुल उसके लॉ मेंबर ने मना किया था, लेकिन फिर भी लाया था ये, तो दूसरा सही है। रिपील करने का काम 1882 में किया गया था बाय रिपन, जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, जिसने ना सिर्फ VPA बल्कि आर्म्स एक्ट को भी रिपील किया 1882 में। इसके टाइम पे हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, ये पता होना चाहिए 1881 में। इसके टाइम पे 1881 में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। इसके टाइम पे 1881 में पहला सिंक्रनाइज्ड या कंप्लीट सेंसस हुआ था। इसके टाइम पे 1883 में इल्बर्ट बिल आया था, ये पता होना चाहिए। करो भैया अगला। विच इज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स इज करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से वर्षों और ऐतिहासिक घटनाओं का कौन सा युग में सही सुमेलित है? 78 में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, तो इसको तो तुम अलग वो कर ही सकते हो, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1885 में नहीं बल्कि 1883 में हुआ था, ठीक है। और अगर बात करेंगे जो तीसरा वाला लिखा है फॉक्स इंडिया बिल, ये भी गलत है, क्यों? 75 में ना कि 1783 में आया था ये, ठीक है, ये भी गलत हो गया। लॉर्ड कर्जन बिकेम वॉइस रॉय 1898, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर होगा सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। पहला वाला कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। सर इसमें भाई क्लास होगी उसकी, लेकिन परसों होगी, ठीक है। और उसको भी क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे हम, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चंस के थ्रू। तो कब हुई थी? 1838 टू 42 के बीच में हुई थी। और जब हुई थी तो कौन था? ऑकलैंड था गवर्नर जनरल, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड एंग्लो अफगान जब वॉर हुआ था तो कौन होगा 1878 में? अभी देखा है हमने, लिटन होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, लिटन ही होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ प्लेन आर करेक्टरिस्टिक फीचर लिखा हुआ है पर भाबर, भांगर, खादर और डेल्टा, बताइए। तो हमें पता है कि जब बड़ी बड़ी जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो क्या करती हैं यहाँ पे, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, फिर यहाँ पे नॉर्थ इंडियन प्लेन आ जाता है। ये क्रिएट होता है बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री रिवर सिस्टम, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। ठीक है, तो ये आपका एक बेल्ट होता है, इसको बोलते हैं भाबर बेल्ट, ठीक है, जहाँ पे बड़े बड़े स्टोन आके डिपॉजिट हो जाते हैं ऊपर से आके, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर डिसअपियर हो जाती हैं, देन स्ट्रीम ऑफ रिवर फिर से यहाँ रीअपियर होती है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ बीच में खो जाती हैं पानी इसके पत्थरों के बीच में। इसको तराई रीजन बोलते हैं, जो कि बहुत ही मार्शी और स्वैम्पी एरिया होता है। देन आता है आपका एलुवियल फ्लड प्लेन, जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, भाबर और खादर। खादर होता है आपकी न्यू एलुवियम, नई जलोढ़, और जो भांगर होती है वो होती पुरानी जलोढ़, ओल्ड, ठीक है। भाबर एक नैरो बेल्ट होता है, ध्यान रखना, ये पूछता है, नैरो बेल्ट होता है
8 से 16 किलोमीटर का इसका विड्थ होता है। वहीं तराई की बात करेंगे, तराई एक वाइड बेल्ट होता है जो लगभग 10 से आपको लगभग 15 से, या फिर वही मान लो कि आपका 10 से 20, ठीक है, 10 से 20 किलोमीटर का इसका विड्थ होता है। नैरो बेल्ट होता है भाबर, तराई होता है वाइड बेल्ट। तराई मार्शी और स्वैम्पी और एरिया होता है एंड इट इज़ विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, विदाउट प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। कौन सा? तराई, ठीक है। तो अगर बात करेंगे तो मार्श मतलब मार्शी स्वैम्पी एरिया है, कौन सा होगा? तो सिल्ट, ग्रेवल, कंकड़। तो ग्रेवल तो यार इसमें बड़े बड़े पत्थर तो इसमें 3 में होंगे, ठीक है। देन मार्श तो ये एकदम आखिरी में दलदल जाके क्रिएट होगा डेल्टा में, 1 होगा ये, ठीक है। भांगर होगा आपका सिल्ट एंड खादर होगा जो अच्छी एक सेकंड, नहीं, सिल्ट मतलब हो गई फाइन एलुवियम, यानी अच्छी है कल्टीवेशन के लिए। खादर अच्छी होती है क्योंकि खादर नई जलोढ़ होती है, ये खेती के लिए अच्छी होती है। तो ये 2 होगा और ये आपका हो जाएगा 4, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ें। कौन सा सही है इसमें? जेट स्ट्रीम आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, अल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट, अल नीनो अपीयर्स अलॉन्ग द पेरू कोस्ट। तो जेट स्ट्रीम आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड, रॉन्ग, ये वेस्टर्न साइड से आती हैं तो इसलिए वेस्टर्ली विंड होंगी, ठीक है। एक टाइप है जियोस्ट्रॉफिक विंड का। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती हैं? जियोस्ट्रॉफिक विंड वो होती हैं, करंट अफेयर क्लास कल नहीं हो पाएगी दीपू जी, परसों ही हो पाएगी क्योंकि पीपीटी वगैरह भी बनानी रहेगी, ठीक है, पीपीटी बनानी रहेगी इसलिए कल तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। परसों सुबह होगी, सुबह वही है 9 बजे, मतलब मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, 9 AM पे। तो ओके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती हैं? जो पैरेलल टू आइसोबार ब्लो होती हैं वो जियोस्ट्रॉफिक विंड कहलाती हैं, जो अपर एटमॉस्फेयर में ब्लो होती हैं, ओके। अल नीनो इज़ अ वार्म ओशन करंट, यस, 307 साल में आता है। अल नीनो का मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट या लिटिल बॉय, अल नीनो का मतलब होता है ये अपीयर करता है पेरू कोस्ट में, ठीक है, ये भी सही है आपका, पेरू कोस्ट में अपीयर होता है। आंसर होगा 2 और 3। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इसके इफेक्ट ये होते हैं कि इंडिया में लेट मानसून आता है, वीक मानसून आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी बारिश नहीं होती है। यहाँ पे बारिश होती है लेकिन यहाँ बारिश नहीं चाहिए। यहाँ की फ़िशिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ जो पेरू कोस्ट का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती है अच्छे से। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग जोन क्रिएट नहीं हो पाते हैं पेरू कोस्ट के वेस्टर्न साइड में, जो कि क्रिएट होने चाहिए, जो नहीं हो पाते हैं। इसका उल्टा होता है ला नीना, स्मॉल गर्ल। ला नीना में क्या होता है? जल्दी मानसून आता है एंड बहुत अच्छा मानसून आता है उसमें, ठीक है, ला नीना में। एंड दीज आर द पार्ट ऑफ एंसो। एंसो का मतलब होता है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 81। और अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेना कि तहीती और डार्विन के बीच का प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है लीनो के टाइम पे, तो तहीती और डार्विन के ध्यान रखना नेगेटिव होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर डार्विन है, यहाँ तहीती पड़ता है, ठीक है। तो तहीती और डार्विन के बीच में अगर प्रेशर देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर वार्म पानी जा चुका है, वापस मार चुका है, तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हाई प्रेशर होगा रिलेटिवली। तो तहीती और डार्विन के बीच में मेजर करोगे तो नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव है तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस तो अल नीनो है, ठीक है। बीम्स्टेक एक आसान है, 1997 में बना था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान इसके मेंबर हैं, आप लगा लेना अपने आप से, ठीक है। सार्क का भी आप रिकॉल कर सकते हो, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो बीम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है, लेकिन बना ढाका बांग्लादेश में था। सार्क की अगर बात करेंगे 1985 में ये बना था और ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है सार्क का, ठीक है। सार्क के अगर मेंबर कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे तो इसमें आपके अफगानिस्तान जैसे साउथ एशिया कंट्री आ जाती हैं, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो टोटल 8 कंट्रीज़ इसका मेंबर हैं। 1985 में बना था ठीक है, ओके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ वी ऑल नो कि सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगीज़ आए थे, ठीक है ना। पोर्चुगीज़ के बाद कौन आए थे? डच, यस, डच आए थे, देन अंग्रेज आए थे, देन फ्रेंच आए थे, ओके। ये हमें पता है। तो इससे तो हमें साफ, मतलब इससे तो हमें लग रहा है कि भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्योंकि पहले आई थी तो पहले बनी होगी, ठीक है, लेकिन गलत है। ये बाद में बनी थी लेकिन पहले ही आ गई थी, क्योंकि इसको पहले से रास्ता पता था, क्योंकि पहले ही लोग इंडोनेशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया वहाँ आ चुके थे, तो उनको रास्ता पता था, इसलिए आ चुके थे, पहले आ गए थे।
वास्को ड गामा 1498 में पहले रीच किया था। तो देख रहे हो पहले आ गए थे, लेकिन रूल तो नहीं कर पाए ना, फाइनली तो रूल इन्होंने किया। तो डजेंट मैटर कि आप लेट स्टार्ट करो अपनी जर्नी, लेकिन अगर आप दिमाग लगाते हो, सही से मेहनत करते हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। वास्को डी गामा 1498 हमें पता है कैलीकट का जो राजा था जेमोरिन, उसके पास आया था, ठीक है। कैलीकट का जो राजा जेमोरिन था, और ये पोर्चुगीज़ था, ठीक है। और पोर्चुगीज़ ही हमारे यहाँ टोबैको, पोटैटो, ये सब लेके आए थे। चलो 83 करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव्स इज करेक्ट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबी और सीरियस दोनों एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको अभी डिटेल में कवर करते हैं। चलिए, तो अगर बात करेंगे अर्थक्वेक वेव्स की, ठीक है, तो भूकंप की जो तरंगें हैं वो कहाँ से उठती हैं? जहाँ से उठती हैं उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। वो चारों दिशाओं में चलना शुरू करती हैं, और जहाँ सबसे पहले अर्थ सरफेस को टकराती हैं उसको बोलते हैं भूकंप का एपीसेंटर। बॉडी वेव्स दो तरह की होती हैं, मतलब बॉडी वेव, मतलब अर्थक्वेक वेव दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। ये जो निकलती हैं बॉडी वेव होती हैं, जब चट्टान वट्टान से मिल जाती हैं तो सरफेस वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दो तरह की होती हैं, पे वेव और एस वेव। पी वेव की अगर बात करेंगे तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करती हैं, ये स्पीड का रेशियो होता है। यही स्पीड का रेशियो साउंड वेव में भी होता है। तो दे रिजेंबल दी साउंड वेव, ये साउंड वेव की तरह होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ओके। जहाँ से जाती हैं वहाँ पर स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग करती हैं, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग करते हुए जाती हैं, जहाँ से भी जाती हैं। ये एस वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो एस वेव जो होती हैं ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती हैं, बस ट्रांसवर्स वेव के तौर पे बिहेव करती हैं, और जहाँ से जाती हैं वहाँ पर क्रेस्ट एंड ट्रफ क्रिएट करती हैं। क्या क्रिएट करती हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ। सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अगर कोई है तो वो सरफेस वेव्स हैं, जिनको रैले वेव्स या एल वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। यस, पी वेव की जो स्पीड होती है सबसे ज़्यादा होती है, एंड इसी वजह से दे आर द फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ में सबसे पहले यही रिकॉर्ड होती हैं। पी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू, बिल्कुल तीनों में ट्रैवल कर सकती हैं। सीस्मोग्राफ लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपीसेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। पी वेव हैज़ अ मैक्सिमम एरिया अंडर द शैडो जोन, गलत है। एस वेव का सबसे शैडो जोन बड़ा होता है। एस वेव का शैडो जोन पूरी अर्थ सरफेस का 40% होता है। क्यों शैडो जोन होता है? जहाँ पर वो वेव ना पहुँच पाए। अब क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल कर पाती है, इसलिए इसका जो शैडो जोन होता है वो 104 डिग्री से लेकर पूरा 104 डिग्री तक होता है, यानी कि कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक शैडो जोन होगा। वहीं पी वेव का होता है 104 से लेकर सिर्फ 145 तक, बस, ठीक है। तो एस वेव का बड़ा होता है और 40% पूरा कवर करके रखता है पूरी अर्थ सरफेस का, ओके। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बारे में कौन सा सही नहीं है, गलत है? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल, ये इस तरह से सोलेनॉइड होता है, जिसको परिनालिका बोलते हैं हिंदी में। इस तरह से मैक्सिमम होती है अंदर, और मैक्सिमम होती है और यूनिफॉर्म भी होती है। मैक्सिमम वही होती है, यूनिफॉर्म की मतलब यानी यहीं पे सबसे ज़्यादा इकट्ठा। अब भाई जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि क्लोज लूप के फॉर्म में होती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। अगर करेंगी तो दैट मीन्स कि उसके फिर दो डायरेक्शन हो जाएंगे उस पॉइंट पे, जो पॉसिबल नहीं है। फिर और क्या है? और ये है कि ये जहाँ पर बहुत पास होंगी, क्लोज होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ दूर होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी काफ़ी कम होगी।
तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म एंड इट इज मैक्सिमम करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये भी सही है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द करंट, ये भी सही है। द सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। यानी कि अगर हम डाल दें सॉफ्ट आयरन बार को तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा आपका, बाकी तो ऊपर वाला 3 सही है। ठीक है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। अगर आप डालोगे उसमें क्या बोलते हैं सॉफ्ट आयरन रॉड, तो उसमें टेम्पररी मैग्नेटिज्म आ जाएगी जिसको कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता है ना इसमें अगर सॉफ्ट आयरन रॉड डालेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, जो कि टेम्पररी मैग्नेटिज्म ले लेता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्टिविटी सीरीज हम पहले भी देख चुके हैं, दैट इज़ कैटरीना ने कार मांगी करके हम पढ़ते हैं। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्या मिली, तो ये नीचे आयरन के नीचे आएगा। ठीक है, फिर भी क्या, कॉपर, मिली, मरकरी, सिल्वर, ऑडी, एयू, गोल्ड। ठीक है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी विच इज़ दी ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ऊपर से नीचे हैं, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, इनको हॉट वाटर चाहिए, इनको स्टीम चाहिए, और ये जल्दी फलती रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि सिल्वर अगर बात करें तो ये सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग भले चढ़ा लेता हो लेकिन इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं है ये भी। कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन कोटिंग चढ़ाता है। आयरन ऑक्साइड की आपको पता है ब्राउन या फिर डार्क रेड जो है कोटिंग चढ़ाता है, जिसको हम करोजन या रस्टिंग बोलते हैं। एल्यूमिनियम के लिए हमें चाहिए होता है एक्वा रेजिया, है ना, याद है आपको। एक्वा रेजिया क्या होता है? एक्वा रेजिया इसमें होता है HCl और HNO3 का मिक्सचर, जिसमें HCl 3 अमाउंट में होता है, HNO3 1 अमाउंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाँ, जिंक ऊपर है, आयरन फिर है, देन लेड है, देन कॉपर है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी मोर रिएक्टिव, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। भाई रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे जाने में। ओके, तो ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है नीचे वाले से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ आयरन है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो क्या ये फिजिबल है? लेट अस चेक। आयरन ऊपर है, नहीं नीचे एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ऊपर है, तो आयरन कभी डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा एल्यूमिनियम को। दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट फीजिबल, ये हो ही नहीं सकती रिएक्शन। ठीक है, और अगर हो जाएगी तो जैसे अगर हम बात अगर आपको पता हो कि तो रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए एक थर्माइट रिएक्शन होती है, जो कि इसी तरह की रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन होती है Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कैसी है? एक्सोथर्मिक नेचर की, ये भी ध्यान रखना। कौन सा मेटल तैरेगा पानी में? तो अभी हमने देखा पोटेशियम और सोडियम को आप पानी में डाल दोगे बहुत भयंकर फटेगा वो। ठीक है, पोटेशियम तैरने लगेगा। 87 ऑर्डर में अरेंज करना है इनको। तो गांधी इरविन पैक्ट अभी हमने देखा था, क्या देखा था गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, कि मार्च 1931 में हुआ था, 1931 में। सेकेंड टाउन टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई थी, लेकिन ईयर एंड में होती थी, दिसंबर वगैरह में हुई थी। बारडोली में हुआ था 1928 में सत्याग्रह, पेजेंट सत्याग्रह था, जिसमें सरदार पटेल जी ने पार्टिसिपेट किया था। और खेड़ा में 1918 में हुआ था। आपको पता है गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस या नराई डे बोलते हैं, तो 1917 में उन्होंने किया था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण किया था 1917 में अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम। राजकुमार शुक्ला जी ने इनवाइट किया था गांधी जी को। देन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक किया था 1918 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहाँ पर अनुसुईया सारा भाई ने इनवाइट किया था। ये मिल ओनर और मिल वर्कर के खिलाफ था। मिल वर्कर वेज हाइक की डिमांड कर रहे थे, बोल रहे थे कि अप टू 50% होना चाहिए। ये लोग बोल रहे थे नहीं सिर्फ 20% कर पाएंगे ओनर। तो बीच में 35% का सेटल डाउन हुआ। और खेड़ा 1918 में ये भी हुआ। ये इसलिए रिगार्डिंग था कि किसान बोल रहे थे खेड़ा गुजरात में कि हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, तो इसलिए हमारा टैक्स माफ़ किया जाए एक साल के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट मान नहीं रही थी, बाद में फिर मान गई थी। ठीक है, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस था, ये पहला नॉन कोऑपरेशन था, ये पहला सिविल डिसोबीडियंस था, ये पहली हंगर स्ट्राइक थी, ये पहला नॉन कोऑपरेशन था। तो ये चीज़ आपको
पता होनी चाहिए कि पहला कौन क्या था। ओके, अब यहाँ पर हमें ऑर्डर में अरेंज करना है तो बहुत आसान हो जाएगा अभी, क्योंकि 4 हो जाएगा यहाँ पर पहले, देन आ जाएगा आपका 3, देन आ जाएगा 1, देन 2 आ जाएगा, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्रूट जूस निकल जाएगा, सिंपल ना करो क्या भैया। चलो 88 पे आओ। What will happen if you are flying east across the ideal? Now what is ideal? What is ideal? Ideal is international date line. It is a zigzag line in the which ocean? किस महासागर में है आइडियल, जरा बताओ कहाँ से पास होती है ये। अब आइडियल की अगर बात करेंगे तो प्राइम मेरिडियन से 12 घंटे दूर है, चाहे ईस्ट के साइड से जाओ चाहे वेस्ट के साइड से जाओ। तो होता क्या है कि यहाँ से डेट चेंज हो जाती है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, जो पैसिफिक ओशन में से जाती है। क्योंकि डेट चेंज होती है तो फिर अगर ये आइलैंड से जहाँ जहाँ पास होती है तो वहाँ पर इसको जिग जैग कर दिया जाता है, जहाँ से भी इस तरह से आइलैंड आता है। अब अगर हम मान लो ये जापान वाला साइड है, ओके, जापान और ये यूएसए वाला साइड है, अगर ऐसे हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, जापान टू यूएसए जा रहे हैं, तो वी विल गेन अ डे, वी वुड गेन अ डे, हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, या फिर वी वुड लूज अ डेट, वी विल लूज अ डेट। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर 24 तारीख और यहाँ 23 में पहुँच गया तो मेरी डेट तो कम हो गई, लेकिन मुझे एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसका उल्टा यूएसए से जापान में होगा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन एक स्ट्रेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन एक जिगजैग लाइन है, ध्यान रखना, पैसिफिक ओशन से जाती है। सो यू विल लूज, पूछ रहा है फ्लाइंग ईस्ट आई थिंक जापान की फ्लाई करने को बात कर रहा है, जापान में आने की बात कर रहा है, तो वी विड लूज 24 आवर्स। ठीक है, अगर ऐसा है कि हम जापान की तरफ आ रहे हैं तो वी वुड लूज 24 आवर्स। प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज। तो प्राइम मेरिडियन की बात आ गई, प्राइम मेरिडियन कहाँ से नहीं पास होती, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अभी भी अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ट्रिक है ना, वो कौन सा, वो ट्रिक बताया था ना आपको, चलो कोई नहीं। तो अफ्रीका में अगर बात करें तो मोरक्को से पास होती है, अफ्रीका में मोरक्को से तो नहीं होती, माली है वो, ठीक है, माली से पास होती है, अल्जीरिया से पास होगी, घाना से भी होती है, मोरक्को से तो नहीं होती है। और कहाँ कहाँ से होती है, टोगो से होती है, बुर्किना फासो से होती है, बुर्किना फासो। ओके, और अगर यूरोप में बात करेंगे तो क्यों, अगर यूरोप में बात करेंगे तो एक तो यूनाइटेड किंगडम से पास होती है, फ्रांस से पास होती है, स्पेन से पास होती है, एंड अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, और कोई कॉन्टिनेंट है नहीं, एंटार्क्टिका से पास होती है। एंटार्क्टिका में कोई कंट्री वंट्री तो है नहीं जो याद करनी हो। डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में क्वेश्चन बताओ कि कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। पानी भी ख़त्म हो गया, देख रहा हूँ, जो क्रस्ट को मैंटल से अलग करती है। तो पढ़ लेते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, दिस इज क्रस्ट, दिस इज मैंटल एंड दिस इज कोर। ठीक है, अब मैंटल जो है ना वो सबसे मोटा है, मैंटल इज सबसे मोटा, मैंटल इज 84% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम, दिस इज जस्ट 1%, दिस इज 68%, दिस इज बाई मास, 31% बाई मास, बाई वॉल्यूम 1%, 84%, 15%, याद रहेगा, दिस इज बाई मास, दिस इज बाई वॉल्यूम। ऑल राइट, क्रस्ट सबसे अपर लेयर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल जो होती है वो थिन होती है, थिक होती है, जहाँ से होना चाहिए वहीं से वो थिक, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ओशनिक की अगर बात करेंगे तो थिन होती है, ये डेंसर होती है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो कैसी होती है, वो लाइटर होती है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो लाइट होती है, ओशनिक क्रस्ट आपकी थिन होती है एंड डेंस होती है। ओके, एंड ये बनी किसकी होती है, सियाल की बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। देन आता है मैंटल जो सीमा का बना होता है, दैट इज सिलिका और मैग्नीशियम। हाँ, एक्चुअल में इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अपर मैंटल और लोअर मैंटल। अपर मैंटल का भी 2 पार्ट होता है, ये एकदम सॉलिड पार्ट मान लो, ये एकदम सॉलिड पार्ट है, तो पूरा क्रस्ट और ये जो अपर सॉलिड पार्ट है ये मिलके बन जाता है क्या, लिथोस्फीयर, दैट इज थल मंडल बोलते हैं। ये कहाँ तक जाता है लिथोस्फीयर, ये 200 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ जाती है। क्रस्ट की बात करोगे तो 100 किलोमीटर तक। लिथोस्फीयर क्या है, क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल है, तो वो कहाँ तक जाएगा,
वो 200 किलोमीटर तक जाएगा। देन यहाँ पर एक लेयर देखने को मिलती है सेमी मॉल्टेन। सेमी मॉल्टेन मतलब आधी अधूरी पिघली हुई, थोड़ी सॉलिड थोड़ी सी पिघली हुई, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अरे भाई चल जाओ, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। यही मैग्मा और लावा का सोर्स होता है और ये 400 किलोमीटर तक है। ठीक, अलग अलग जगहों में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन मैं एनसीईआरटी का डेटा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देन यहाँ आ जाता है आपका लोअर मेंटल, देन आ जाता है कोर। कोर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। ये बना होता है नीफे या फेनी का, निकल और आयरन का। ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि एकदम अंदर होता है तो एकदम पैक्ड होता है क्लोजली, बहुत प्रेशर में। ठीक है, तो ये चीज़। अब हमें डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे याद करते हैं? तो कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी जो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है। मोहोस डिसकॉन्टिन्यूटी जो पूरे क्रस्ट को पूरे मैंटल से अलग करती है। रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी जो अपर मैंटल को लोअर मैंटल से अलग करती है। ग्यूटेनबर्ग जो पूरे मैंटल को पूरे कोर से अलग करती है, और लेमैन जो आउटर कोर को इनर कोर से अलग करती है। तो समझ नहीं आ रहा है क्यों? तो डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मैंटल, तो मोहो। ठीक है, कोई मुझे, तो को ये किसको कर रहा है? अपर मैंटल को लोअर, सॉरी अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट है, और मोहोस पूरे क्रस्ट को पूरे मैंटल से। आखिरी के 10 क्वेश्चन में आ चुके हैं, खटाखट 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 अब करेंगे। ठीक है, करें जल्दी जल्दी। फ्रूटी माँ नहीं, क्या हो गया? फ्रूटी क्या हो गया भाई? फ्रूटी फ्रूटी क्या चल रहा है? ये कोई मुझे, सर इज दी बॉम्ब सीरीज ऑल्सो इनफ फॉर? यस विवेक भाई, देखो यार कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वो सिर्फ एसएससी के लिए है। पिछली बार जितने भी आईबी में स्टूडेंट्स लगे थे परमारिथी से, बहुत सारे। ठीक है, कुछ अलग थोड़ी है मैंने करवाया था भाई, वही था और वही चीज़ें आएंगी यार। ठीक है, बिल्कुल इनफ है। वो जो बॉम्ब शॉट्स हैं मैंने ले रखे हैं, हिस्ट्री का, जोग्राफी का, पॉलिटी का, फिजिक्स का, सब का ले रखा है, इकोनॉमिक्स। अब साइंस का तो मत देखना लास्ट में, क्योंकि साइंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम के लिए अगर बात करूँ। ठीक है, बाकी देखना। क्रिस्टलाइजेशन पे आते हैं, तो किस में नहीं है? KMnO4 है ये, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है। ब्लू विट्रियल क्या है? कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4, दैट इज .5H2O। वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, और इसको कहाँ यूज़ करते हैं? टेम्प्रेरी जो हार्डनेस होती है वाटर को, उसको रिमूव करने के लिए ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। लेकिन और बेकिंग सोडा की अगर बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको यूज़ करते हैं एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में, जहाँ पर, क्योंकि बेकिंग सोडा जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकलती है, एफरवेसेंस के साथ CO2 गैस निकलती है। तो इसीलिए इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर बेकिंग सोडा को माइल्ड एडिबल एसिड से ट्रीट किया जाता है। जो माइल्ड एडिबल एसिड है, जब उसके साथ उसको ट्रीट किया जाता है तो बेकिंग पाउडर बनता है। और आग बुझाने के लिए तो यूज़ किया ही जाता है, जहाँ पर ये आपका बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का साथ में यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसको और कहाँ यूज़ होता है? इसको एंटासिड, दैट इज़ जो पेट की एसिडिटी है उसको ख़त्म करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी ये पता होना चाहिए, उसको भी एंटासिड पेट की एसिडिटी ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। देन मोहस सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो ये अमोनियम सॉल्ट होता है एक, ओके। और अगर बात करेंगे, एक सेकंड रुको, ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? वाइट विट्रियोल क्या होता है? ठीक है, ओके, ये ग्रीन हो गया और ये वाइट हो गया। और क्या याद कर सकते हो आप? हाँ, वो याद करो, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट .2H2O। इसको 373 केल्विन पे हीट कर देंगे तो बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ओके। एंड एलम अगर मैं पूछ लूँ, फिटकरी, वो क्या होता है? तो ये होता है काल, ठीक है, काल मतलब पोटेशियम और एल्यूमिनियम, SO4 सल्फेट .12H2O। तो इसमें 12 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ओके। तो सब याद होना चाहिए आपको। और ब्लीचिंग पाउडर ही पता होना चाहिए, ये क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको वाटर को प्योरीफाई करने में यूज़ करते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। एंड ब्लीचिंग एजेंट बोलते हैं इसको, इसलिए इसको ब्लीचिंग करने में, ब्लीच करने में यूज़ करते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ टॉर्स ऑन स्मॉल रॉकी हिल्स कौन से सर? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, एलुवियल या फिर डोलोमाइट। टॉर क्या होता है? तो एक्सफोलिएशन आपने सुना होगा। एक्सफोलिएशन होता है रॉक्स में वेदरिंग की वजह से। जब फिजिकल वेदरिंग होती है तो क्या होता है, लोडिंग और अनलोडिंग की वजह से एक्सफोलिएशन डोम्स क्रिएट हो जाता है, यानी ऊपर की लेयर हट जाती है। तो राउंडेड हिल होती है, लिखा है स्मॉल रॉकी राउंडेड हिल, उसको टॉर बोलते हैं। ग्रेनाइट किस तरह की रॉक है? इग्नियस, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये सब कैसी रॉक हैं सर? आपकी इग्नियस रॉक हैं। अच्छा, ग्रेनाइट और बसाल्ट से याद आया, अभी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बता रहा था आपको मैं, वो ग्रेनेटिक रॉक के बना हुआ है, ठीक है। और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे, यह याद कैसे रहेगा? ओशन में क्या होता है, समुद्र में क्या होता है? सॉल्ट होता है, तो बसाल्टिक रॉक, ठीक है। लाइमस्टोन कैसा है? सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स देखने को, लेयर के फॉर्म में होता है, फॉसिल देखने को मिलता है। 3 तरह का होता है। कैसा? आपका एक तो होता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड और क्लास्टिकली और मैकेनिकली फॉर्म्ड। 3 तरह का होता है और तीनों में कॉमन होता है लाइमस्टोन। अच्छा, लाइमस्टोन आपको किस तरह की टोपोग्राफी में देखने को मिलता है, जरा ये तो बताइए। एलुवियल क्या होती है? सॉयल होती है जो रिच होती है, किसमें रिच होती है? पोटाश में, और पुअर होती है फॉस्फोरस में। ये ऑलमोस्ट सभी इंडियन सॉयल के लिए ट्रू है कि पोटाश में तो ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस में पुअर हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर्ड एमॉर्फस सॉलिड कंपाउंड होता है, उसमें भी वो वीक होती हैं, ठीक है। और क्या, बस। डोलोमाइट कैसी रॉक है? डोलोमाइट और लाइमस्टोन ये सेडिमेंट्री टाइप है, और डोलो और लाइमस्टोन ये टोपोग्राफी जहाँ देखने को मिलती है उसको कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। कार्स्ट टोपोग्राफी मतलब अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बनने वाला लैंडफॉर्म, ग्राउंड वाटर लैंडफॉर्म से जो टोपोग्राफी बनती है उसको कार्स्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। वो वहाँ देखने को मिलती है जहाँ लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसी रॉक होती है। इंडिया में, साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, आंध्रा वाला रीजन में आपको। अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे कि क्या कि लीनिएशन, फोलिएशन, ये किससे एसोसिएटेड हैं? लीनिएशन, फोलिएशन, बैंडिंग, ये क्या है? लीनिएशन, फोलिएशन, लाइंस ही रॉक में देख। बैंडिंग क्या है? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स, उसको हम बैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। क्लास्टिकली मैंने फॉर्म बताया, केमिकली फॉर्म बताया, और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड मैंने आपको बताया, ठीक है। तो क्लास्टिक की अगर बात करेंगे तो इसमें सैंडस्टोन आ जाएगा, शेल आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ। केमिकली में अगर बात करूँगा लाइमस्टोन आ जाएगा, जिप्सम वगैरह आ जाएगा। लाइमस्टोन तो क्लास्टिक में भी आ जाता है। इसी में क्लास्टिक में ही कॉन्ग्लोमेरेट भी आ जाएगा। कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, शेल हो गया, सैंडस्टोन हो गया। इसमें आपका कोल आ जाएगा, चौक आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और लिथीफैक्शन किससे एसोसिएटेड है? जहाँ पर सेडिमेंट डिपॉजिट होकर कंपैक्शन हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और अगर बात करेंगे क्या बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की, तो उसमें क्या एग्जांपल है? मार्बल है, क्वार्ट्जाइट है। एक एग्जांपल आप दे दो मार्बल और क्वार्ट्जाइट के अलावा जो कि मेटामॉर्फिक रॉक हो, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान हो। बताओ भैया अगला। एंटी साइक्लोन और हाई प्रेशर सिस्टम्स। अच्छा, ऐसा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। साइक्लोन जो होता है वो लो प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर के अराउंड बिल्ड होता है। साइक्लोन बवंडर लाता है, एंटी साइक्लोन क्लियर वेदर करता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो यहाँ से क्या हाई से लो की तरफ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। दैट मीन एयर इन द सेंटर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग। एंटी साइक्लोन कैरेक्टराइज बाई कन्वर्जिंग। रॉन्ग। कन्वर्ज तो नहीं कर रही, डाइवर्ज कर रही है सेंटर से, तो तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। एयर इन दी सेंटर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग, सबसाइड करती है, क्योंकि उठती है हवा, गर्म हवा उठती है, बादल बनाती है, बारिश करती है। जैसे कि साइक्लोन में उठती हवा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनते हैं और बारिश होती है। यहाँ पर सबसाइड करती है जो ठंडी हवा होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर B2, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं आई। और यहाँ पर कौनो बारिश नहीं होती। साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए क्या डिजायरेबल कंडीशन होती हैं? एक तो वार्म सी सरफेस टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, वीक एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल विंड शेयर नहीं होना चाहिए, अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में है। और अगर बात करेंगे कि कैसा रोटेट करता है, तो साइक्लोन ध्यान रखना है नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है। तो और सदर्न हेमिस्फीयर में कैसे करेगा? सदर्न हेमिस्फीयर में
क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। देन एंटी साइक्लोन की अगर बात करेंगे, ठीक है, एंटी साइक्लोन तो इसका उल्टा हो जाएगा, वो नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके जो डिफरेंट नेम होते हैं, जैसे कि हरिकेन होता है अटलांटिक ओशन में, विली विली होता है ऑस्ट्रेलिया में, टाइफोन होता है साउथ चाइना सी में, ठीक है। ये नाम याद रखना जो डिफरेंट नेम्स होते हैं इसके। तो ये ध्यान रखना, साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो अब वैसी बात है सदर्न में क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर साइक्लोन नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी साइक्लोन नदर्न में क्लॉकवाइज, सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज, खत्म, ठीक। एक याद कर लो बस, बाकी याद हो जाएगा। और एक और कंडीशन होती है साइक्लोन के लिए, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज दिस फोर्स, कॉरियोलिस फोर्स। कॉरियोलिस फोर्स क्या होता है? कॉरियोलिस फोर्स अर्थ के रोटेशन की वजह से आता है, चीज़ों को घुमा के चला जाता है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की ओर, तो वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की ओर घुमा के चला जाता है। ज़ीरो होता है कहाँ पर? इक्वेटर पे ज़ीरो होता है, मैक्सिमम होता है पोल्स पे। और विंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा कॉरियोलिस फोर्स लगेगा। जैसे बॉल आ रही है धीरे धीरे धीरे, हल्का सा मारो थोड़ा डिफ्लेक्ट होगी, बहुत भयंकर स्पीड आ रही, हल्का सा उसमें तुम उतना ही फोर्स लगाओगे, बहुत भयंकर डिफ्लेक्शन होगा। इज इट ट्रू और नॉट? अर्थ क्रस्ट ब्रिटल है नेचर में, अच्छा। थिकनेस ओशनिक क्रस्ट की 15 है, वहीं कॉन्टिनेंटल की 30 है, अच्छा। ओशनिक क्रस्ट की 15 किलोमीटर है, गलत है बिल्कुल, इतनी मोटी नहीं होती। हाँ पतली होती है कॉन्टिनेंटल से, लेकिन इतनी भी मोटी नहीं होती है। कितनी पतली होती है? लगभग 5 किलोमीटर तक होगी, ठीक है। तो दूसरा गलत है भैया, 95 देख रहे, स्पीड देख रहे हो, महामत्ता और फंक्शन उसका लिखा है, जल्दी बताओ सर। ये सब ज्योग्राफी बॉम्ब शॉट में है क्या? बिल्कुल है, बॉम्ब शॉट में कुछ मिस नहीं किया है, बॉम्ब शॉट में सब कुछ है भाई, सब कुछ है। अब जाके देखो, सब कुछ मिलेगा उसमें आपको। कर लिया। धम्मा महामत्ता सबको पता है, अशोक ने बनाया था स्पिरिट ऑफ धम्मा के लिए। तो सी का तो 2 हो जाएगा, सी का 2, ओके ठीक है। फिर अंत महामत्ता देखो, नगल नगल नगर 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 नगल नगल, ठीक है। डी का 3, ए का 4, डी का और रुको बी का 2 था ना, एक सेकेंड रुको, सी का 2 था ना, तो ठीक था, सी का 2 और डी का 3, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G के तहत इसमें से पावर कौन सा नहीं है? अब पंचायत हमें पता है आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243G तक में दिया हुआ है, तो जल्दी से रिकॉल करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 243 A B C D E F G H I J K, ठीक, के तक बस याद करना है। डेफिनेशन दी हुई है, ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत, ओके। डी से दलित मतलब रिजर्वेशन ऑफ पंचायत, ठीक है। रिजर्वेशन किसको है? एक तो वेमेंस को है और SC STs को है, ठीक है। वेमेंस की अगर बात करेंगे तो कितना है? 1/3 रिजर्वेशन है। SC ST को इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन है। कॉम्पोजिशन तो आपको पता है कि वो वही कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हर लेवल पे, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, और चेयरमैन लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल पे कैसे होंगे वो वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर लेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वैसे तो इनडायरेक्ट होंगे चेयरमैन लेवल पे, और वैसे हर लेवल पे डायरेक्ट ही होंगे, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई वो 3 टियर पंचायती राज सिस्टम बनेगा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको। ई से 5 साल का क्या होता है? ड्यूरेशन होता है। और अगर कोई पंचायत बनती है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन से, 5 साल होना था लेकिन 3 साल में खत्म हो गई, तो जो नई पंचायत बनेगी वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए सर्व करेगी, यानी 2 साल के लिए बस, ठीक। ये क्या एफ से फेल हो गया, मतलब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन दिया और इसमें लिखा हुआ है कि किसी को सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा क्योंकि उसकी 25 साल की उम्र नहीं हुई है, क्योंकि इसमें मिनिमम एज कितनी होती है चुनाव लड़ने के लिए। अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है, तुमको पंचायती का मान लो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर तुम्हारा मन आएगा नहीं हम तो पंचायती का चुनाव लड़ेंगे, तो कितना उम्र चाहिए तुम्हारा? जी से गोली मतलब पावर और अथॉरिटी दी हुई है पंचायत की। एच से हाउस टैक्स लेवी करने का पावर है पंचायत को। आई से इनकम मतलब स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है वो दिया हुआ है। जे से जांच मतलब ऑडिट कर सकता है। के में क्या है? के में इलेक्शन है, ठीक है।
स्टेट का इलेक्शन कमीशन चुनाव किसके करवाता है? स्टेट का इलेक्शन कमीशन विधानसभा विधान परिषद के चुनाव नहीं करवाता है, वो किसके करवाता है? पंचायत और नगर पालिका के, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के वोटिंग करवाता है कौन? स्टेट का इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल नंबर 243 के। ठीक है, तो जी में है गोली, गोली से मिलती पावर, पावर क्या करने का? लैंड इंप्रूवमेंट करने का, लैंड रिफॉर्म करने का, इंप्लीमेंट करेगा लैंड कंसोलिडेशन का, लेकिन रेगुलेट नहीं करेगा रेवेन्यू को। रेवेन्यू हाथ में नहीं होता है, लैंड रेवेन्यू को रेगुलेट करने का पावर नहीं होता है पंचायत के पास। और मिनिमम एज होती है 21 साल अगर चुनाव लड़ना है तो, और नहीं लड़ना है तो कोई बात ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ नॉट करेक्ट? तो हम देख चुके हैं भाई, स्पीड ऑफ साउंड वेव की हाईएस्ट सॉलिड में होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में। चलो भैया पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन स्टील इज हायर देन वाटर, ट्रू, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में ज़्यादा होगी लिक्विड। क्यों? सॉलिड में जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्लोजली पास पास में, तो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर देंगे। वाटर में दूर रहते हैं और गैस में तो और दूर रहते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर डिक्रीज विद इन, नो 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 नो, टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी। क्यों? टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो जो वो पार्टिकल होगा ना कट 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 इधर उधर भागेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी भागेंगे इधर उधर, उनकी कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वही बढ़ेगा। ठीक है, बाकी तो अपने हम गलत हो ही जाएंगे। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड अगर मैं बात करूँ आपसे, आप ही से बात कर रहा हूँ और किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, जल्दी से, एयर में कितनी होती है? एयर में कितनी होती है? क्यों भैया? 332 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। मार देंगे झापड़। साउंड वेव जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, ध्यान रखना। ठीक है, तो एयर में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जैसे अगर मैं पूछूं स्टील में कितनी होती है, तो स्टील में होती है लगभग 5900। ठीक है, 5900 मीटर पर सेकेंड। इससे भी ज़्यादा पता है किस में होती है? इससे भी ज़्यादा होती है कॉपर में। ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर और एल्यूमिनियम में, इनमें होती है लगभग 6400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एयर में कितनी होती है? लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जैसे अभी होना था, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो अभी बताया 332 नॉर्मल टेम्परेचर पे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन? इसमें से एग्जाम्पल कौन सा नहीं है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? सर इतने सारे आर्टिकल्स कैसे याद करें? कोई शॉर्ट ट्रिक? अभिषेक कुमार, अब समय नहीं है शॉर्ट ट्रिक का। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि पहले से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अभी बैच शुरू होगा सितंबर के अंत में, तो स्टार्ट करना बैच से अब, क्योंकि अब सीखने का टाइम नहीं, अब सिर्फ रिवीजन का टाइम है। चाहे वो IB का एग्ज़ाम हो, चाहे CGL का एग्ज़ाम हो, चाहे CDS का एग्ज़ाम हो, सब अब लगे हैं एक साथ। ठीक है, तो अभी ये टाइम नहीं कि मैं कुछ ट्रिक सिखाऊँ। ये जो ABCD जो जितनी भी ट्रिक है ना, ये सब अभी 243 का सब, ये सब लोगों को रटा हुआ होगा। जो लोग पहले से मुझसे पढ़े उनको सब मैंने रटा रखा है भाई। आर्टिकल A से कैसे याद करना है, B से कैसे याद करना है, सब रटा हुआ है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी नहीं है? ये है रैंसिडिटी, बासापन। चिप्स में नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती है? इसीलिए नहीं भरी जाती है कि ऑक्सीजन घुस जाएगा जो उसमें चिप्स में फैट है, वही है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अ वाइट सब्सटेंस इज formed when an aqueous solution of barium chloride is mixed with the sodium sulfate solution. अच्छा, रेड डिश ब्राउन पाउडर गेट्स कोटेड, ये क्या है? रस्टिंग, विच इज़ अ टाइप ऑफ करोजन। करोजन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। वाइन गेट्स सोर विथ टाइम, खट्टी हो जाएगी, ये भी आपका वही ऑक्सीडेशन। ये कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये रहा अंग्रेजी में, ये रहा हिंदी में। अब दे तो दो जरा उत्तर। और आखिरी क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन का आंसर तुम दोगे रिकॉर्डेड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप दे लोगे। ठीक है, आई थिंक, चलो बताइए तो यार, करवा ही देते हैं। मुझे लगा कि एक क्वेश्चन देते तुमको होमवर्क के लिए, कर ही लो अब तुम। मोटर क्या करती है? मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। जनरेटर क्या करता है? क्यों भैया, जनरेटर क्या करता है? डायनेमो क्या करता है? जादू दिखाता है सर। बेटा वो डायनेमो की बात नहीं हो रही है जो तुम बचपन में देखा करते थे। क्यों, कौन से चैनल पे देखते थे? तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विद बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, यस, याद करो सोलेनॉइड को, परिनालिका को। अवायर विद अ ग्रीन इंसुलेशन, ना राजा जी ना, वायर विद ग्रीन इंसुलेशन, लाइव वायर थोड़ी ना होता है। ग्रीन कौन होता है? ग्रीन अर्थ होता है। ठीक, अर्थ होता है। लाइव कौन होता है? लाइव कैसा होता है? ब्राउन होता है।
और न्यूट्रल कैसा होता है? ब्लू होता है वो, ठीक है। चलो और पूछ लें आपसे, जैसे कि अब ये तो पता होगा ना आपको, जैसे लाउड स्पीकर है और माइक्रोफोन है। एनर्जी कन्वर्जन पता है ना आपको, लाउड स्पीकर क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल में करता है, ठीक है। और माइक्रोफोन किसको करता है, इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट। सॉरी मैं क्या उल्टा बोल दिया मैंने, मेरे मुंह से निकल गई। तो ये करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में, ये करता है इलेक्ट्रिकल को साउंड में, ठीक है। लाउड स्पीकर से क्या निकलता है, साउंड निकलता है, ऐसे याद करो। एनर्जी कन्वर्जन में फोटोसिंथेसिस को याद करो, फोटोसिंथेसिस में कैसे लाइट एनर्जी या लाइट और हीट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, याद करो, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन, शतक लग गया हमारा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू कारा ताग पास। It is located in the state of Arunachal, offshoot of the Great Silk Road and is situated on the Karakoram Mountains. It connects Arunachal with the Tibet. तो भैया पासेस की जब हम बात अगर कर लें तो ये रहा हिंदी में क्वेश्चन, तो पासेस की अगर बात कर लें तो अघिल मैं बना नहीं पाऊँगा, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। मिंटका, ये सब कहाँ हैं, अघिल हो गया, मिंटका हो गया, काराकोरम हो गया, ठीक है, और उगिल पास हो गया। बता जल्दी से ये सब कहाँ है, लद्दाख में ऊपर देखने को मिलेंगे एकदम, जैसे ये जम्मू कश्मीर वाला पार है ये, तो काराकोरम हो गया, अघिल हो गया, मिंटका हो गया, ये सब यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपके, ठीक है। यहाँ हो गए तो उमलिंगला नीचे देखने को मिलेगा, ये भी लद्दाख में ही है उमलिंगला, यहीं पर हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला पास पे, ठीक है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर आपका पीर पंजाल है, बनिहाल है, जोजिला है, बुर्जिल है, ठीक है, ये बुर्जिल है, ये जोजिला है, ये बनिहाल पीर पंजाल है, मतलब इतना भी, अरे यार, ठीक है, थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा, बस आखिरी है अब तो, थोड़ा समझ जाओगे तो बस ज़िंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो दुनिया तो चल ही रही है, अब क्या है, अब क्या ही बताएं फिर। ये पीर पंजाल है, बनिहाल है, किसको, जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर यहाँ से तुमको जाना है, तुमको मान लो गिलगित बाल्टिस्तान, मान लो नहीं नहीं हम तो जाएंगे, हमें तो जाना है, तो ये बुर्जिल ले लो तुम, बुर्जिल से सीधा जाओ, ठीक है, पीओके में घुसोगे। ये जोजिला है, ले लो तुम, इसको भी ले लो, जोजिला कहाँ से, कश्मीर से, आप सीधा लेह लद्दाख जाओगे। पेंसिल ले लो, पेंसिल, पेनिसला, पेनिसला क्या है, पेनिसला है अगर आपको यहाँ से ऊपर से नीचे कश्मीर घाटी में फिर से वापस उतरना है, पेंसिल ले लो तुम, पेंसिल, ठीक है, याद हो गया कौन कहाँ किसको कर रहा है। ये हो गया यहाँ का। हिमाचल में क्या चलता है सिस्टम, हिमाचल में ये सिस्टम चलता है कि एक तो यहाँ है रोहतांग, यहाँ है बारालाचला। रोहतांग करता है आपका मनाली से लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति से ले जाना है लेह लद्दाख, तो बारालाचला ले लो तुम। बारालाचला से चनाब निकलती है, और रोहतांग से कौन निकलती है, रावी और ब्यास निकलती है, तो मनाली से लाहौल स्पीति जाना, रोहतांग ले लो तुम। और यहाँ से शिपकिला ले लो, शिपकिला, शिपकिला से कौन सी रिवर इंडिया में एंट्री मारती है, ज़रा बताओ तो, कौन सी रिवर है जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर थी, लार्जेस्ट चनाब है लेकिन लॉन्गेस्ट सतलज, तो ये हो जाएगी। अरुणाचल की जिसकी आप बात कर रहे हैं सर, अरुणाचल की जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ पर है बूमला, ले लो बूमला, ले लो बूमडीला, ले लो, ठीक है। तुम यंग यप ले लो, यंग यप, दीफू ले लो जो ट्राई जंक्शन पे इंडिया म्यांमार और चाइना के दीफू है, तो बूमला, बूमडीला, यंग यप, ठीक है, दीफू, दिहांग पास है ना। दिहांग क्या है, दिहांग इज द नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन अरुणाचल, दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी, दिहांग उसका नाम है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र, ये दिबांग, ये लेकिन नाम इसका दिहांग, ये दिबांग ज्वाइन करती है, लोहित है, ये धानसारी है, सुबनसारी है, कामेंग है, तीस्ता है, ठीक है, और देन आपकी एक मानस है, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को, मानस पहले आएगी, ठीक है, देन बाद में तीस्ता आएगी, ठीक है, और जलढाका है यहीं पे, जलढाका भी इसी की ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की। तो खैर अरुणाचल में नहीं है काराताग, काराताग जो है ना लद्दाख में, लद्दाख में, तो पहला वाला गलत हो जाएगा, पहला गलत गया गया। इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ द ग्रेट सिल्क रोड, ये सही है। अरुणाचल को तिब्बत से, जब अरुणाचल में है ही नहीं तो कनेक्ट कैसे करेगा, ठीक है, क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर होता है ख़त्म 100 क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा, उत्तराखंड के पासेस ये रिकॉल करो जल्दी से, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, नहीं दरा देंगे तुमको बहुत तेज़ी के साथ, बताओ जल्दी से। तो एक तो नीति है, माना है, लिपुलेख है, और मांगशाधुरा है,
मांगशा धुरा है, लिम्पिया धुरा भी है, ठीक है। लिम्पिया धुरा, लिपू लेक और काला पानी को केपी शर्मा ओली बोल रहे थे हमारा है, इसको हमारी झोली में डाल दो, लेकिन उनकी खुद की झोली खाली हो गई, ठीक है। आपको पता है केपी शर्मा ओली जी दुबई भाग लिया, आई थिंक यूएई गए हैं, तो ख़त्म होता है फाइनली। और 3.0 तो अब क्या ही है, 4.0 आएगा कुछ ही दिनों में, बस आने वाला है 4.0। ओके चलो भाई, थैंक यू एवरीवन। सर आप गद्दारी करते हो हिंदी में ना करा के, गद्दारी नहीं करते यार। नीति माना, लिपू लेक और मांगशा धुरा। चलो भाई थैंक यू। चलो भाई, पीडीएफ पर हमारे सीसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आईबी के करंट अफेयर्स वहाँ पर अपलोडेड हैं, ई बुक डाउनलोड कर लेना अगर चाहिए हो तो। और परसों भूला नहीं, 12 को सुबह 9 बजे एकदम कायदे से करंट अफेयर करेंगे, वो आपके आईबी के लिए भी, आईबी के लिए मेनली होंगे। और भाई क्या क्या है मतलब, तो वही तुम लोग को ना बताना पड़ता है, इसके लिए भी उसके लिए भी। वो आईबी में भी हेल्पफुल होंगे, वो उसमें भी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। मैं सीजीएल वालों का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आईबी और सीडीएस वालों दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोर आईबी के लिए है मैंने रखा है, लेकिन सीडीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे वो, ठीक है। मिलना है हमें कब, 12 को सुबह 9 बजे। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ा मोटा पेज है ना फैटमैन में, कौशिक दरा, ठीक है, तो उससे हो सकता है थोड़ा सा बाइंडिंग में इशू आ रहा हो, क्योंकि मोटा पेज काफ़ी है ना उसका। और भाई और बहनों, 88 40 28 67 35 ये व्हाट्सएप है, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे सुन के देख के। 8840286735 लिख दूँ क्या? नहीं लिख दूँ क्या, लिख दूँ क्या, लो 8840286735। लेकिन ये सब मैसेज मत करना कि सर ऐप नहीं चल रहा, वैप नहीं चल रहा, उसके लिए यहाँ पर चले जाना, या फिर जो दूसरा क्वेरी नंबर है उस पर मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।